तो कहानी की शुरुआत आज से बहुत साल पहले से होती है, जब किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर को पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। पर पायरेट किंग के मरने से पहले एक बंदे ने इनसे सवाल पूछा, हे किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर, तुम्हारा सबसे कीमती खजाना कहाँ छुपा रखा है तुमने? गोल्डी रॉजर ने अपनी पूरी जिंदगी का खजाना एक जगह पर छुपा दिया है और उसका नाम है वन पीस। और जो भी इस खजाने को लेगा वो सभी पायरेट्स का किंग कहलाया जाएगा। और उस दिन के बाद से पूरी दुनिया भर के पायरेट्स इस खजाने को ढूंढने के लिए एक समुद्री यात्रा पर निकल चुके हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दो बंदों को देखते हैं जो कि समुद्र के अंदर एक बैरल को देखते हैं। ये दोनों उस बैरल को बाहर निकालते हैं, पर तभी इनमें से एक वर्कर देखता है कि एक एनिमी पायरेट शिप इनकी तरफ ही आ रही है। पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। और तभी ये एनिमी शिप इनकी पैसेंजर शिप पर हमला कर देती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी हम पायरेट शिप की कैप्टन को देखते हैं और ये मोटी कोबी नाम की एक लड़की से पूछती है, हाँ तो लड़के, इस समुद्र में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? बता बता। कोबी डर के मारे आंसर करता है, जी मैम, आप ही हैं सबसे खूबसूरत। और तभी एक बहुत बड़ी कैनन बॉल फायर होती है और सीधा उस पैसेंजर शिप के ऊपर जाकर लगती है और ये पैसेंजर शिप टूट जाती है। और वो जो बैरल जो इन दोनों वर्कर्स ने उस पानी में से बाहर निकाला था वो घूमते हुए बेसमेंट के अंदर चला जाता है और सारे पायरेट्स रस्सी से झूलते हुए इस शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी पायरेट्स पैसेंजर शिप पर आ जाते हैं, पर कोबी वहाँ पर कूदने में डर रहा होता है। और तभी लेडी एल्बिडो उसे जबरदस्ती धक्का मार के पैसेंजर शिप के अंदर भेज देती है। सभी पायरेट्स सभी के सभी पैसेंजर्स को एक जगह पर आकर घेर लेते हैं। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, पर अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हारा सर कलम करने में जरा सा भी संकोच नहीं करूंगा। चलो जल्दी से अपनी सारी कीमती चीजें हमें दे दो। और हाँ, अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। ये सुनकर सभी के सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं और ये सारा कुछ ऑरेंज बालों वाली लड़की सुन रही होती है। और तभी ये अपने कपड़े बदल लेती है और रस्सी से झूलते हुए पायरेट्स की शिप के अंदर चली जाती है। और जैसे ही शिप के ऊपर पहुंचती है, ओ लड़की, तू कौन है? तुझे शिप में मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। और तभी ये लड़की इसके मेन पॉइंट पर एक लात मार देती है और इसे बेहोश कर देती है। इस तरफ को भी डरते डरते एक कमरे के अंदर आता है और उसी बैरल को देखता है और उसे धकेलते हुए लेडी एल्बिडो के पास लेकर जाने लगता है। पर तभी इसके साथी पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये तो वही है ना डरपोक। ओए, इसे यहीं पर रख दे, हमें बहुत प्यास लग रही है। इसे लेडी एल्बिडो के पास हम नहीं लेकर जा रहे। हाँ सुना तूने, हट जा यहाँ से, भाग। वो भी डर जाता है और पीछे हट जाता है। एक मिनट रुको, मैं इसे अपने तरीके से खोलता हूँ। और इस बैरल के ऊपर एक पंच मारने लगता है और जैसे ही इसे तोड़ने ही वाला होता है तभी उस बैरल को तोड़कर कोई बाहर निकलता है और उसके पंच से ये पायरेट बेहोश हो जाता है। कितनी अच्छी नींद आई, मजा आ गया। और तभी इसकी नजर उस पायरेट पर जाती है जिसकी बत्ती गुल हो चुकी है और बेहोश पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर क्यों रखा है? हमारा बंदा घायल कर दिया तूने, तेरी ऐसी की तैसी रुक तू। पर लूफी इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इस बंदे का नाम लूफी है। यार भूख लग रही है, कुछ खाना वगैरह मिल सकता है क्या? और ये देखकर ये दोनों पायरेट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गुस्से में तलवारें निकालकर इस पर हमला करने लगते हैं। पर तभी लूफी बहुत आसानी से इन्हें एक ही झटके में हरा देता है और ये दोनों बंदे डर के यहाँ से भाग जाते हैं। अपने कैप्टन को लेकर खाने की तलाश में लूफी बेसमेंट के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे कुछ एप्पल्स मिलते हैं। लूफी एप्पल्स खाने लगता है और लूफी कोबी से पूछता है कि ये शिप आखिर है क्या? हाँ, ये एक पैसेंजर शिप है जिस पर लेडी एल्विडा ने कब्जा कर लिया है। पर तुम आए कहाँ से हो? हाँ, दरअसल मैं एक तूफान में फंस गया था और वहाँ से बचते हुए यहाँ पर आ गया। हे कोबी, क्या तुम एक पायरेट हो? नहीं, दरअसल एक दिन मैं फिशिंग कर रहा था और एक दिन जबरदस्ती ये लोग मुझे किडनैप करके अपने साथ लेकर चले गए और उस दिन के बाद से मैं लेडी एल्विडा के लिए काम करता हूँ। हाँ तो कोबी, तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर देते कि तुम्हें ये काम नहीं करना? तुम जानते नहीं हो उसको, वो मुझे मार डालेगी। कितने डरपोक हो तुम। चलो वो सब छोड़ो, आखिर तुम बनना क्या चाहते हो? अरे अच्छा, मैं, हाँ दरअसल मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी पायरेट्स हैं उन सभी का किंग। क्या? अबे तू पागल वागल है क्या? इसके लिए तो तुझे वन पीस खजाना ढूंढना पड़ेगा। तुम जानते भी हो कितना मुश्किल है वो। पागल वागल हो क्या? और तभी अचानक से यहाँ पर एक धमाका हो जाता है। तभी एल्विडा भी यहाँ पर आ जाती है और हमेशा की तरह कोबी से पूछती है, हाँ तो सबसे खूबसूरत लड़की कौन है इस दुनिया में? हाँ लेडी एल्विडा, आप ही तो। ओए कोबी, इस मोटी औरत के बारे में ही बात कर रहा था ना तू? ये सुनकर सभी पायरेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि अब इस लूफी का क्या होगा। लेडी एल्विडा की इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। तभी लूफी हवा में एक जंप लगाता है और एक पायरेट की मुक्का मार देता है और कोबी को अपने साथ ऊपर लेकर आ जाता है। लूफी अकेला है और सामने पायरेट्स की भरमार है। सभी पायरेट्स लूफी पर हमला कर देते हैं और लूफी भागने लगता है, पर लूफी उन सभी को हरा देता है अपने रबर जैसी बॉडी का यूज करके। तुम इंसान भी हो क्या? अरे दोस्त, मैं रबर का बना हूँ, ये देखो मेरा शरीर बहुत लचीला है। ओए लड़के, क्या तूने डेविल फ्रूट खाया है? सच बताइयो। द गम गम फ्रूट, मैंने उसे खाया था। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो ऑरेंज बालों वाली लड़की पायरेट्स का सारा खजाना चुरा कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। कोबी समझ जाता है कि यही वक्त है हिम्मत दिखाने का। ए मोटी, तेरे जैसी बदसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तू मोटी है, मोटी एक नंबर की। और गुस्से में आकर लेडी एल्विडा कोबी पर हमला करने लगती है, पर तभी लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है और लूफी लेडी एल्विडा को हरा देता है। लूफी नीचे बोट लेकर कूद जाता है और नीचे ये ऑरेंज बालों वाली लड़की भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। और इसके बाद लूफी और कोबी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लूफी कोबी से पूछता है, हंटर को जानते हो क्या? क्या तुम जोरो की बात कर रहे हो ना? हाँ उसी की। तुम जानते नहीं वो कितना खतरनाक है। अरे मैं जानता हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ उसे अपनी टीम में ले लूं। अब इसके बाद ये दोनों नेवी बेस्ड सिटी में चले जाते हैं जहाँ पर जोरो को रखा गया है। क्या तुम सच में जोरो को अपनी टीम में शामिल करने वाले हो? अरे हाँ यार, क्यों नहीं। पागल मत बनो, वो दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज है। लोग उसे पायरेट हंटर के नाम से जाना करते हैं। वो इंसान के रूप में एक शैतान है। लूफी एक स्ट्रेंजर से पूछता है कि जोरो को कहाँ पर रखा गया है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और लूफी से दूर भागने लगते हैं। और इसके बाद ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जोरो को बंदी बनाकर रखा हुआ है और दोनों अपने सामने जोरो को देखते हैं जिसे एक लकड़ी से बांध रखा है। क्या इसके हाथ पैर हम खोल दें? अबे ओ पागल, वो खोलते ही तुझे जान से मार देगा। जोरो उन
उन दोनों को देख रहा होता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और तभी एक छोटी सी बच्ची दीवार को कूदकर जोरो के पास भागती चली जाती है और उसे खाने के लिए 2 राइस बॉल्स देती है। ए लड़की, चली जा यहाँ से, मुझे भूख नहीं है, तुझे लात मार दूंगा मैं, चली जा यहाँ से। और तभी 3 लोग यहाँ पर आ जाते हैं। एक राइस बॉल, हाँ, और उसे अपने पैरों से कुचल देता है। क्रिमिनल्स को खाना खिलाना एक जुर्म है और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लड़की, तुम जानती नहीं हो मेरा बाप कौन है, कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं। हे, तुम दोनों सुनो मेरी बात, इस बच्चे को यहाँ से दूर फेंक दो। पर सर, ये तो एक छोटी सी बच्ची है। मानता है या नहीं मानता मेरी बात को? और ये मोटा बंदा उस बच्ची को फेंकने ही वाला होता है, पर तभी लूफी उससे बचा लेता है और ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते जोरो बोलता है, 10 दिन बचे हैं ना मेरे पास, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। और तभी लूफी जोरो के सामने पहुंच जाता है। क्या वो राइस बॉल तुम मुझे दे सकते हो प्लीज? अरे यार, ये राइस बॉल तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, जितना बोला है उतना करो। और जोरो उस राइस बॉल को खा लेता है। खाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। ये देखकर लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है। लूफी यहाँ से चला जाता है और उस लड़की को बताता है कि उसका राइस बॉल जोरो ने खा लिया है। और इसके बाद एक छोटी सी बच्ची बताती है, भी कुछ दिन पहले ही कैप्टन मॉर्गन का बेटा गुंडागर्दी करने के लिए उनके होटल में पहुंच गया था। जोरो भी वहीं पर मौजूद था। ये देखकर जोरो को गुस्सा आ जाता है। तुम लोग और उनके पेट्स को परेशान कर रहे हो, सुधर जाओ। तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है, कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं, वो तुम्हें जान से मार देगा। और ये सब कुछ जोरो ने इस लड़की और उसकी मॉम डैड की और उसकी पेट की जान बचाने के लिए किया था। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान है और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जहाँ पर जोरो है और एक नीले बालों वाली लड़की दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं। और हमेशा की तरह ये नीले बालों वाली लड़की उसे हरा देती है। तुम्हें और ताकतवर बनने की जरूरत है अभी। ये सब याद करके जोरो दुखी हो जाता है और बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। दरअसल मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू में भर्ती होने वाले हो। तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले? मुझे याद है तुम तो तलवार से लड़ते हो ना। अगर मैं तुम्हारी तलवार तुम्हें वापस कर दूं तो क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे? नहीं करता, जा। अरे रुक जा, मैं अभी तेरी तलवार लेकर आता हूँ। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और तभी लूफी अपने हाथों को लंबा कर और दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। ये देखकर जोरो हैरान रह जाता है। ये लड़का है कौन? ये इंसान है या क्या है? और इस तरफ हम कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं और यहाँ पर एक स्टैचू को रस्सियों की हेल्प से उठाया जा रहा होता है। और तभी मॉर्गन का बेटा चिल्लाते हुए यहाँ पर आता है, पापा, एक बंदे ने मुझ पर हाथ उठाया। तो पिटने लायक ही है। मैं उम्मीद करता हूँ तूने उस छोटी बच्ची को मार दिया होगा, है ना? नहीं पापा जी, वो तो एक छोटी सी बच्ची थी ना, मैं उसे कैसे मार सकता था? कैप्टन मॉर्गन अपने सैनिकों को आदेश देता है, जल्दी जाओ टाउन में और उस छोटी सी बच्ची को मार गिराओ। और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं जो कि जोरो की तलवार को ढूंढते हुए बेस की छत के ऊपर पहुंच जाता है। और लूफी हवा में उड़ते उड़ते कैप्टन मॉर्गन के सामने आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अबे ये हवा में उड़ते हुए कैसे आ रहा है? ये क्या है? और लूफी की वजह से उस स्टैचू का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। सॉरी पाजी, गलती से हो गया। ये सब देखकर कैप्टन मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसे पकड़ो, मैं इसे मार डालूंगा। और तभी लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे के सामने आता है। ओए जल्दी मेरे साथ चल और जोरो की तलवार दे मुझे। और उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ वो भी जोरो को खोल रहा होता है। और जैसे ही जोरो की रस्सी खुलने वाली होती है तब यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। और इस तरफ लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को मारते मारते उसके कमरे में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि जोरो की तलवार इनमें से कौन सी है। और इस तरफ जोरो के पास कैप्टन मॉर्गन भी पहुंच जाता है। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। पायरेट्स गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी लूफी हवा में से उड़ते हुए यहाँ पर आ जाता है। सभी पायरेट्स लूफी पर गोलियां बरसा देते हैं, पर लूफी रबड़ का बना हुआ है और गोलियों का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। और लूफी जोरो को उसकी तीनों तलवारें दे देता है। और मॉर्गन लूफी की उस एबिलिटी को देखकर हैरान रह जाता है। अच्छा, तो ये है डेविल फ्रूट की ताकत, हाँ? दरअसल एक डेविल फ्रूट के अंदर अलग अलग तरह की रहस्यमय शक्तियां होती हैं। सुनामी लाने की शक्ति, आग उगलने की शक्ति, शरीर को रबड़ बना देने वाली शक्ति, जो कि लूफी के पास है, जो कि गम गम फ्रूट की वजह से हुआ है। लूफी ने गम गम फ्रूट खा लिया था, इसकी वजह से इसका शरीर एक रबड़ की तरह बन चुका है। लूफी जोरो की रस्सियां खोलने लगता है और तभी ये पायरेट्स इन पर हमला कर देते हैं। अबे ओ जल्दी से खोल दे इसे, मार देंगे ये। और जैसे ही जोरो की रस्सी खुलती है तो जोरो एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और बाकी 2 तलवारों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और सभी पायरेट्स के आगे खड़ा हो जाता है। वाह, ये कितना कूल है, क्या बात है जोरो, कमाल ही कर दी। अगर तुम में से कोई भी हिला तो मारा जाएगा। ये बात सुनकर सभी के सभी लोग रोने लग जाते हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जोरो कितना ज्यादा खतरनाक है। ए लूफी, तुम्हें किंग ऑफ पायरेट्स बनना है ना? तुम्हारे ही तरह मेरा भी एक सपना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनना। और तभी लूफी जोरो को नीचे झुकने के लिए कहता है और अपनी टांगों को लंबी कर सभी पायरेट्स पर हमला कर देता है। भाई साहब, ये तुम कैसे कर लेते हो? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुम लोगों के पास की कुछ नहीं। लूफी भागकर मॉर्गन के पास जाता है और उसकी कुल्हाड़ी जैसे हाथ पर हमला कर देता है। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ नेवी का कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन। मॉर्गन अपने हाथ से लूफी पर हमला करता है, पर लूफी हवा में जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे एक लात मारता है और मॉर्गन लुढ़कता हुआ पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर कैप्टन मॉर्गन के सभी चेले हैरान रह जाते हैं। ये है कौन? और ये बच्चा हमारे कैप्टन को धो रहा है, भाई कमाल है। और तभी मॉर्गन का बेटा यहाँ पर आ जाता है और कोबी पर गन तान देता है। मेरे पापा को छोड़ दे वरना तेरा दोस्त नहीं बचेगा। अरे कोबी इतनी आसानी से डरने वाला नहीं है, साले में मर भी गया तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा, साले लूफी। और जैसे ही लूफी अपने हाथ को एक्सटेंड करके मॉर्गन के बेटे को एक पंच मारने वाला होता है तभी मॉर्गन पीछे से खड़ा हो जाता है, पर तभी जोरो यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है और मॉर्गन को मार देता है। मॉर्गन के सभी चेले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि मॉर्गन ने जबरदस्ती इन सभी को अपना चेला बना रखा था और लिटरली जश्न मनाने लगते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग एक होटल के अंदर बैठे होते हैं और तभी कुछ नेवी ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग पायरेट्स हो? हम जानते हैं कि आपने इस जगह को मॉर्गन से आजाद किया है, हम आपके आभारी हैं, लेकिन हम नेवी वाले हैं, हम पायरेट्स को अपने शहर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। और लूफी और जोरो यहाँ से चले जाते हैं। सर प्लीज मुझे भी नेवी में शामिल कर लीजिए। हाँ बच्चे, तुम जानते हो कि नेवी में कितनी
कितनी परेशानी होती है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज से तुम्हें सारी मुसीबतों का सामना खुद ही करना पड़ेगा। और ये सुनकर को भी समझ जाता है कि उसे नेवी में एक्सेप्ट कर लिया गया है और नेवी के कमांडर को एक सैल्यूट करता है। और इस तरफ लूफी और जोरो बोट के पास पहुंच जाते हैं और जाने से पहले सभी नेवी वाले को भी इन दोनों का सैल्यूट करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि नेवी वाले पायरेट्स को सैल्यूट कर रहे हैं। क्या बात है लूफी। और लूफी और जोरो अपने सफर पर निकल जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनकर ही रहूंगा। मैंने एक आदमी से प्रॉमिस किया है कि मैं अपना खुद का एक क्रू बनाऊंगा और वन पीस खजाने को पाकर ही रहूंगा। इसके बाद हम 3 पायरेट्स को देखते हैं। क्या बात है, आज तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ, अब शायद से कैप्टन बगी हम पर गुस्सा नहीं होंगे। दरअसल ये तीनों कैप्टन बगी के क्रू के मेंबर्स हैं और कैप्टन बगी को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने कुछ खजाना वगैरह इकट्ठा कर रखा है। और तभी इनको सामने से एक बोट इनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है और इस बोट के अंदर नामी होती है वही ऑरेंज बालों वाली लड़की। तीनों अपनी बोट को उसके पास लेकर जाते हैं। ए लड़की, उठ जा। आज समुद्र कितना तप रहा है ना, मैं लगभग बेहोश ही हो गई थी। क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? उसके बदले आप मेरा जितना चाहे खजाना ले सकते हैं। तीनों उस खजाने के पास आते हैं और जैसे ही उस खजाने को खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक टेडी के। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो नामी इनकी बोट चुरा लेती है और सारा खजाना लेकर चली जाती है। और इस तरफ हम लूफी और जोरो को देखते हैं और तभी एक तेज हवा के झोंके से लूफी की हैट उड़ जाती है। लूफी अपनी हैट को देखकर चिल्लाता है, शैंक्स। और तभी हम एक आदमी का चेहरा देखते हैं जो कि लूफी को बोलता है, ये हैट मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है लूफी। अब इसके बाद हम लूफी का पास्ट देखते हैं। लूफी और ये आदमी शैंक्स एक बार के अंदर बैठे होते हैं। शैंक्स, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना यार, अपने अगले मिशन पर प्लीज। और तभी कुछ पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं और बार के गेट को तोड़ देता है और ये पायरेट अंदर आकर बोलता है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुझे बस बहुत सारी शराब चाहिए। माफ करना, शराब खत्म हो चुकी है। हे बडी, आई एम सॉरी, सारी शराब मैंने और मेरे क्रू ने खत्म कर दी है। ये आखिरी बोतल बची है, मैंने इसे अभी तक खोला नहीं, अगर तुम चाहो तो। और तभी ये पायरेट गुस्से में उस बोतल को तोड़ देता है एक मुक्का मारकर। मेरे सर के ऊपर 8 मिलियन बाउंटी है, एक बोतल से मेरा क्या होगा। और तभी ये पायरेट यहाँ पर मौजूद सभी ड्रिंक्स को तोड़ देता है। लगता है तुम्हें बहुत शौक है सफाई करने का, लो अभी से भी साफ करो। सबके सब डरपोक है और शराब भी नहीं है इनके पास। और ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। लूफी ये सब देख रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सर, आपको लगी तो नहीं? और तभी शैंक्स अचानक से हंसने लगता है और सभी पायरेट्स भी हंसने लगते हैं। और तभी लूफी गुस्से में बोलता है, तुम खुद को पायरेट बोलते हो? हाँ, वो इंसान तुम्हारी और तुम्हारे क्रू की बेइज्जती करके चला गया और यहाँ पर हंस रहे हो बैठे। अरे बच्चे, गुस्सा क्यों रहे हो? फ्रस्ट्रेशन में पास में पड़ा हुआ एक फ्रूट खाने लगता है। बच्चे, तुम कुछ खा रहे हो? क्या खा रहे हो तुम? एक सेकंड, तुमने उस बक्से में पड़ा हुआ फ्रूट तो नहीं खा लिया? बाहर निकाली से बेवकूफ। जो अभी तुमने खाया उसे गम गम फ्रूट बोलते हैं और वो एक डेविल का फ्रूट है। अब तुम जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। लगता है इसकी बॉडी रबड़ की बन चुकी है। अब अगले दिन लूफी उसी आदमी के पास जाता है जिसने शैंक्स की बेइज्जती की थी और उससे माफी मांगने के लिए बोलता है शैंक्स से। और तभी वो बारटेंडर और इस आइलैंड का मेयर यहाँ पर पहुंच जाता है। सर, मैं नहीं जानता कि लूफी ने क्या किया है, पर इसने जो भी किया है प्लीज इस बच्चे को बख्श दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेयर, आपको इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो ये मांगेगा। और तभी हम देखते हैं कि शैंक्स और उसका पूरा का पूरा क्रू यहाँ पर पहुंच जाता है। डरपोक लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हाँ? हे लूफी, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा पंच किसी पिस्तौल की तरह तेज है। और तभी एक पायरेट शैंक्स के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। पर तभी शैंक्स का एक पायरेट यहाँ पर उस बंदे को ही उड़ा देता है और शैंक्स गुस्से में बोलता है, तुमने उस दिन मेरे ऊपर शराब गिराई थी, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अगर कोई मेरे साथियों को परेशान करेगा तो मैं चुप नहीं बैठने वाला और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और अपने सभी पायरेट्स को शैंक्स से लड़ने के लिए भेज देता है। और तभी शैंक्स का एक आदमी आकर सभी को बंदूक से उड़ा देता है। ये पायरेट देखता है कि इसका पूरा क्रू हार चुका है। ये देखकर ये बंदा डर जाता है और एक स्मोक बॉम्ब फेंककर यहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि इस बंदे ने लूफी को किडनैप कर लिया है। अबे, कहाँ लेकर चला गया वो लूफी को? उसको ढूंढ। और इस तरफ ये पायरेट लूफी को समुद्र के अंदर फेंक देता है और लूफी को ऐसे तड़पता हुआ देखकर ये पायरेट जोर जोर से हंसने लग जाता है। और तभी अचानक से इस आदमी के पीछे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और इस पायरेट और उसकी बोट को दोनों को खा जाता है। और तभी ये सी मॉन्स्टर लूफी को भी खाने ही वाला होता है, पर तभी शैंक्स यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है। शैंक्स और ये सी मॉन्स्टर एक दूसरे को देखते हैं और शैंक्स को देखकर ये सी मॉन्स्टर भाग जाता है डरकर। लूफी रोने लग जाता है। अरे बच्चे, सब कुछ ठीक है, रो क्यों रहे हो? तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम्हारा हाथ। शैंक्स का एक हाथ उस सी मॉन्स्टर की वजह से कट चुका है। अरे बच्चे, ये तो एक छोटी सी कुर्बानी थी तुम्हारे लिए। अब अगले दिन ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और शैंक्स के यहाँ से जाने से पहले लूफी ने कहता है, तुम देखते जाओ, मैं एक दिन किंग ऑफ पायरेट्स बनकर रहूंगा और वन पीस के खजाने को जरूर हासिल करूंगा। अच्छा बच्चे, तो तुम हमको भी सरपास करने वाले हो? हाँ, गुड गुड। और शैंक्स लूफी के सर के ऊपर अपनी टोपी को डाल देता है। ठीक है बच्चे, ये टोपी आज से तुम्हारी है, तुम्हें इस टोपी का ख्याल रखना है। अलविदा मेरे दोस्त। और लूफी ये सारी बातें सुनकर रोने लग जाता है और जाते जाते शैंक्स अपने मन में सोचता है, लूफी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एक दिन तुम जरूर किंग ऑफ पायरेट्स बनोगे। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और लूफी उस टोपी को पहन लेता है। जोरो को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और लूफी अपने हाथों को एक्सटेंड करके किसी गुलेल की तरह खुद को एक चिड़िया के ऊपर फेंकता है। पर ये एक नॉर्मल पक्षी नहीं होती है, ये पक्षी एक मॉन्स्टर होती है और ये लूफी को पकड़ लेती है। लूफी उसकी चोंच में अटक जाता है। अबे गधे, तुझे पता नहीं चलता कि वो एक मॉन्स्टर है? क्या सोच रहा था तू? है, अब मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। और जोरो तेजी से उस बोट को चलाने लगता है लूफी को बचाने के लिए। और तभी हम इन तीनों पायरेट्स को भी देखते हैं जिन्हें नामी ने धोखा देकर समुद्र के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था। और जोरो इनकी हेल्प करने के लिए इन्हें अपनी बोट के अंदर ले लेता है। पर बोट पे चढ़ते ही ये तीनों जोरो को अपनी तलवार दिखाते हैं। ये बोट अब हमारी होती है, हम बगी के आदमी हैं। क्या कहा तूने? फिर से बोलियो। और जैसे ही ये तीनों देखते हैं कि ये जोरो है, ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे सर, कैसे है जोरो? हमें माफ करना, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ ठीक है, पर ये कैप्टन बगी कौन है? अरे सर, आपको कैप्टन बगी के बारे में नहीं पता? उन्होंने एक डेविल फ्रूट खाया था और उसकी वजह से उनके पास
पास जबरदस्त ताकत आ चुकी है। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि एक मैप लेकर भाग रही है और इसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ रखे हैं। और इस तरफ हम कैप्टन बगी को देखते हैं और देखता है कि लूफी एक पक्षी की चोंच के अंदर फंस रखा है। कैप्टन बगी, क्या हम इसे मार डाले? हाँ, इसे जितना जल्दी हो सके उड़ा दो। और कैप्टन बगी के ऑर्डर पर लूफी के ऊपर तोप चला दी जाती है और लूफी नीचे गिरने लगता है, पर लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो रबड़ का बना हुआ है। और तभी लूफी अपने सामने नामी को देखता है। अरे बॉस, आप आ गए, प्लीज मुझे बचा लो। तो कौन है और मुझे बॉस क्यों कह रही है? दरअसल ये नामी की ही एक चाल होती है ताकि इन गुंडों को लगे कि ये लूफी इसका बॉस है। और इस मौके का फायदा उठाकर ये लड़की यहाँ से भाग जाती है लूफी को फंसाकर। तू ही है ना इसका बॉस, अब तो हो गया बेटे। अरे यार, कुछ खाने को है क्या? और तभी इनमें से एक गुंडा लूफी की एक पंच मार देता है और लूफी की हैट दूर जाकर गिरती है। लूफी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस पर एक जोरदार पंच मार देता है। अगर मेरी हैट को तुमने टच भी किया तो अगली बार तुम्हारी जान ले लूंगा। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और अपनी गम गम पिस्टल का यूज करके इन तीनों पायरेट्स को हरा देता है। नामी ये सब एक छत के ऊपर खड़ी होकर देख रही होती है। क्या बात है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मेरा नाम नामी है और मैं एक चोर हूँ। मैं पायरेट्स को लूटती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी टीम में ले सकते हो? नहीं, तेरे जैसी फालतू लड़कियों की हमें जरूरत नहीं। फिलहाल तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। क्या सच में? और इस तरफ हम कैप्टन बगी के हेडक्वार्टर्स के अंदर देखते हैं और इसका एक गुंडा इसे बताता है कि एक लड़की इनका मैप चुरा कर भाग गई है। और तभी गलती से कैप्टन बगी का एक आदमी इसकी नाक की मजाक उड़ा देता है क्योंकि कैप्टन बगी की नाक बहुत ज्यादा बड़ी है और गोल मटोल सी है, किसी जोकर की तरह। क्या कहा तूने? फिर से कहियो जरा। भाई साहब, ये तो गया भाई, ये नहीं बचता अब। और कैप्टन बगी बिना हाथ लगाए इस पायरेट की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है बिना हाथ लगाए। माफ करना कैप्टन बगी, आगे इससे ये गलती नहीं होगी। पर कैप्टन बगी उसे माफ कर देता है। और इस तरफ नामी लूफी को एक बर्गर खिलाती है और लूफी को बताती है कि इसके पास ग्रैंड लाइन का मैप है, वही लोकेशन जहाँ पर वन पीस का खजाना मौजूद है। क्या बात है, क्या तुम्हें नक्शा देखना आता है? हाँ मुझे आता है, मैं एक स्किल्ड नेविगेटर हूँ। क्या बात है, हमें एक और क्रू मेंबर मिल गया। तुम्हें तो मैं अपनी क्रू में लूंगा। और तभी नामी खिड़की के बाहर देखती है और दो गुंडे नामी को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि इसने कैप्टन बगी का वो ग्रैंड लाइन वाला मैप चुरा रखा है। और तभी नामी दिमाग लगाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे क्रू में शामिल होंगी, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। हाँ, कौन सी शर्त? और इसके बाद नामी लूफी को रस्सी से बांध देती है। हाँ, दरअसल मैं तुम्हें कुछ दूसरे पायरेट से मिलवाना चाहती हूँ। और अपना लूफी होता है एक नंबर का भला मानुस और उसकी बातों में आकर मान जाता है। और इस तरफ कैप्टन बगी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जल्दी से उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तभी नामी लूफी को पकड़कर उसके सामने लेकर चली जाती है और नामी कैप्टन बगी का मैप उसे लौटा देती है और बोलती है कि लूफी ने इस मैप को चुराया था। और कैप्टन बगी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्या मैं आपका क्रू ज्वाइन कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, आज से तुम मेरे क्रू में हो। यस, इन्हें बुद्धू बनाना कितना आसान होता है। इसके बाद मैं इसका सारा सामान लूट लूंगी। और इन सभी ने लूफी को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है और इस सभी लोग नामी के आने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। और तभी कैप्टन बगी बोलता है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी स्पेशल बगी बॉल को लाया जाए। और तभी एक बंदा इसकी स्पेशल बगी बॉल को लेकर आता है। नामी को समझ नहीं आता कि आखिर ये बगी बॉल है क्या। और तभी एक तोप के अंदर इस बगी बॉल को भरा जाता है और जैसे ही इस तोप को चलाया जाता है तो एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और टाउन में सभी के सभी घर तबाह होने लगते हैं। जोरो भी इस धमाके को नोटिस करता है। बहुत बढ़िया, इस बगी स्पेशल से और डेविल के फ्रूट की पावर से मैं जितनी भी ग्रैंड लाइन है उन सभी को कॉन्कर करूंगा। अरे नहीं नहीं, ये काम मैं करने वाला हूँ। अरे सर, ये थोड़ा सा नादान है, इसके बस की कुछ नहीं है। हाँ तो ठीक है, आज अपनी वफादारी को प्रूव करने के लिए नामी आज लूफी को जान से मारेगी, वो भी इस स्पेशल बगी बॉल से। और कैप्टन बगी जबरदस्ती नामी को माचिस पकड़ा देता है और सभी पायरेट्स इसे चीयर अप करने लगते हैं। लगा दो, फूंक दो उसे। चक दे फट्टे। अब बुढ़िया खाने क्या है, मार डाल उसको। पर नामी इस काम को करने के लिए राजी नहीं होती है क्योंकि नामी एक चोर है, कोई किलर नहीं। और तभी कैप्टन बगी का एक क्लाउन उस माचिस को छीन लेता है और वो उस तोप में आग लगा देता है। नामी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी जेब से एक हथियार निकालकर उस क्लाउन पर हमला करके उसे घायल कर देती है। नामी, ये कैसा बिहेवियर है, मुझे माफ करना। और कैप्टन बगी नामी को मारने के लिए अपने कुछ गुंडों को भेज देता है उसके पास और नामी उन गुंडों से फाइट करती है। और इस तरफ लूफी बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इस पर एक तोप चलने वाली है। भाई पानी लेकर आओ यार, इसको बुझाओ कोई, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी नामी उस तोप के पास जाती है और उस तोप को अपने हाथों से पकड़कर उस आग को बुझा देती है। पर इसकी वजह से नामी का हाथ जल जाता है और जोर से चिल्लाती है। ये देखकर लूफी हैरान रह जाता है कि नामी उसके लिए कितना कुछ कर रही है। दर्द हो रहा है। कैप्टन बगी के सभी पायरेट्स नामी पर हमला करने ही वाले होते हैं पर तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है और नामी को बचा लेता है। और तारे मिलकर एक लड़की पर हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम कैसे मर दो? ये ऑरेंज बालों वाली लड़की, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और सभी पायरेट्स जोरो को देखकर डर जाते हैं। जोरो अपने हाथों और मुंह में तलवार भर लेता है। मेरे आगे तुम्हारा ये 3 स्टाइल वाला हमला काम नहीं करने वाला। और तभी जोरो कैप्टन बगी का हाथ काट देता है और एक पैर भी। और कैप्टन बगी के सभी लोग हंस रहे होते हैं क्योंकि जोरो के पेट के अंदर किसी ने तलवार घुसा दी है। और जैसे ही जोरो पीछे मुड़कर देखता है, एक कटा हुआ हाथ हवा में उड़ रहा है। वो हाथ कैप्टन बगी के पास वापस से चला जाता है और जुड़ जाता है। भाई साहब, ये कैसी भाई एबिलिटी है इसकी? चाप चाप, ये उसी फल का नाम है जो कि मैंने खाया था। साले बड़ी नाक वाले, तूने चीटिंग की है, तूने पीछे से उस पर हमला किया। अबे लूफी बेवकूफ, उसकी नाक के बारे में क्यों बोल रहा है? मरेगा भाई ये भी। कैप्टन बगी अपने हाथ को अलग करके लूफी पर हमला करता है। लूफी उसके हथियार को अपने दांतों में पकड़ लेता है। जोरो, यहाँ से भाग जाओ। और जोरो कैप्टन बगी से फाइट करना शुरू कर देता है और लड़ते लड़ते जोरो अचानक से पीछे जाता है उस तोप के पास। हे डरपोक, भागते कहाँ हो, आकर मेरा सामना करो। जोरो उस तोप के पास जाता है और अपने हाथों से उठाकर उसे पीछे की साइड को कर देता है जहाँ पर कैप्टन बगी खड़ा हुआ है। और अभी ये तोप कैप्टन बगी के ऊपर पॉइंट कर रही है और नामी उस पर आग लगा देती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, कैप्टन बगी मारा जाता है। जोरो लूफी को यहाँ से लेकर जाने लगता है।
लगता है। लूफी, ये लड़की कौन है? हाँ, जोरो, ये एक नेविगेटर है और आज से हमारी एक क्रू की मेंबर है। ये हमें रास्ता दिखाएगी ग्रैंड लाइन तक का, और जोरो का बहुत सारा खून बह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी मरा नहीं है। इन्हें क्या लगा कि मैं अपनी तोप से मारा जाऊंगा? हाँ, मुझे क्या तुम वहाँ पर हो? हाँ सर, मैं यहीं पर हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जोरो का सर आपके पास लेकर आऊँ। हाँ, ये बहुत ही अच्छा होगा, जल्दी जाओ। जोरो बहुत मुश्किल से लूफी को खींच रहा होता है। तभी नामी को याद आता है कि इस पिंजरे की चाबी उसके पास है, और जैसे ही इसे बाहर निकालती है तो यहाँ पर एक डॉगी इस चाबी को निगल जाता है। ये देखकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साले, तेरी वजह से मैं फंस गया यहाँ पे, वापस दे उसको। और तभी इस टाउन का मेयर यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, चाओ चाओ को परेशान मत करो। मेयर देखता है कि जोरो बुरी तरह से घायल है। मेयर जोरो की पट्टी वट्टी करता है और उसे सुला देता है। और मेयर लूफी और नामी से मिलता है और इन दोनों को बताता है कि इस कुत्ते का नाम है चाओ चाओ, और इनके ठीक पीछे जो दुकान है ये 24 घंटे इसकी रक्षा करता है। ये दुकान इस कुत्ते के मालिक की थी, पर इस दुकान का मालिक मर चुका है और ये कुत्ता आज तक उसके इंतजार में यहाँ पर बैठा हुआ है। ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और तभी मोजी यहाँ पर पहुँच जाता है। अरे ये तो मोजी है, बीस्ट टेमर मोजी यहाँ पर आ गया, भागो। और तभी लूफी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी परछाई आती है। मेरा नाम है बीस्ट टेमर मोजी और मैं बगी का एक क्रू का मेंबर हूँ। और ये मोजी एक शेर के ऊपर बैठा होता है। मुझे बस ये बताओ कि जोरो कहाँ पर है, मैं उसका सर काटना चाहता हूँ। लेकिन लूफी उसे बताने से मना कर देता है कि जोरो कहाँ पर है। और मोजी का लॉयन लूफी पर हमला कर देता है। चोचो बुरी तरह से पिट रहा होता है। मोजी इसे बुरी तरह से मारता है। चोचो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी हर एक काम में मदद करता था, चाहे गाड़ी खिंचवाने में हो, खाना बनवाने में हो, हर चीज में अपने मालिक का साथ देता था और अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए मरते दम तक अपने मालिक की दुकान की रक्षा करने के लिए डटा रहता है। चोचो खून से लथपथ होता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और मोजी चोचो के मालिक की दुकान को जलाकर यहाँ से चला जाता है। मोजी पूरे शहर में जोरो को ढूंढने लगता है और तभी लूफी इनके सामने आ जाता है। मोजी लूफी पर हमला करता है, पर लूफी अपने हाथों को बड़ा करके किसी जलेबी की तरह घुमाकर उस शेर के मुंह को पकड़ लेता है और उस शेर को भी गोल गोल घुमाकर उसको मार देता है। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से उस कुत्ते का घर और उसकी मेमोरीज वापस नहीं आ जाएंगी, और अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक लात मारने वाला हूँ। तुमने बहुत गलत किया, और उसे जमीन पर पटक देता है। और इस तरफ चोचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके मालिक की आखिरी निशानी जा चुकी है। नामी चोचो को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। आखिर वो भी एक पायरेट था और तुम भी एक पायरेट हो। उस कुत्ते का सब कुछ छीन लिया, काश वो मोजी तुम्हें खा जाता। तुम पायरेट्स पे बिल्कुल भी दया नहीं है। और लूफी चोचो को एक पेट फूड देता है उसके मालिक की आखिरी निशानी के तौर पर। माफ करना मेरे दोस्त, मैं सिर्फ इतना ही बचा पाया। और चोचो उस पेट फूड को अपने मुंह में लेकर यहाँ से चला जाता है। गुड लक मेरे दोस्त, तुम्हारा सफर बहुत बढ़िया रहे। नामी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि लूफी अच्छा बंदा है भाई, इतना भी बुरा नहीं है। लूफी बाकी पायरेट्स ऐसा नहीं है। और इस तरफ मोजी कैप्टन बगी के पास जाता है। माफ करना, मैं उसे हरा नहीं पाया, मैं फेल हो गया। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, एक बच्चे से पिट गया तू है। बगी बॉल्स को तैयार किया जाए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। स्पेशल बगी बॉल का यूज करके हर तरफ तबाही मच जाती है और ये तीनों भी इस धमाके को नोटिस करते हैं। और शिट, उस घर में तो जोरो सो रहा था जो भी फटा। लगता है जोरो नहीं बचा होगा, पर तभी हम देखते हैं कि जोरो जिंदा होता है। अरे जोरो तुम जिंदा हो, शुक्र है। 40 साल लगा दिए मैंने इस टाउन को बनाने में, किसी अरे गहरे को इसे तबाह करने नहीं दूंगा। वो कैप्टन बगी नहीं बचेगा। अरे रुक जाओ, तुम एक बूढ़े इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते अभी। पर मेयर नहीं सुनता और कैप्टन बगी को मारने के लिए चला जाता है। अरे नामी यार, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। लूफी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और इस तरफ कैप्टन बगी की सेकंड बगी बॉल तैयार हो चुकी है, पर तभी मेयर यहाँ पर पहुंच जाता है। बगी दा जोकर, बाहर आ जाओ, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। लगता है ये बुड्ढा सठिया गया है। और कैप्टन बगी अपने कटे हुए हाथों से मेयर का गला दबाने लगता है और उस पर बगी बॉल को चलाने का ऑर्डर दे देता है। पर तभी लूफी यहाँ पर आकर मेयर को बचा लेता है। और अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक किक मारूंगा, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुझे बताता हूँ। मेयर बगी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी लूफी मेयर के सिर के ऊपर एक जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर देता है। साले, ये क्या कर दिया तूने? अबे हमारी टीम का ये। अरे नामी यार, चिंता मत करो, मैंने ये इनकी भलाई के लिए ही किया है। हाँ लूफी, अच्छा ही किया तुमने। वैसे भी अगर कैप्टन बगी से भिड़ता तो मारा जाता, पर साले इसके सिर पे क्यों मारा? कहीं और मार देता। माफ करना। हे बड़ी नाक वाले, कैप्टन बगी। कैप्टन बगी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके सारे क्रू मेंबर्स ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। लूफी पागल है तू, मरेगा साले। कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल को तैयार करता है। तो ठीक है, ये भड़क चुका है, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इसे दिखता हूँ। कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल वेपन का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है। पर तभी लूफी अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुला लेता है और बगी स्पेशल को अपने पेट के अंदर लेकर वापस उसी के डायरेक्शन में फेंक देता है और उन पर एक जोरदार हमला कर देता है। पीछे नामी ये सब देखकर परेशान हो रही होती है। तो इंसान भी है कि क्या है तू, साले लूफी? लगता है इस अटैक से इसका आधा करोड़ उड़ चुका है और शायद कैप्टन बगी भी। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी मरा नहीं है, उसने दो पायरेट्स को एक शील्ड की तरह यूज करके खुद को बचा लिया और मोजी भी जिंदा होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं जिंदा हूँ? कैप्टन बगी, यही है वो बंदा, इससे बचकर रहना, ये बहुत खतरनाक है, ये रबड़ का बना है, अपने हाथ पैर बड़े कर सकता है। और तभी काबाजी नाम का एक और विलन यहाँ पर आ जाता है जिसने अपने हाथ में मोजी के लॉयन को पकड़ा होता है। तूने ये क्या हालत कर दी है मेरे शेर की? अरे मैंने इसे एक शील्ड की तरह यूज किया, मुझे माफ करना। मोजी का शेर बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और गुस्से में काबाजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी काबाजी इसे एक लात मार के उड़ा देता है और लगे हाथ लूफी भी इसे एक लात मारता है और मोजी दीवार में भिड़कर बेहोश हो जाता है। काबाजी कैप्टन बगी के पास आता है। सर मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। तो ठीक है, अपना एक्रोबैट डांस दिखा
दिखाओ इन सभी को। और तभी काबा जी अपनी एक साइकिल निकालता है और लूफी की तरफ आगे बढ़ता है एक तलवार लेकर। और जैसे ही लूफी को मारने वाला होता है तभी जोरो इसके सामने आ जाता है। तुम तलवार से लड़ते हो? हाँ, आ जाओ मुझसे लड़ाई करो। काफी खुशकिस्मत हूँ मैं कि तुमसे लड़ने का मौका मिला मुझे जोरो। काबाजी की नजर जोरो की घाव पड़ जाती है। तुम तो पहले से ही जख्मी हो, तुम कैसे लड़ोगे? मैं जख्मी होने के बाद भी तुम्हें हरा सकता हूँ। और तभी काबाजी अपने मुंह से आग उगलने लगता है और जोरो के गहरे घावों पर जानबूझकर हमला करता है। ये तो चीटिंग है, ये तो जोरो की घाव पर हमला कर रहा है। चीटिंग करते हो? हाँ, कोई बात नहीं। काबाजी फिर से जोरो पर हमला करता है। अबे लूफी खड़ा क्या है, उसकी हेल्प कर ले जाके। काबाजी जोरो की तरफ एक आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जोरो खड़ा हो जाता है और काबाजी जोरो के पेट में तलवार घुसा देता है। जोरो! और काबाजी उसी जगह पर तलवार घुसाता है जहाँ पर जोरो की चोट लगी हुई है। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। क्या बात है जोरो, बहुत कूल लग रहे हो। अगर मैं तेरे जैसे एक मामूली इंसान से हार गया तो मैं इस दुनिया में सबसे बेहतरीन तलवारबाज कैसे बनूंगा? मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। जोरो एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और 2 तलवार अपने हाथों में पकड़ लेता है अपने 3 स्टाइल को यूज करने के लिए। पर नामी को इनकी फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और कैप्टन बगी का खजाना ढूंढने के लिए बेसमेंट के अंदर जाने लगती है। काबाजी एक खतरनाक टेक्निक को यूज करता है, एक्रोबैट टेक्निक, द डांस ऑफ 100 कामिकाजे टॉप्स, और बहुत सारे लट्टुओं को जोरो की तरफ फेंकता है। लेकिन जोरो अपनी तलवार से सभी लट्टुओं को काट देता है। और तभी जोरो नोटिस करता है कि पीछे से कैप्टन बगी का हाथ और ऊपर से काबाजी भी उस पर तलवार लेकर आ रहा है, उस पर हमला करने के लिए। चीटिंग पर उतर चुके हो अब? हाँ, कोई बात नहीं। पर तभी लूफी कैप्टन बगी के हाथ पर पैर रख देता है। जोरो की फाइट से दूर रहो, समझे? और इस तरफ नामी को कैप्टन बगी के खजाने में से ग्रैंड लाइन का मैप मिल जाता है और इस तरफ काबाजी जोरो को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। मैं बहुत इंप्रेस हुआ। इतना बड़ा घाव है तुम्हारे पेट पर, फिर भी मुझसे फाइट कर रहे हो। क्या बात है, तुम्हारे बारे में मैंने जो भी सुना था वो सब कुछ सच निकला। काबाजी जोरो पर एक आखिरी बार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जोरो अपने स्पेशल अटैक ओनिगिरी को यूज करता है। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जोरो काबाजी का सीना चीर देता है और इसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है और जोरो इसे हराने के बाद यहीं पर सो जाता है। और तभी कैप्टन बगी लूफी के सामने आ जाता है। अब तुम्हें खत्म करने के बाद मैं ग्रैंड लाइन जाऊंगा। हाँ, मैं भी वहीं पर जाना चाहता हूँ। मुझे पायरेट्स का राजा बनना है। तेरी ये बातें और तेरी ये टोपी मुझे उसी लाल बाल वाले आदमी के बारे में याद दिला रही है। क्या लाल बाल वाला आदमी? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, जानता हूँ, पर क्या फर्क पड़ता है? ये जानने के लिए अब तुम नहीं बचोगे। बगी अपने हाथ में बहुत सारी नाइफ्स को भर लेता है, अपने हाथ को अलग करता है और लूफी पर हमला कर देता है किसी चक्री की तरह घुमाकर। लूफी अपने हाथ को बड़ा करके उसके अटैक को डॉज करता है और अपनी गम पिस्टल का यूज करके जैसे ही बगी पर हमला करता है तो कैप्टन बगी अपनी गर्दन को ही अलग कर देता है। और तभी बगी का चाकू वाला हाथ लूफी की तरफ फिर से आगे बढ़ता है। लूफी उसे डॉज कर लेता है, लेकिन इसमें उसकी हैट थोड़ी सी कट जाती है। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी हैट को डैमेज कर दिया, अब तू नहीं बचेगा। कैप्टन बगी लूफी पर हमला कर देता है और उसकी टोपी के अंदर 3 छेद हो जाते हैं और लूफी को शैंक्स की याद आ जाती है। शैंक्स ने बहुत भरोसा करके लूफी को ये टोपी दी थी, ये उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अरे क्या टोपी है ये तेरी, मिस्त्रियों वाली? मुझे ये टोपी उसी की याद दिलाती है। तुम जानते भी हो ये किसकी टोपी है? ये शैंक्स की टोपी है, एक महान पायरेट की। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकते। बगी उस टोपी को नीचे पटक देता है। अच्छा, तो तुम उससे शैंक्स की बात कर रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ उसे, मैंने उसी के साथ ट्रेनिंग ली है पायरेट बनने की। हम 1 साल पहले एक साथ ही काम किया करते थे। और बगी लूफी की टोपी को कुचल देता है। शैंक्स एक महान आदमी था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूफी कैप्टन बगी पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बता मुझे शैंक्स कहाँ पर है, तुझे यहीं पर मार डालूंगा वरना। मैं उस शैंक्स को कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे गाली देता रहूंगा। अब इसके बाद हम शैंक्स और बगी का पास्ट देखते हैं। शैंक्स और बगी आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं जाऊंगा नॉर्थ पोल में, नहीं हम लोग साउथ पोल जाएंगे, समझ गया तू? और तभी पीछे से कैप्टन यहाँ पर आता है और इन दोनों के एक मुक्का मार देता है। किसे फर्क पड़ता है तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? चलेगी तो मेरी है। सब लोग सुनो, लड़ाई का समय हो चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ। और एक एनिमी पायरेट शिप पर हम कैनन्स फायर करके हमला कर देते हैं और हमारी शिप और एनिमी शिप के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। और तभी बगी को लड़ाई करते हुए एक एनिमी की पॉकेट के अंदर एक मैप मिलता है। ये एक ट्रेजर मैप होता है। क्या बात है, ये तो एक खजाने का नक्शा है। लगता है मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। हे दोस्त, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें आखिर करना क्या है जिंदगी में? अरे हाँ यार, मुझे अपना एक क्रू बनाना है और पूरी दुनिया घूमनी है। क्या बात है, क्या तुमने डेविल फ्रूट के बारे में सुना है? अरे हाँ हाँ, हमें वो लूट में मिला है। उससे जो कोई भी खाता है उसके अंदर असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं, अलग अलग तरह की। पर जो भी एक डेविल फ्रूट को खा लेता है तो समुद्र उससे नफरत करने लगता है और उस आदमी से तैरने की शक्ति छीन लेता है। कोई बेवकूफी होगा जो उसे खाएगा, पर मैं उसे बेच सकता हूँ। और अगली ही सुबह बगी उस डेविल फ्रूट को खा जाता है सभी के सामने। ओ अबे, ये क्या कर दिया इसने? ये खा गया उसे। हे बगी, तुम्हें अपने शरीर के अंदर कुछ अलग लग रहा है क्या? अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा। ये तो बस एक नॉर्मल फल था, कोई डेविल फ्रूट नहीं। मुझे तो पता ही था डेविल फ्रूट जैसा कुछ नहीं होता। पर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि बगी ने असली फल को छुपा दिया था और उन सभी के सामने नकली वाला डेविल फ्रूट खाया था। और अब ये इस फल को 100 मिलियन बेरीज में बेचने वाला है और खुद का एक क्रू बनाएगा पायरेट्स का और उस ट्रेजर मैप की हेल्प से खजाने को ढूंढेगा। और तभी पीछे से शैंक्स यहाँ पर आ जाता है और हड़बड़ी में बगी उस डेविल फ्रूट को खा लेता है। हे बगी, क्या हाल है? साले हालचाल के लगते हैं, तेरी वजह से मैंने डेविल फ्रूट खा लिया। और वो ट्रेजर मैप समुद्र के अंदर डूब जाता है। बगी उस मैप को बचाने के लिए समुद्र के अंदर डुबकी लगा देता है, पर जैसे ही समुद्र के अंदर कूदता है तो वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे और उसकी स्विम करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। डेविल फ्रूट अपना काम करना चालू कर चुका है। हे बगी, तुम तैर क्यों नहीं रहे? तुम तो बहुत अच्छे स्विमर हो ना? और शैंक्स
शैंक्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। बगी और समुद्र के अंदर कूद जाता है बगी की जान बचाने के लिए। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। हाँ तो शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई। हाँ उसने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अपने प्लान में 10 साल लेट हो गया और पानी में ना सही जमीन पर तो मैं खजाना ढूंढ ही सकता हूँ। हे ऑरेंज बालों वाली लड़की, मेरा खजाना मुझे वापस दे। कैप्टन बगी अपनी आधी बॉडी से ही नामी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि इस तरफ लूफी ने कैप्टन बगी के टांगों के बीच में एक लात मार दी है और उसे रोक दिया है। इस तरफ गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि मेयर को गांव वापस आने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और ये सभी लोग फैसला करते हैं कि ये लोग अब टाउन में जाकर खुद मेयर को वापस लेकर आएंगे। और इस तरफ कैप्टन बगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि नामी ने उसका ट्रेजर चुरा लिया है और अपने सबसे पावरफुल अटैक फेस्टिवल का यूज करता है जिसमें उसकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। कैप्टन बगी नामी पर हमला कर देता है और चाकू से उस पर वार करने ही वाला होता है, पर तभी कैप्टन बगी को कुछ फील होता है और लूफी कैप्टन बगी के पैरों को पकड़कर उस पर गुदगुदी करने लगता है और फिर आखिर में उसके पैर पर एक जोरदार हमला कर देता है और कैप्टन बगी का वो आधा शरीर रोने लग जाता है। पर कैप्टन बगी अपने खजाने को अपने हाथों से पकड़ लेता है। छोड़ दे मेरे खजाने को, अब तुम मरोगी। पर तभी लूफी यहाँ पर आकर कैप्टन बगी के अटैक को फेल कर देता है और कैप्टन बगी का सारा खजाना उस थैले के कटने की वजह से नीचे बिखर जाता है। हे लूफी, शुक्रिया तुमने मेरी जान बचा ली। लूफी कैप्टन बगी पर गम का यूज करके उसे हवा में उड़ा देता है और कैप्टन बगी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर लूफी अपनी हैट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी हैट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लूफी चिंता मत करो, मैं इस हेड को ठीक कर दूंगी। तुमने मेरी जान बचाई है। क्या सच में तुम इसे ठीक कर सकती हो? हाँ तुम चिंता मत करो, एक काम करो, ये वाला बैग तुम पकड़ो। और नामी आधा खजाना लूफी को दे देती है और उसे ग्रैंड लाइन का मैप भी दे देती है। ये लो लूफी, इसे तुम रखो। क्या बात है, ये लूफी जोरो के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारकर उठाता है। साले जोरो उठ जा, कितना सोएगा? ये देख हमें एक नई नेविगेटर मिली है, अब से ये हमारी टीम में है। अरे लूफी, मेरा बहुत खून बह चुका यार, मैं चल नहीं सकता। और मेयर को ढूंढते ढूंढते गांव वाले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ओए लड़के, हमारे मेयर कहाँ पर है? और तभी इन गांव वालों को मेयर मिल जाता है, पर मेयर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मेयर, आपकी हालत किसने की? माफ करना यार, इनकी हालत मैंने ही की है। सभी गांव वाले लूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या ये तूने किया? अब नहीं बचता तू। अबे लूफी क्या बोल रहा है? अरे भाई साहब, ये हमने जानबूझ कर नहीं किया, हमने इनकी जान बचाने के लिए सब किया था। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सभी लोग पायरेट्स हो? अरे नहीं, हम पायरेट्स नहीं है। हाँ हम लोग पायरेट्स हैं, कोई तकलीफ है क्या? जैसा हमने सोचा वैसा ही हुआ, तुम पायरेट्स ही हो। हमारे मेयर पर हमला किया, तुम नहीं बचोगे। और ये सारी बातें सुनकर जोरो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। अरे यार लूफी तो भी कमाल का यार। लूफी, इतना सच बोलने की क्या जरूरत है तुझे? मरवाएगा तो किसी दिन में। और लूफी जोरो को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से भागने लगता है और सभी गांव वाले इन तीनों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गांव वालों से बचते बचते ये लोग एक गली के अंदर पहुंच जाते हैं और तभी चोचो इनके सामने आ जाता है। चोचो इन तीनों को आगे जाने देता है लेकिन उन गांव वालों को वहीं पर रोक देता है। ओए डॉगी हट जा, वो लोग पायरेट्स हैं, उन्होंने हमारे मेयर पर हमला किया, वो उन्हें मार कर भागे हैं। हट जा चोचो, हमें जाने दे यार। लेकिन चोचो उन्हें नहीं जाने देता और उन पर लगातार भौंकता रहता है और लूफी जाते जाते चोचो को शुक्रिया बोलता है। चोचो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भागते भागते ये तीनों एक बोट के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो तीनों पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें नामी ने बेवकूफ बनाकर उन्हें समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। ओए लड़के, ये खजाना हमारा है, इसे चुपचाप हमें दे दे। और ये कौन है? ओए उठ जा, मेरे को इग्नोर कैसे कर रहा तू है? जोरो गुस्से में इस बंदे को एक डेथ स्टीयर देता है। हाँ कौन है? पर जैसे ही देखते हैं कि ये जोरो है, ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे माफ करना यार, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई। और इस तरफ मेयर जाग जाता है और गांव वाले मेयर को बताते हैं कि वो तीनों बच्चे इन्हें मार कर भाग गए हैं। मेयर ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें तो मैं बताता हूँ। और मेयर भगते भगते इन तीनों के पास जाता है पर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते लूफी पीछे मुड़कर देखता है कि मेयर किनारे पर खड़ा है। तुम तीनों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दादू अपना ख्याल रखना, अपने पीछे तो देखिए जरा। और मेयर पीछे मुड़कर देखता है कि लूफी उनके लिए बहुत सारा खजाना छोड़कर गया है। पर नामी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने 5 मिलियन का सोना फ्री में इस मेयर को दे दिया है। लूफी तू पागल है क्या? अरे यार उनका टाउन खराब हो गया था, उसे वापस बनाने के लिए पैसे तो लगते ना। और नामी गुस्से में लूफी का सर पानी के अंदर डुबाने लगती है। तू मर साले, तू किससे काम कर रही है? अरे नामी मुझे बाहर निकाल, मैं मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। लगता है इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। अब अगली सुबह हम एक विलेज को देखते हैं और एक आदमी भागते भागते चिल्लाता है, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है, अपनी जान बचाकर भागो। इस बंदे का नाम है कैप्टन उसॉप। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं और नामी बताती है कि ग्रैंड लाइन जहाँ पर ये लोग अभी जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है और जाने से पहले इन्हें बहुत सारे खाने और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। पास में ही एक आइलैंड है, हम वहाँ पर जाकर कुछ हथियारों को ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, वहाँ से हम थोड़ा मीट भी इकट्ठा कर लेंगे, बहुत भूख लग रही है। इस तरफ उसॉप बोलता है, पायरेट्स आ रहे हैं, अपनी जान बचाकर भागो। और तभी अचानक से हंसने लग जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? और तभी कोई इस पर बर्तन से हमला कर देता है और सारे गांव वाले हमेशा की तरह इसके पीछे पड़ चुके हैं। साले झूठे, यहाँ से भाग जा, अभी पिट जाएगा तू। आ गए ये लोग, आ जाओ, पकड़ने की कोशिश करो मुझे। सभी गांव वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं पर उसॉप हर बार की तरह कहीं पर छुपने में कामयाब हो जाता है और गांव वाले इसे नहीं ढूंढ पाते। उसॉप सो रहा होता है और तभी इसके 2 चेले यहाँ पर आ जाते हैं, पेपर और कैरेट, और इसका तीसरा चेला अनियन भागते हुए आता है। बॉस, एक बुरी खबर है, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। क्या सच में? हाँ सर, ये बिल्कुल सच है, वो कैप्टन बगी के पायरेट्स है। मैंने उनके झंडे पर कैप्टन बगी का लोगो देखा था। ओह मैन, शिट। और इस तरफ जोरो, लूफी और नामी इस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और तभी जोरो अपनी तलवार निकाल लेता है। लूफी बचकर रहो, हमारे आसपास कुछ
कुछ लोग हैं। और तभी कोई लूफी के पैरों पर हमला कर देता है और तभी सामने इन्हें उसॉप के बहुत सारे झंडे दिखाई देते हैं। वाओ, ये कितना कूल है, मुझे भी एक ऐसा चाहिए यार। हाँ, तो मैं हूँ कैप्टन उसॉप, इस विलेज का लीडर, और अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो मेरे सामने अपना सर झुकाना होगा। मेरे पास कुल 80 मिलियन सोल्जर्स हैं, तुम नहीं बच सकते। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। शिट, ये लड़की तो बहुत तेज है, इसने मेरा झूठ पकड़ लिया। हाँ, तुम झूठ कह रहे हो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे है ना। और ये तीनों बच्चे नामी के डर से यहाँ से भाग जाते हैं और उसॉप लूफी और जोरो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मैं तुमसे कैसे जीतूंगा भाई, तुम तो दिखने में इतने डरावने हो, मुझे माफ कर देना। और लूफी और जोरो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। लूफी इस बंदे को पहचान लेता है और बोलता है, एक सेकंड, तुम यासुब के बेटे हो ना, है ना? उसॉप पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब मेरे फादर को कैसे जानते हो? अब इसके बाद ये चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए और लूफी उसॉप को बताता है कि इसके फादर शैंक्स के क्रू के एक मेंबर थे और एक बहुत अच्छे शार्प शूटर थे। हे दोस्त, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसा लगता है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। लूफी उसॉप के फादर यूसॉप से बहुत ज्यादा इंप्रेस रहता था उनकी शार्प शूटिंग स्किल्स की वजह से। वाओ, आप भी कैसे करते हो? बच्चे, ये कोई आसान काम नहीं है। मेरा एक बेटा है तुम्हारी ही उम्र का, उसका नाम उसॉप है। उसॉप, तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में बहुत बात करते थे। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो हमें एक शिप दे सकता है? दरअसल हमें ग्रैंड लाइन तक जाना है और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए होगी। हाँ, मैंने सुना तो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेंशन है, शायद हमें वहाँ पर कुछ शिप मिल जाए। अबे ओ, उधर मत जाइयो, ठीक है ना भाई, मेरा हो गया, मैं जा रहा यहाँ से। अरे इसे क्या हो गया? और इसके बाद हम उसी मेंशन को देखते हैं। ये इस विलेज का सबसे बड़ा मेंशन होता है और यहाँ पर कुछ बॉडी गार्ड्स खड़े होते हैं और इस मेंशन के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम है मिस काया। उसॉप उस मेंशन के बाहर आ जाता है और एक सीक्रेट झाड़ियों के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है मिस काया से मिलने के लिए। काया को पता चल जाता है कि उसॉप यहाँ पर आ चुका है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसॉप, मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं है, पर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अरे इन सब की परवाह कौन करता है यार। पर उसॉप इसे अपनी फेक बहादुरी की स्टोरीज सुनाया करता है, पर काया को नहीं पता कि ये एक नंबर का फट्टू इंसान है और सारी कहानियां झूठी हैं। और इस तरफ रेस्टोरेंट में ये तीनों नन्हे पायरेट्स पहुंच चुके हैं। तुम लोग सुनो मेरी बात, कैप्टन उसॉप कहाँ पर है? मुझे पता है वो तुम्हारे ही साथ थे। हाँ, जल्दी से बता दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। पर लूफी ने इग्नोर करता है और बोलता है, अरे यार मस्त मीट था, ये तो मजा ही आ गया। मीट सुन के ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। क्या मीट? लगता है ये खा गए हमारे कैप्टन को, अब हमारा क्या होगा? हम उसे मार कर खा गए। ये तीनों बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं। भाई क्या ये मजे ले रहे हैं इनके, बचाओ अभी, ये तो राक्षस है। पर इन बच्चों को पता चल जाता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं और बच्चे इन तीनों को उसी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर उसॉप मिस काया से मिलने आता है, उसी ह्यूज मेंशन के पास। इतना बड़ा मेंशन, क्या बात है। पर उसॉप यहाँ पर करने क्या आता है? झूठ बोलने आते हैं। हाँ, वो मिस काया को झूठी कहानियां सुनाते हैं और तीनों बच्चे इन्हें बताते हैं कि मिस काया के पेरेंट्स लगभग 1 साल पहले एक बीमारी की वजह से मर चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। इसलिए उसॉप उनके साथ हंसी मजाक करने के लिए जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। ये लड़की बहुत ज्यादा अमीर है पर उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए अकेले इस बड़े से घर में बहुत दुखी रहती है। क्या बात है, फिर तो सच में तुम्हारे मास्टर बहुत ज्यादा महान है। तो चलो ठीक है, उस मेंशन के अंदर जाते हैं शिप लेने के लिए। अरे क्या कर रहे हो? अंदर बॉडीगार्ड से बहुत सारे, वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। लूफी अपने हाथों को बड़ा कर लेता है और ये देखकर ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। ये तो एक राक्षस है। और ये सभी लोग लूफी के हाथों को पकड़ लेते हैं। लूफी अपने हाथ छोड़ देता है और सभी लोग हवा में उड़ जाते हैं और इस मेंशन के अंदर आ जाते हैं। और इस तरफ काया नोटिस करती है कि आसमान में कुछ उड़ते हुए इनकी तरफ आ रहा है। उसॉप, वो आसमान में क्या आ रहा है? और उसॉप ऊपर देखता है और देखता है कि ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सभी जमीन पर गिर जाते हैं और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अरे क्या वो ठीक है? अरे काया, चिंता मत करो, ये सभी लोग न्यू रिक्रूट्स हैं, मेरे क्रू में भर्ती होना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तुम चिंता मत करो, ठीक है? क्या सच में? क्या आप सभी लोग उसॉप के क्रू में भर्ती होने के लिए आए हो? अरे नहीं नहीं, दरअसल हमें एक शिप और तभी काया का बॉडीगार्ड यहाँ पर आ जाता है। तुम सब बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? इसके लिए तुम्हें सजा जरूर दी जाएगी। और इस तरफ हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि विलेज के अंदर आ चुका है और इसने अजीब से चश्मे पहन रखे हैं और ये बंदा मून वॉक करते हुए इस विलेज के अंदर एंटर करता है। और इस तरफ काया अपने बॉडीगार्ड से बोलती है, क्लाडोरे, दरअसल ये लोग। मैम जरा एक मिनट, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? जी सर, दरअसल हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए। और तुम ऊपर, तुम कौन हो? अबे ओ, मेरा नाम कैप्टन उसॉप है, तमीज से बात कर। हाँ, मैंने तुम्हारे बाप के बारे में सुन रखा है, तुम एक घटिया पायरेट के बेटे हो। ये सुनकर कैप्टन उसॉप को गुस्सा आ जाता है। क्लाडोरे, तुम इस काया की दौलत के पीछे पड़े हो ना। मिस काया तुम्हारी औकात के बाहर है, तुम एक गरीब इंसान हो। बस करो क्लाडोरे, अब इसी वक्त इससे माफी मांगो। माफी किस बात के लिए? इस घटिया इंसान से मैं माफी क्यों मांगू? शायद ये भी अपने बाप से नफरत करता होगा। तो मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। उसॉप नीचे कूद जाता है और क्लाडोरी के पास जाता है। अरे इतने गुस्से में क्यों? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। उसॉप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। मिस काया और लूफी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे मेरे पापा पर गर्व है, वो एक पायरेट थे, समझे? मैंने आज तक बहुत झूठ बोले हैं लेकिन अपने फादर के बारे में कोई झूठ नहीं बोला। नहीं, सच तो ये है कि तुम एक घटिया पायरेट की घटिया बेटे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसॉप प्लीज उसे छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी भलाई चाहता है, उसे माफ कर दो प्लीज। पर उसॉप रुक जाता है। हाँ रुक जाओ, अगर थोड़ी सी भी शर्म रह गई है तो यहाँ से चले जाओ। मैं आज के बाद यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। साले स्टूपिड बटलर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू पागल है क्या? लूफी रुक जाओ, ये हमारा मामला नहीं है, सब के सब निकलो यहाँ से। और इस तरफ मिस काया अपने कमरे में बैठकर रो रही है। क्लाडोरे काया के लिए खाना लेकर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। मिस काया, आज भी उस दिन को मैं नहीं भूल पाया हूँ जिस दिन मैं इस घर में आया था। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और मिस काया के घर के बाहर एक भिखारी आता है और बोलता है, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है जहाँ मैं काम करता था, मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरी हेल्प करो प्लीज। उसे अंदर आने दो। और ये कोई और नहीं, मिस काया के फादर होते हैं। सर ऐसे कैसे आने दें इसे, ये तो एक अनजान आदमी है, ये खतरा हो सकता है। नहीं, आज से हम इसे काम पर रखेंगे और अपने घर में एक बटलर की नौकरी देंगे। मिस काया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको कुछ
कुछ हो गया तो आपके मम्मी पापा जिंदा नहीं है, इसलिए मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। पर यार तुम्हें उस सब से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब अच्छा इंसान है, दिल का बहुत साफ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है मैम। और इस तरफ जोरो, नामी और ये दोनों बच्चे बैठे होते हैं, पर लूफी कहीं पर चला गया है। और तभी इन बच्चों का तीसरा साथी अनियन भागते भागते आता है। दोस्तों, एक अजीब सा आदमी हमारे विलेज में आ रहा है। वो देखो, वो आदमी आ गया। ये बंदा मून वॉक करते करते इनके पास आता है। Hey you, why are you calling a weird man? I'm an awesome man, okay? अबे आइटम कौन है? तू है कौन बे? Yes, I'm an hypnotist. अच्छा, तो हमें हिप्नोटाइज करके दिखा चल। Don't be dumb. You will get hypnotized for sure. हाँ ठीक है, करके दिखा। और ये बंदा इन तीनों को हिप्नोटाइज करने लग जाता है। पर हिप्नोटाइज करते करते ये आदमी इन तीनों के साथ साथ खुद भी बेहोश हो जाता है। सही है भाई, कमाल का बंदा है ये। जोरो को ये देखकर बहुत अजीब लगता है। क्या आदमी है ये? पागल वागल है क्या? अबे दूसरों को हिप्नोटाइज करना था, खुद हो गया। ओए उठ जा। इस तरफ हम उसप को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी है और समुद्र के किनारे बैठा हुआ है। और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। हे उसप, उस आदमी ने जो भी कहा हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे फादर एक महान पायरेट थे। हाँ, मुझे उन पर गर्व है, वो एक बहुत महान पायरेट थे। उसप, क्या अब तुम उस लड़की के पास कभी नहीं जाओगे? जा सकता हूँ अगर वो बटलर मुझसे माफी मांग ले तो। अरे ओ, ये तो वही बटलर है ना। और तभी हम नीचे देखते हैं कि बटलर यहाँ पर आ चुका है और इसके साथ एक और आदमी है। अरे लूफी चुप जा, ये बटलर यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये दूसरा आदमी कौन है इसके साथ? इसे मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। और नीचे बटलर इस हिप्नोटिस्ट से बोलता है। इस बंदे का नाम है जांगो द हिप्नोटिस्ट। उम्मीद है तुमने सारी तैयारी कर ली होगी। यस ऑफ कोर्स, आई हैव डन एवरीथिंग। द रिच गर्ल असैसिनेशन प्लान। दरअसल इनका प्लान है मिस काया को मारना। मिस काया को मारने का प्लान बना रहे हैं। जांगो, इसे मर्डर मत कहो, इससे एक एक्सीडेंट बोलो, ठीक है ना? किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, इट विल बी लाइक एन एक्सीडेंट। लूफी और उस सब की सारी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। ओके ठीक है, तो प्लान के अकॉर्डिंग तुम उसके मरने से पहले उसे हिप्नोटाइज करोगे और उससे एक नोट लिखवाओगे जिसमें लिखा होगा कि मैं अपनी सारी की सारी संपत्ति बटलर कलाहडोर के नाम कर रही हूँ, समझे ना? और उसके बाद मैं उसकी सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। मुझे पूरे 3 साल लग गए उस लड़की का ट्रस्ट हासिल करने में। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल एक बटलर बनकर जिए। दरअसल ये बंदा 3 साल एक पायरेट था और इसका एनकाउंटर होने वाला था, लेकिन ये किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग गया। 3 साल पहले ये बंदा कैप्टन कुरो नाम से मशहूर था। ये ट्रोली यार कुरो, मुझे इस नाम से मत पुकारो, ये नाम मैं 3 साल पहले ही छोड़ चुका हूँ। गवर्नमेंट भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो लड़की खुद वो नोट लिख कर जाएगी मेरे लिए। सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। और हमें पता चलता है कि इस बंदे ने ही मिस काया की सारी फैमिली को मारा है संपत्ति हासिल करने के लिए। ऑलराइट, सो टुमारो वी विल किल दैट गर्ल, ओके? जस्ट गिव मी अ सिग्नल एंड आई विल कम। और इस तरफ लूफी और उसप ये देखकर हैरान रह जाते हैं। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लूफी, ये कैप्टन कुरो है, ये 3 साल पहले मर चुका है और सभी को लग रहा है कि अभी भी मर चुका है। और ये लोग कल काया को मारने वाले हैं और इसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले हैं। हमें कुछ करना होगा यार, काया कल मारी जाएगी इन लोगों की वजह से। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और तभी लूफी खड़ा होकर चिल्लाकर बोलता है, हे तुम लोग, अगर तुमने उस लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अबे ओ लूफी, पागल गया, उन्होंने देख लिया हमें। अरे सर, हम तो यहाँ से जा रहे थे, बस हमने कुछ नहीं सुना। और नीचे कैप्टन कुरो जांगो से बोलता है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस आई नो व्हाट आई हैव टू डू। जांगो अपनी हिप्नोटाइज वाले डिवाइस को बाहर निकालता है। लूफी, उस हथियार की तरफ मत देखियो। लेकिन लूफी फिर भी उस हथियार को देखता है और जांगो लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है। लूफी आसानी से हिप्नोटाइज हो जाता है, लेकिन जांगो भी इसमें हिप्नोटाइज हो जाता है। तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई, हाँ? लूफी नीचे गिर जाता है पहाड़ से। ओह मैन, आई डिडंट मीन टू किल हिम, आई थिंक ही डाइड। ठीक है, कल हमारा प्लान चालू होगा। कल मिस काया का मर्डर हो जाएगा और वो मर्डर बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह लगेगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उस सब ये सुनकर गांव की तरफ दौड़ता है और भागते भागते रोने लग जाता है। ये बहुत बुरा हुआ मिस काया। और उस सब को काया के साथ बिताई हुई कुछ मेमोरीज याद आती हैं। कुछ दिन पहले उस सब मिस काया से मिलने गया था उसका मूड ठीक करने के लिए, पर मिस काया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। अपने काम से काम रखो, समझे? यहाँ से चले जाओ। पर उस सब जबरदस्ती से कहानियां सुनाने लगता था और सुनते सुनते मिस काया हंसने लग जाती थी और उसका मूड पूरी तरह से ठीक हो जाता था। उस सब रोते रोते ये सारी बातें सोच रहा होता है, अगर मैं आज मिस काया को नहीं बचा पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और इस तरफ हम नामी, जोरो और उन सभी बच्चों को देखते हैं जो कि उस सब के आने का इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, कहाँ रह गया ये लूफी? दरअसल जब हमारे मास्टर बहुत ज्यादा उदास होते हैं तो वो समुद्र के किनारे चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसप भागते हुए यहाँ पर आ रहा है। ये रहा उसप। पर ये अकेला क्यों आ रहा है? लूफी कहाँ है? उसप, लूफी कहाँ पर है? पर उसप इन सब की बातें नहीं सुनता और तेजी से इन सभी को इग्नोर करते हुए विलेज की तरफ जाने लगता है। ये इन्हें क्या हो गया? उसप विलेज के अंदर पहुंच जाता है और विलेज में जाते ही सभी को चिल्लाकर वार्न करता है, सबके लिए एक बुरी खबर है, यहाँ से भाग जाओ, कल सुबह बहुत सारे पायरेट्स आकर इस विलेज को तबाह करने वाले हैं, सभी लोग भाग जाओ। और तभी बहुत सारे विलेजर्स अपने घर से बाहर आ जाते हैं अपने हाथ में झाड़ू और अलग अलग तरह के हथियार लेकर और उसप पर गुस्सा करते हैं। एक और झूठ, हाँ? कितना झूठ बोलते हो तुम? आज तुम नहीं बचने वाले, तू 1 नंबर का झूठा है। अगर तू क्लाहदोरे होता तब मैं तेरी बातों पर यकीन कर लेती, क्योंकि वो आदमी हमेशा सच कहता है। उसप ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इन सभी को रियलिटी का अंदाजा भी नहीं है। और इस तरफ मिस काया के मेंशन को देखते हैं जहाँ उसका एक और बटलर उसके लिए एक स्पेशल चश्मे लेकर आता है। आपने जैसा मंगवाया था बिल्कुल वैसा ही लेकर आया हूँ। क्या ये किसी के लिए गिफ्ट है मैडम? हाँ, ये क्लाहदोरे के लिए है। कल उसे पूरे 3 साल पूरे हो जाएंगे इस घर में आए हुए। मैं उसे एक तोहफे के रूप में से देना चाहती हूँ। और इस तरफ उस सब की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों पर यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ, इस बार सच बोल रहा हूँ। पर कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसप यहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ उसप के चेले नामी और जोरो को उसी जगह पर लेकर आ चुके हैं जहाँ पर अक्सर उसप आया करता है और यहाँ पर इन्हें लूफी
की हैट दिखाई देती है और नामी नीचे खाई की तरफ देखने लगती है। गिर मत जाना, ये बहुत गहरी है। और तभी नामी जैसे ही नीचे देखती है तो उसे पहाड़ी के नीचे लूफी दिखाई देता है। वो देखो, वो रहा लूफी। लूफी को बेहोश देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और इन सभी को लगता है कि लूफी मर चुका है। पर तभी इन्हें खराटों की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, ये आदमी कमाल का है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी सो रहा है। ओए लूफी उठ जा, क्या मस्त नींद आई। गुड मॉर्निंग। और इस तरफ उसॉप उसी सीक्रेट रास्ते का यूज करके मिस काया के घर में घुसने की कोशिश करता है। खिड़की पर एक पत्थर मारता है। मिस काया खिड़की को खोलती है और उसॉप को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए उसॉप। मुझे लगा था कि तुम वापस कभी नहीं आओगे। काया मेरी बात सुनो, तुम्हारा वो बटलर कल तुम्हें मार देगा, तुम्हें यहाँ से अभी इसी वक्त जाना होगा। ये कैसा जोक है उसॉप? ये कोई जोक नहीं है। क्लाहाडोरे एक पायरेट है और अपने क्रू के साथ कल पूरे विलेज पर हमला करने वाला है और तुम्हारी सारी संपत्ति खुद रख लेगा। वो तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ा है। वो कल सुबह तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। और तभी मिस काया का वही बटलर यहाँ पर आ जाता है और ये बटलर एक गन निकाल लेता है। उसे छोड़ दो। पर उसॉप मिस काया को लेकर यहाँ से नीचे कूद जाता है और तभी मिस काया के बॉडीगार्ड्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं। पर उसॉप अपनी गुलेल का यूज करके इन सभी को ढेर कर देता है और मिस काया को लेकर भागने ही लगता है कि तभी मिस काया इसे एक जोरदार चांटा मार देती है। ये पहली बार था जब मिस काया ने उसॉप पर कभी हाथ उठाया था। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं गोली चला दूंगा, मिस काया से दूर हट जाओ। नहीं, रुक जाओ। और वो गोली उसॉप के हाथ पर जाकर लग जाती है। उसॉप घायल हो जाता है और तभी सभी विलेजर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं जो कि उसॉप को ढूंढ रहे थे। वो रहा, वो जल्दी से जाकर उसे पकड़ लो। उसॉप यहाँ से भाग जाता है। मिस काया बेहोश हो जाती है लेकिन बटलर इसे संभाल लेता है। और इस तरफ हम कैप्टन कूरो की शिप के ऊपर देखते हैं। कल हम पूरे विलेज पर हमला कर देंगे और मिस काया की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये सुनकर सभी क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इस तरफ उसॉप बहुत ज्यादा उदास होता है और उसॉप इस विलेज को छोड़कर जाने लगता है। पर तभी इसके वही तीनों चेले यहाँ पर आ जाते हैं। कैसे हो तुम लोग? लूफी, नामी और जोरो भी यहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि लूफी अभी तक जिंदा कैसे है? ये तो उस पहाड़ी से नीचे कूद गया था भाई। साले तू जिंदा कैसे है अभी तक? हाँ, दरअसल मैं अभी नींद से उठा हूँ। हमें सब कुछ पता चल चुका है। चलो सभी को पायरेट्स के बारे में बताते हैं। सबको बता देते हैं। क्या बता देते हैं सबको? हाँ, ये सब मजाक था, कोई पायरेट वायरेट नहीं आने वाला। लूफी ये सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मजाक नहीं था। उसने अपने कानों से सब कुछ सुना था और इसके तीनों चेले यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि मैं एक झूठा इंसान हूँ। क्या सच में वो पायरेट्स नहीं आने वाले? हाँ, वो आएंगे, कोई बात नहीं। कल वो पायरेट्स आएंगे तो मैं उनसे अकेला ही लड़ूंगा, अपने पूरे विलेज को बचा कर रहूंगा। तो अकेला कैसे लड़ेगा? हाँ, हम लोग तेरे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग मिलकर प्लान करना शुरू कर देते हैं कि लोग आइलैंड और टाउन पर आने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से पायरेट्स यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चल पड़ते हैं। और इस तरफ हम मिस काया के मेंशन को देखते हैं जहाँ पर क्लाहाडोरे दूसरे बटलर से पूछता है, मिस काया कहाँ पर है? हाँ, वो सो रही है। दरअसल वो उस सब कह रहा था कि आप एक पायरेट हो। कितना बेवकूफ है ना वो। कितना सफेद झूठ बोलता है। ये झूठ नहीं, ये सच है। मैं असल में एक पायरेट हूँ और आज मैं मिस काया को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने वाला हूँ। और ऐसा बोलकर क्लाहाडोरे उस दूसरे बटलर पर हमला कर देता है और ये बटलर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और क्लाहाडोरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर मिस काया के रूम में जाने लगता है और रूम में पहुंचने के बाद क्लाहाडोरे अपनी खून से सनी हुई तलवारों को मिस काया के गले के ऊपर रख देता है और क्लाहाडोरे मिस काया को मारने ही वाला होता है। क्यों ना इस लड़की को उस झूठे के सामने मारा जाए, बहुत मजा आएगा इसमें। और ये सोचकर क्लाहाडोरे मिस काया को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। और इस तरफ हम लूफी, नामी और जोरो को देखते हैं जहाँ पर उन सभी ने टाउन में आने वाले हर एक रास्ते पर एक लेप बिछा दिया है और ऑयल के बैरल का यूज करके पूरे रास्ते को चिपचिपा कर दिया है ताकि कोई भी यहाँ पर आ ही ना सके। और ये सभी पायरेट्स का इंतजार करने लगते हैं। पर इंतजार करते करते सुबह हो जाती है पर पायरेट्स यहाँ पर आते ही नहीं है। इन तीनों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये पायरेट्स आ क्यों नहीं रहे। हाँ, और तभी उस सबको याद आता है कि इस रास्ते के अलावा नॉर्थ की साइड भी एक रास्ता है जहाँ से वो पायरेट्स आ सकते हैं। ये सुनकर नामी बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे भाई, हम भी तो उसी रास्ते से आए थे, वहाँ पर हमारी शिप और खजाना भी रखा हुआ है। अरे यार, वो खजाना वो चुरा लेंगे। हमें जल्दी से नॉर्थ की तरफ जाना होगा। लूफी नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है और इससे पहले कि जोरो यहाँ से निकल पाता, नामी अपने ही ऑयल ट्रैप में फंस जाती है और अपने आप को बचाने के लिए जोरो को उस लेप के अंदर फंसाकर वहाँ से भाग जाती है। ये लड़की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं नामी। और इस तरफ हम उस सबको भागता हुआ देखते हैं जो कि बहुत तेजी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और इस लूफी को रास्ता नहीं मिल रहा होता भाई नॉर्थ का। इसे यही नहीं पता कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता क्या है और रास्ता भटक जाता है। और इस तरफ उस सब नॉर्थ की तरफ पहुंच जाता है और ये बंदा अकेले ही आया है और अब इसे अकेले ही उन पायरेट्स का सामना करना पड़ेगा। वो सभी पायरेट्स उस सब पर हमला कर देते हैं और उस सब हिम्मत करके उन सभी पायरेट्स से कहता है, मेरा नाम है कैप्टन उसॉप और मेरे पास 100 बिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं। वो सभी लोग तुम्हें मसल के रखेंगे। उसॉप का ये झूठ सुनकर वो सभी पायरेट्स हंसना शुरू कर देते हैं। कितना बेहुदा झूठ बोल रहे हो। 100 मिलियन पायरेट्स। हाँ, झूठ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो भाई। सर, हमें यहाँ पर एक खजाना मिला है। वो खजाना मेरा है और एक शर्त पर मैं तुम्हें वो खजाना दे सकता हूँ अगर तुम इस टाउन को छोड़ देते हो। और उसॉप के इस झूठ को भी ये सभी लोग पकड़ लेते हैं। हम कोई सौदागर नहीं है, समझे ना। अगर नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे तुमसे। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और उसॉप को एक डंडा मारती है जिसकी वजह से उसॉप उछलते हुए आगे जाकर गिरता है। तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ, साले, मेरा खजाना है वो, ठीक है ना। अपना खजाना बता रहे उसे और मुझसे बिना पूछे मेरा खजाना किसी को दान कैसे कर सकता तू है? शर्म वरम नहीं है तुझे? ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इनकी लड़ाई के बीच में जोंगो अपने पायरेट से कहता है कि तुम सभी लोग टाउन की तरफ जाओ और उसे तबाह करना शुरू करो। और ऑर्डर सुनते ही ये सभी लोग टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर इससे पहले कि ये लोग उस रास्ते से जाते, दोनों मिलकर पूरी की पूरी जगह
जगह पर निंजा स्टार्स बिछा देते हैं, जिसकी वजह से पायरेट्स वहीं पर रुक जाते हैं। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं, जो कि तलवारों की हेल्प से आखिरकार उस ऑयल ट्रैप को पास कर लेता है, जिसमें नामी इसे फंसा कर गई थी। और इस तरफ नामी और उसॉप डट कर उन पायरेट्स का सामना करते हैं, पर ये पायरेट्स जैसे तैसे करके उस ट्रैप से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर उसॉप पीछे हटकर इन पर हमला करने की सोचता है, पर जैसे ही ये पीछे मुड़ता है तो देखता है कि नामी ने पीछे भी ट्रैप बिछा रखे हैं। और तभी पीछे से एक पायरेट आकर उसॉप के ऊपर हमला कर देता है और उसॉप बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर इसके बावजूद उसॉप हार नहीं मानता और उस पायरेट का पैर पकड़ लेता है। प्लीज उस टाउन को छोड़ दो। हाँ। और तभी एक दूसरा पायरेट उसॉप की गर्दन उड़ाने की कोशिश करता है एक तलवार की हेल्प से, पर नामी सही समय पर वहाँ पर आकर उस पायरेट को रोक लेती है। पर इन पायरेट्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से नामी भी ढेर हो जाती है और ये सारे पायरेट्स फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसॉप एक और पायरेट का पैर पकड़ लेता है, पर तभी वो पायरेट इस पर एक जोरदार किक मारता है और उसॉप दूर जाकर गिरता है। और उसॉप अपनी आंखें बंद करके इस टाउन के साथ जुड़ी अपनी सारी की सारी यादों को याद करने लगता है, अपने चेलों को याद करता है, अपने टाउन के लोगों को याद करता है और मिस काया को भी। आज ये टाउन तबाह होने वाला है, मैं क्या करूं? और अपनी यादों को याद करके जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सभी पायरेट्स हवा में उड़ रहे हैं और इन्हें हवा में उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि लूफी और जोरो हैं। दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। नामी, तूने मुझे उस ट्रैप में फंसाया, हाँ? इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और लूफी उसॉप से कहता है, उसॉप भाई कम से कम ये तो बताना था कि नॉर्थ है कहाँ पे, हाँ? और इस तरफ हम क्लाहादोरे को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहा होता है। और इस तरफ जांगो अपने सभी के सभी पायरेट्स को हिप्नोटाइज कर देता है और उन सभी की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है। पायरेट्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और इस शहर को तबाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। लूफी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा उन सभी पायरेट्स पर हमला कर देता है अपने बहुत सारे पंचेस का यूज करके और सभी पायरेट्स को ढेर कर देता है। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जब जांगो इन सभी को हिप्नोटाइज कर रहा था तो लूफी भी हिप्नोटाइज हो गया और उन सभी पायरेट्स को हराने के बाद सीधा जांगो की शिप की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसकी शिप को उठाने की कोशिश करता है। और तभी शिप का वो पार्ट जहाँ से लूफी ने इस शिप को पकड़ा हुआ था वो पार्ट ही टूट जाता है और टूट के लूफी के हाथ में आ जाती है और पायरेट्स पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जांगो फिर से हिप्नोटिज्म यूज करता है और लूफी को सुला देता है। सभी पायरेट्स उस पार्ट में फंस जाते हैं और इस तरफ मिस काया अपने बटलर को देखती है, जो कि बहुत ज्यादा घायल है। बटलर, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, मिस काया, उसॉप झूठ नहीं बोल रहा था। सच में क्लाहाडोरे आपको मारना चाहता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। आप यहाँ से जल्द भाग जाइए। और इस तरफ जांगो देखता है कि उसके सभी के सभी पायरेट्स धराशायी हो चुके हैं और अपने दो स्पेशल वेपन्स को बुलाता है, मियाओ ब्रदर्स को। और ये दो बिल्ली जैसे दिखने वाले आदमी होते हैं। जाओ और इसे जोरो को हरा दो, इसे जान से मार डालो। और ये दोनों भाई जोरो पर हमला कर देते हैं। जोरो से उसकी स्वॉर्ड्स को छीन लेते हैं और बिना स्वॉर्ड्स के जोरो इनसे नहीं लड़ पाता और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और जोरो को ऐसे पिटता हुआ देखकर नामी थोड़ी हिम्मत करके उसकी स्वॉर्ड्स को उठाने की कोशिश करती है ताकि उन्हें जोरो को दे सके। पर इससे पहले कि नामी उन स्वॉर्ड्स को उठा पाती, जांगो यहाँ पर आकर नामी को बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी क्लाहाडोरे भी यहाँ पर पहुंच जाता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, हाँ? तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? तुमसे ये छोटे छोटे बच्चे नहीं संभाले जाते, हाँ? अगर तुमने और समय बर्बाद किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। क्लाहाडोरे की इस धमकी को सुनकर मियाओ ब्रदर्स क्लाहाडोरे से कहते हैं, मास्टर, आप पिछले 5 सालों से बटलर का काम कर रहे थे ना? वही हम पिछले 5 सालों से समुद्र में रहकर लड़ाइयाँ कर रहे थे। अब इस हिसाब से हमारे पास आपसे ज्यादा शक्तियाँ हैं, तो हमें आपसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर ये मियाओ ब्रदर्स क्लाहाडोरे पर हमला कर देते हैं, पर क्लाहाडोरे एक ही झटके में इन दोनों को हरा देता है। जिसका मतलब है कि क्लाहाडोरे भले ही पिछले 5 सालों से लड़ा नहीं किसी से, पर इसकी स्किल्स में कोई भी फर्क नहीं आया है। ये बंदा अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इन दोनों की बहस के बीच में नामी थोड़ी सी हिम्मत करके इतनी ज्यादा घायल होने के बावजूद भी जोरो को उसकी स्वॉर्ड्स वापस लौटा देती है। और जैसे ही ये स्वॉर्ड्स जोरो के पास आती हैं, जोरो अपनी 3 स्वॉर्ड्समैन की फॉर्म में आ जाता है और सीधा मियाओ ब्रदर्स पर हमला कर देता है और इन दोनों को पलक झपकते ही हरा देता है। पर तभी उसकी नजर जांगो पर जाती है, जो कि घायल पड़े मियाओ ब्रदर्स में से एक को हिप्नोटाइज करके उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर जोरो भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर नामी ये देखकर समझ जाती है कि बिना लूफी के ये लोग अभी नहीं जीत सकते, इसलिए लूफी को जगाने के लिए भागने लगती है। जांगो इसे देख लेता है और समझ जाता है कि अगर लूफी उठ गया तो इन लोगों की हार पक्की है। इसलिए जांगो नामी की तरफ एक जोरदार हमला करता है। इस हमले को देखकर जोरो भी घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये हमला जानलेवा है। नामी लूफी को उठाने की पूरी कोशिश करती है, पर तभी नामी की नजर अपने पीछे आते हुए उसी हमले पर जाती है। नामी को लगता है कि अब ये नहीं बचने वाली, पर तभी लूफी उठ जाता है और लूफी अपने दांतों से ही इस ब्लेड को तोड़ देता है। अरे यार, मैं सो रहा था, मुझे उठा के दिया। इधर मरने वाले हम सब लोग, उठ जा चुप करके। और तभी मिस काया भी यहाँ पर आ जाती है। मिस काया को देखकर क्लाहाडोरे बिना रुके सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर जैसे ही इस पर हमला करने लगता है, उस सब सामने आकर मिस काया को बचा लेता है और क्लाहाडोरे का वो हमला सीधा उस सब पर जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर मिस काया को बहुत गुस्सा आता है और अपनी पॉकेट में से एक गन को निकालकर क्लाहाडोरे पर तान देती है। मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी क्लाहाडोरे, तुमने ये अच्छा नहीं किया। पर क्लाहाडोरे बड़ी चालाकी से मिस काया को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कैसे आपके पिता के मरने के बाद पिछले 3 सालों से मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ मिस काया, आपने और मैंने कितने सारे अच्छे लम्हे बिताए हैं और आप मुझे ही मारना चाहती हैं। और ये सब बातें कहते हुए क्लाहाडोरे मिस काया के हाथ से उस गन को छीनने लगता है और जैसे ही मिस काया को शूट करने लगता है, लूफी बिना किसी देरी के क्लाहाडोरे को एक पंच मार देता है और ये बंदा यहीं पर ढेर हो जाता है। अब क्लाहाडोरे के बेहोश होने के बाद तीनों पायरेट्स, जो कि उस सब के छोटे पायरेट्स हैं, ये सीधा क्लाहाडोरे को मारना शुरू कर देते हैं। पर तभी ये बंदा जाग जाता है, पर ये इन तीनों बच्चों को कुछ नहीं कहता और सीधा उस सब पर हमला करके उसे दूर धकेल देता है। क्लाहाडोरे लूफी से पूछता है, क्या तुमने
तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है? हाँ मैंने खाया है, जिसका नाम गम गम फ्रूट है, और मैं एक रबड़ का बन चुका हूँ। और इस तरफ जोरो और मियाओ ब्रदर्स के एक बंदे के बीच में खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, और ये देखकर क्लाहडोरे जांगो को ऑर्डर देता है, मिस काया को मार दो और साथ में इन तीनों बच्चों को भी, पर उसे मारने से पहले उसकी प्रॉपर्टी सिग्नेचर्स लेना मत भूलना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और जांगो मिस काया और इन तीनों बच्चों को अपने स्पिनर रोलिंग, जिसका यूज करके ये लोगों को हिप्नोटाइज करता है, उससे हमला करता है। पर इससे पहले कि हमला करता, उस उसे पीछे से गुलेल से मारता है, जिसकी वजह से इन तीनों बच्चों और मिस काया को जंगल में भागने का समय मिल जाता है। और इस तरफ जोरो ने भी उस मियाओ ब्रदर को हरा दिया है और उस सबको पकड़कर जंगल की तरफ जाने लगता है। पर क्लाहडोरे इसे रोकने की कोशिश करता है, पर सही समय पर लूफी इस पर हमला कर देता है और जोरो और उसप मिस काया और उन तीनों बच्चों को बचाने के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और लूफी और क्लाहडोरे के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है, और हम देखते हैं कि ये क्लाहडोरे लूफी को बहुत कड़ी टक्कर दे रहा होता है, पर लूफी भी हार नहीं मानता है और इसके साथ डट कर फाइट करता है। और इस तरफ मिस काया और इन तीनों बच्चों को भागते हुए देखते हैं, और जांगो इनके पीछे पूरे जंगल के पेड़ को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इसका मकसद इन सभी को मारना है, और पीछे से जोरो और उसप भी आ रहे होते हैं, और इस तरफ ये चारों एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरी वजह से तुम लोग भी मारे जाओगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम बहादुर पायरेट्स हैं, हम कायर नहीं हैं। हम आपको बचाएंगे मिस काया। और इस तरफ लूफी क्लाहडोरे की बहुत बुरी हालत कर देता है। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगा था एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, और तुम्हें मारने के बाद मैं इस क्रू को भी मार दूंगा, और उस नासमझ ज़ैंगो को भी। तुम सबके मारे जाने के बाद मेरा ये राज हमेशा राज ही रहेगा कि मैं क्लाहडोरे नहीं पायरेट कूरो हूँ। यार तुम कितने बकवास कैप्टन हो ना, तुमसे अच्छा तो वो उसप है। और लूफी के मुंह से अपना कंपैरिजन उसप से होता हुआ देखकर कैप्टन कूरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिर वो ना समझ मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? देखो, मुझे उसप की पावर के बारे में नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि उसकी लीडरशिप तुमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है। तुमने पिछले 5 सालों से अपने क्रू को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। क्लाहडोरे को एक जोरदार पंच मारता है और उसे चट्टान के अंदर भरीच देता है, और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो ये बंदा अपनी अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक का यूज होता हुआ देखकर इसके क्रू मेंबर्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? एक बच्चे के लिए इतना खतरनाक हमला, इससे तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। और उस टेक्निक का यूज करके कैप्टन कूरो हवा की तेजी से इन सभी पर हमला कर पाता है। सभी पायरेट्स घायल हो जाते हैं, और ये बंदा लूफी पर भी हमले करता जा रहा था। लूफी कंसंट्रेट करता है और कैप्टन कूरो की तेजी को समझने लगता है कि आखिर ये किस तेजी से इधर से उधर जा रहा है, और सही समय का वेट करके कैप्टन कूरो को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर उठाकर नीचे फेंक देता है। और कैप्टन कूरो जैसे तैसे उठ के लूफी से कहता है, तुमने मेरी टेक्निक को पूरा नहीं होने दिया, जिसकी वजह से मेरे क्रूमेट्स पूरी तरीके से नहीं मर पाए। उनके शरीर पर जो घाव हैं, उन पर जैसे जैसे हवा लग रही है वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। तुम बहुत ज्यादा निर्दयी हो लूफी। चलो तुम चिंता मत करो, तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा देर नहीं देखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इससे ज्यादा बदतर मौत देने वाला हूँ, पर इतनी आसानी से नहीं, तड़पा तड़पा कर। और इस तरफ जांगो ने उन तीनों बच्चों को ढूंढ लिया है, और एक बच्चे को गले से पकड़कर उसे इंटेरोगेट करते हुए मिस काया के बारे में पूछने लगता है। और इस बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ देखकर मिस काया ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती और जांगो के सामने आ जाती है। इन्हें छोड़ दो। हाँ ठीक है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी क्लाहडोरे के नाम कर दूंगी, और उसके बाद तुम मुझे मार भी सकते हो, बस उन बच्चों को छोड़ दो। और मिस काया के ऐसा कहने के बाद जांगो उन बच्चों को छोड़ देता है, और जांगो मिस काया से सारे के सारे प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा लेता है। और साइन होते ही मिस काया का गला पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है। उसे छोड़ दो, लगता है तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आ चुका है, मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। और उसप एक गुलेल का यूज करके जांगो के ऊपर एक हमला करता है और मिस काया को बचा लेता है। और इस तरफ कूरो और लूफी अभी तक लड़ रहे हैं। लूफी इसके सिर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और कूरो वहीं पर धराशायी हो जाता है। और इस तरफ टाउन के अंदर सभी विलेजर्स उसप के आने का इंतजार कर रहे थे। पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उसप अभी तक नहीं आया था टाउन में। उसके बिना लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि टाउन के लोग उसप से नफरत नहीं करते हैं। और इस तरफ उसप इन सभी का शुक्रिया अदा करता है इस टाउन को बचाने के लिए। अगर तुम सब नहीं होते तो आज ये पूरा टाउन तबाह हो जाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसप इन तीनों बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता है। और एक फ्लैशबैक को दिखते हैं जब उसप पहली बार इन तीनों बच्चों से मिला था, कैसे इन लोगों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती की थी। और उन सभी लम्हों को याद करते हुए, तो अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मैं लूफी, नामी और जोरो के साथ एक सफर पर जाना चाहता हूँ और अपने पिता की तरह एक पायरेट बनना चाहता हूँ। उसप के यहाँ से जाने की खबर सुनते ही ये तीनों बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, और उसप इन तीनों को रोता हुआ देखकर खुद भी रोना शुरू कर देता है। और इस तरफ एक रेस्टोरेंट में मिस काया इन तीनों से मिलने आती है। आप सभी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इस एहसान के बदले मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक प्रेजेंट तैयार करवाया है। मुझे उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। और इस तरफ उसप एक बहुत बड़ा सा बैग पैक करके घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये बैग इतना ज्यादा बड़ा था कि ये बंदा दरवाजे के अंदर ही फंस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस काया ने इन तीनों को एक पूरी की पूरी शिप ही प्रेजेंट के तौर पर दे दी है। ये देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये शिप फॉरेन में बनाई गई है और ये किसी भी तरह की लहर को सहन कर सकती है। ये शिप मिस काया ने स्पेशली आप सभी के लिए डिजाइन करवाई है। और इस शिप के अंदर मैंने आप सभी के लिए खाना, कपड़े, पानी वगैरह सब कुछ सारी सुविधाओं की उपलब्धि करवाई है, ताकि आपको सफर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और तभी उसप भी लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर आ जाता है और लूफी और जोरो इसे रोक लेते हैं। इसके बाद मिस काया और उसप अकेले में कुछ बात करते हैं। हम बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे मिस काया। सफर से वापस आने के बाद मैं आपको इस बार असली की कहानियां सुनाऊंगा। हाँ उसप, तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद ये सभी लोग अपने नए सफर के लिए निकल पड़ते हैं, और वो तीनों बच्चे भी इन सभी को जाते हुए देखते हैं। और उसप की याद में ये बच्चे आखिरी बार पूरे टाउन में चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि पायरेट्स आ गए हैं, बिल्कुल जैसे उसप करता है। और काया भी डिसाइड करती है कि
लूफी एक डॉक्टर बनेगी। अब हमारे हीरोज के पास एक नई शिप आ चुकी है और साथ ही में एक नया क्रू मेंबर जिसका नाम है उसॉप। और लूफी अपना एक फ्लैग डिजाइन कर लेता है। हमारे पास सब 4 लोग हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कैसा मार्क है भाई? एक पायरेट का फ्लैग डर को दर्शाता है और मुझे तुम्हारे टैलेंट से डर लग रहा है ओ लूफी। कर दी ना छोटी बात। हाँ, इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था। मैं पिछले 50 सालों से इस काम को कर रहा हूँ। 50 साल? तो फिर तो तुम एक बूढ़े आदमी होने चाहिए थे भाई। झूठ बोल रहा तू है, शर्म नहीं आती तुझे? उसॉप एक डिजाइन तैयार करता है पर ये किसी को भी पसंद नहीं आता और ये सभी लूफी का ही फ्लैग डिसाइड कर लेते हैं और इस शिप का नाम रखा जाता है गोइंग मैरी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सामने से एक तूफान आ रहा होता है और नामी को लगता है कि ये वही आइलैंड है जो कि फेमस है एक ट्रेजर के लिए। जो भी इस आइलैंड के पास जाता है उसे भगवान का प्रकोप सहन करना पड़ता है। ये सभी लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये आइलैंड बहुत ज्यादा डरावना होता है और यहाँ पर इंसानों को खाने वाले जंगली प्लांट्स वगैरह भी होते हैं। एक बार की बात है, इस आइलैंड पर कुछ पायरेट्स आ गए थे और जब वो सभी लोग रात में सो रहे थे तो सभी लोग एक जानवर में बदलने लगे। और तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के अंदर से इन्हें कुछ आंखें घूर रही होती हैं पर जोरो को कोई डर नहीं था और ये आराम से सो रहा होता है। और तभी लूफी के सामने एक सांप आ जाता है जिसका चेहरा खरगोश के जैसा था और तभी उसॉप को कोई चीज टच करती है। अरे यार लूफी मुझे चाट क्यों रहे हो? और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डॉगी होता है जिसकी शक्ल किसी चिकन की तरह थी। ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं और पीछे और भी जानवर होते हैं और तभी ऊपर से आवाज आती है, भाग जाओ यहाँ से, इस आइलैंड को छोड़ दो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ का भगवान हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। यार ये कितना अजीब है ना। तुमने अजीब किसे कहा? हाँ, और तभी बहुत सारे अजीब जानवर यहाँ पर आने लगते हैं। एक पिग आता है जो कि बिल्कुल लॉयन के जैसा दिख रहा था। लूफी उस पिग को उठाता है और ये सुअर इसके मुंह को खींच देता है। आखिर तुम हो कौन? अरे मैं रबड़ का बना हूँ और मैंने एक डेविल फ्रूट खाया था। डेविल फ्रूट? मैंने इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने हैं जब मैं एक पायरेट हुआ करता था। क्या तुम पायरेट भी थे? क्या तुम सच में कोई भगवान हो या हमें पागल बना रहे हो? हाँ, शांत हो जा, अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और तभी कुछ लकड़ियाँ इन पर हमला कर देती हैं। लूफी और नामी इनसे बहुत मुश्किल से बचते हैं और तभी लूफी के सिर के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लूफी रबड़ का बना है, इससे चोट नहीं लगती है। और तभी पीछे झाड़ियों में से एक गन निकलती है और लूफी पर शूट कर देती है पर लूफी को कुछ नहीं होता। अच्छा तो तुम ही गॉड हो? हाँ, ये तो एक मॉन्स्टर है। और लूफी और उसॉप उसका पीछा करने लगते हैं और ज्यादा आगे तक नहीं जा पाता और एक पेड़ से टकरा जाता है। और ये सभी लोग देखते हैं कि उस बक्से के अंदर एक आदमी पड़ा हुआ था और ये वही बंदा है जो कि अभी खुद को गॉड वगैरह कह रहा था। मुझे उठाओ, अरे मुझे उठाओ भाई। ये दोनों उसे उठाते हैं मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और यहाँ से भागने लगता है लेकिन लूफी इसका गला पकड़ लेता है। भाग कर रहे हो? हाँ, इधर आओ। और उसे अपनी तरफ खींच लेता है पर खींचते खींचते लूफी इसके साथ ही पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पर लूफी किसी तरह से इसे बचा लेता है पहाड़ी से गिरने से और दोबारा स्ट्रेच होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। नामी इस बंदे का इलाज करती है, इसे पट्टी वट्टी लगाती है। मैं इस बॉक्स से बाहर नहीं आ पा रहा, मैं 20 साल से इस आइलैंड पर हूँ। पर उस सबको इसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और चाय पीने लगता है। सही है भैया बंदा। क्या तुम 20 सालों से यहाँ पर थे? हाँ, हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी दाढ़ी मूंछें सब कुछ आ चुकी है, मेरी आईब्रोज भी एक दूसरे के साथ टच हो चुकी हैं। और जोरो उठ जाता है। उस सबसे उसकी चाय छीनता है और उसे पीने लगता है। और तभी इसकी आंखें खुलती हैं, इसे होश आता है और देखता है कि अबे ये कौन है भाई? अबे ये कौन है? साले जोरो जब देखो सोता रहता है, ये फंस गया इसमें। जोरो और लूफी इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर ये बंदा नहीं निकल पाता। मैं 20 सालों से इसके अंदर हूँ, मेरी बॉडी और ये ट्रेजर बिल्कुल चिपक चुके हैं, अगर इसे तोड़ा तो मेरी बॉडी भी टूट जाएगी। और तुम लोग हो कौन? मैं हूँ लूफी और मेरा सपना है एक पायरेट किंग बनना और वन पीस खजाने को हासिल करना। वन पीस? तुम सच में उसके पीछे हो? तो मतलब है कि तुम ग्रैंड लाइन में भी एंटर करोगे? हाँ, ओए बच्चे, उस जगह को हल्के में मत ले, वो जगह एक कब्रिस्तान है। मैंने एक बार कुछ पायरेट्स को देखा था जो कि वहाँ से लौटे थे। वो इस हालत में थे जैसे कि जिंदा तो हैं पर उनकी आत्मा जा चुकी है। ये बहुत ज्यादा डरावना था। लूफी के हाथों में ग्रैंड लाइन का मैप होता है। तो क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड लाइन कहाँ पर है? हाँ, तुम्हें इस मैप को पढ़ना आता भी है? नहीं जी, मुझे नहीं आता। ये 20 साल पुरानी बात है जब मैं और मेरे 200 साथी इस आइलैंड पर आए थे। हमने एक एक पेटी को छाना पर हमें यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं मिला। हम लोग इस आइलैंड से जाने लगे थे लेकिन गायमॉन, जो कि मेरा नाम है, मैंने देखा कि एक पहाड़ी के ऊपर कुछ पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि वो खजाना होगा तो मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा और मुझे वहाँ पर बहुत सारा खजाना भी मिला। पर तभी मेरा हाथ छिटक गया और मैं जमीन के ऊपर गिर गया। नीचे एक ट्रेजर था और मैं उसके अंदर ही समा गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी उस ट्रेजर के साथ अटैच हो गई। मैंने बहुत कोशिश की अपने दोस्तों को पुकारने की पर मुझे बचाने कोई नहीं आया और पिछले 20 सालों से मैं इसी हालत में हूँ। 20 सालों से मैंने उस खजाने की रक्षा की है और वो सिर्फ मेरा है, इसलिए जो भी इस आइलैंड पर आता है मैं उसे डरा कर यहाँ से भगा देता हूँ। अच्छा तो ये सब हुआ था? हाँ, चलो ठीक है गायमॉन, हम आपकी हेल्प करेंगे उस खजाने को पाने के लिए। और इस सभी लोग उस पहाड़ के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो खजाना पड़ा हुआ है ऊपर। ये पहाड़ बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आखिरकार वो समय आ ही चुका है जब मुझे एक खजाना मिल जाएगा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है गम गम रॉकेट मूव का यूज करके और लूफी को ऊपर 6 खजाने मिलते हैं। मुझे वो मिल गया। उसे मेरी तरफ फेंको जल्दी से। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगा। ये क्या बोल रहे हो लूफी? अरे ये कर क्या रहा है? मजाक करना बंद करो लूफी, उसे नीचे फेंको। नामी बेटा शांत हो जाओ, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूफी बेटा वो खाली है ना? है ना? हाँ, ये खाली है सबके सब। गायमॉन ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ये बंदा पिछले 20 सालों से इस खजाने की रक्षा कर रहा था जो कि असलियत में कोई खजाना था भी नहीं। मैंने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओ चाचा जी शांत आ जाओ। अगर मैं 20 की जगह 30 पे आता है फिर तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपके पास 10
साल भी नहीं बचते, मर जाते आप। चलिए अब हमारे साथ मिल जाइए, आप भी हमारे साथ एक पायरेट बन जाइए और इस छोटे मोटे खजाने की जगह हम आपको 1 पीस दिलाएंगे। क्या तुम मुझे न्योता दे रहे हो? हाँ, पहली बार मुझे किसी ने इनवाइट किया अपने ग्रुप में। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, पर ये गायमोन साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी क्रीचर्स इनकी किसी फैमिली की तरह बन चुके थे और ये खजाने से भी बढ़कर थे और ये बंदा उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। अब मुझे उस खजाने की चिंता नहीं रही, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है गायमोन चाचा जी, फिर से मिलते हैं। तुम्हारा शुक्रिया, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 पीस तुम्हें जरूर मिले बच्चे। अब इसके अगले दिन हम इन सभी को देखते हैं। नामी एक बुक पढ़ रही होती है, उसॉप अपनी गुलेल को साफ कर रहा है और जोरो हमेशा की तरह आलसी सो रहा है। तभी लूफी बेसमेंट में से बाहर निकलता है और एक बक्सा लेकर आता है। "हे यूसॉप, इसके अंदर बंदूक की गोलियां हैं, मुझे लगता है हमें ट्राई करना चाहिए। मैं हमेशा से ही ये काम करना चाहता था। जोरो भाई तुझे पता है कैसे काम करता है? अरे यार ये सोता ही रहता है, जब देखो कितना बोरिंग है। यहाँ से थोड़ी ही दूर साउथ की तरफ एक चट्टान है, तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो लूफी। तो ठीक है, शिप को वहीं पर लेकर चलो। अब इसके बाद हम जोरो का फ्लैशबैक देखते हैं और हम छोटे जोरो को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ा होकर अपने विलेज को देख रहा होता है। इसके बाद हम एक डोजो को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी जोरो यहाँ पर पहुँच जाता है और चिल्लाकर कहता है, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। और तभी डोजो का मास्टर यहाँ पर आ जाता है। मुझे खुशी हुई तुमने मुझे चैलेंज किया। अगर मैं जीत गया तो ये डोजो मेरा होगा और अगर मैं हारा तो यहाँ पर एक स्टूडेंट बन जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है बच्चे। कोई ना, आओ इससे लड़ो। क्वीना एक लड़की होती है जो कि इसकी बेटी है। क्या? मुझे लगा था तुम मुझसे लड़ोगे। एक लड़की को बुला रहे हो मुझसे लड़ने के लिए, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेशक कोई ना एक लड़की है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। ठीक है, अगर इतनी ही ताकतवर है तो मैं इसे लड़ूंगा। ये मास्टर जोरो को तलवारों के पास लेकर जाता है तुम्हें जैसे चाहिए तुम वैसे तलवार ले सकते हो। और जोरो कम से कम 9 तलवारें अपने मुंह में और हाथों में भर लेता है। चलो अब एक दूसरे के आगे सर झुकाओ, और झुकते ही 3 तलवारें तो वहीं पर गिर जाती हैं और जोरो 3 स्पोर्ट स्टाइल का यूज करके लड़ने की कोशिश करता है, पर क्वीना इसे एक ही शॉट में हरा देती है। जोरो की सारी तलवारें बिखर जाती हैं। डैम इट, मैं एक लड़की से नहीं हार सकता। वापिस से तलवार को उठाता है। ये पहली बार है कि मैंने कोई बैम्बू की तलवार उठाई है। अच्छा तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? हाँ, मैं ताकतवर बनूंगा, सबसे ज्यादा ताकतवर। और भागकर क्वीना की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, पर जैसे ही आगे बढ़ता है तो क्वीना इसे एक ही शॉट में हरा देती है। जोरो को यकीन नहीं होता कि एक लड़की से कैसे हार गया। हाँ तो अब तुम हार चुके हो और अब तुम्हें यहाँ पर एक स्टूडेंट बनना होगा। उसके बाद जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। नॉर्मल बच्चों से 4 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करता है क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हो चुकी है कि एक लड़की से हार गया। क्वीना भी इसे ट्रेनिंग करते हुए देखती रहती है, पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी ये क्वीना को नहीं हरा पाता। तुम कितने कमजोर हो जोरो, लड़का होने के बावजूद भी मुझसे नहीं जीत पा रहे, तो ये मेरी 2000 में जीत हुई। और जोरो अपने कपड़े साफ करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोजो मास्टर एक और बंदे के साथ बात कर रहा होता है। वाकई में जोरो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हाँ लेकिन ये अभी तक क्वीना के लेवल का नहीं हो पाया है। लगता है जोरो ही फ्यूचर में इस डोजो को संभालने वाला है। क्वीना सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्यों ना उसे ही ये डोजो दे दिया जाए। नहीं, क्वीना एक लड़की है, वो ये डोजो नहीं संभाल सकती। क्वीना ये बातें सुन लेती है और एकदम से दरवाजा खोलकर बोलती है, मैंने सब कुछ सुन लिया और अब मैं इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन बनकर ही दिखाऊंगी। नहीं क्वीना, तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन कभी नहीं बन सकती और ना ही तुम इस डोजो को संभाल सकती हो। ये बातें सुनकर क्वीना चुपचाप यहाँ से चली जाती है और आधी रात को जोरो 2 स्वॉर्ड्स उठाकर क्वीना को चैलेंज करने के लिए पहुंच जाता है इसके पास। इसके बाद इनकी फाइट शुरू हो जाती है और ये स्वॉर्ड्स असली होती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पर क्वीना जोरो को फिर से हरा देती है और जोरो रोने लग जाता है कि एक लड़की से कैसे हार रहा है बार बार। तुम लकी हो जो कि एक लड़के पैदा हुए हो, मैं तो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हूँ और एक औरत में बदलती जा रही हूँ और मैं दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन कभी नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम पक्का वर्ल्ड की सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बनकर दिखाओगी और उसके बाद हम दोनों उस टाइटल के लिए लड़ेंगे आपस में। जोरो इसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और अगले दिन से क्वीना और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और जोरो भी अपनी ट्रेनिंग का लेवल बढ़ा देता है। एक दिन जोरो ट्रेनिंग कर रहा होता है और 3 बच्चे इसके पास आकर इसे बताते हैं कि क्वीना मर चुकी है। जोरो को इसकी बात सुनकर यकीन ही नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वीना की अर्थी को ले जाया जा रहा होता है और एक आदमी बताता है कि इसका सीढ़ियों पर से पैर फिसल गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो चुकी है। अगले दिन जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसके मास्टर ने उसे अपने पास बुलाया। मुझे क्वीना की बहुत ज्यादा याद आती है। क्वीना का नाम सुनते ही जोरो रोने लग जाता है। क्वीना का सपना अब तुम पूरा करोगे जोरो। जी, अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि मेरा नाम स्वर्ग तक सुनाई देगा। ये लो जोरो, क्वीना की सोर्ड मैं तुम्हें देता हूँ। और मास्टर इसे क्वीना की सोर्ड दे देते हैं। इसे कभी खोना मत। जोरो उसे सोर्ड को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और इसके बाद जोरो बड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके क्वीना को श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी कब्र के पास जाता है। मास्टर, अब मैं जा रहा हूँ क्वीना का सपना पूरा करने के लिए। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और जोरो उठ जाता है और देखता है कि लूफी और उसॉप दोनों कैनन फायर ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये दोनों एक पत्थर को उड़ा देते हैं कैनन फायर करके। अब इसके बाद सभी लोग किचन के अंदर बैठे होते हैं और तभी अचानक से शिप के अंदर कोई घुस आता है और ये बंदा एक पायरेट हंटर होता है और एक तलवार लेकर बोलता है, तुम लोग जल्दी से बाहर आओ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सर लेने आया हूँ, मैं एक पायरेट हंटर हूँ, मैंने बहुत सारे पायरेट्स को मारा है। जोरो ये सब कुछ सुन रहा होता है। ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है। साले तो हमारी शिप पे पहुंचा कैसे? हाँ, तेरी ऐसी की तैसी रुक तू। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और इसे नीचे फेंक देता है और तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है। जॉनी, क्या ये तुम हो? बड़े भैया जोरो, आप इधर पायरेट्स की शिप पर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? और दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। क्या हम समुद्र के बीच में हैं? हाँ, हम समुद्र के बीच में हैं। और इस तरफ जोरो जॉनी को देखता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे
रहे हो और तुम्हारा साथी कहाँ पर है? हाँ वो वहाँ पर जख्मी पड़ा है। और जॉनी यूसाको को दिखाता है इसका पार्टनर जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है। ये जब से मेरे साथ इस समुद्र में आया है तब से बीमार है। हम आराम करने के लिए एक पत्थर के पीछे बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर किसी ने किसी कैनन से हमला कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया मदद मांगने के लिए। हमें माफ करना, दरअसल ये हमारा ही काम है। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, अब यूसाको शायद से ही बच पाएगा, ये बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। ये सुनकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। तभी नामी उसॉप को चेक करती है, इसकी जीभ बाहर निकालती है और लूफी और उसॉप को कुछ फल लेने के लिए बोलती है जो कि एंटीबायोटिक्स का काम करेंगी। ये दोनों इसे फल खिलाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बीमारी है, तुम सही टाइम पर आ गए, वरना ये शायद से ही बच पाता। बड़ी बहन नामी बहुत अच्छी है। उस फल को खाने के बाद यूसाको पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये दोनों नाचना शुरू कर देते हैं। साले इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया तू? इसके बाद ये दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। डॉनी और यूसाको बाउंटी हंटर्स होते हैं। तभी यूसाको जोरों से हाथ मिलाता है और अचानक से फिर से बेहोश हो जाता है। इसकी नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ये लोग यूसाको को एक कमरे के अंदर सुला देते हैं और किचन में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। ये बीमारी बहुत ज्यादा रेयर है और इसका इलाज है ताज़ा खाना। हमें एक बावर्ची रखना होगा। हाँ मुझे एक जगह पता है जहाँ हमें एक बढ़िया कुक मिल सकता है और वो जगह ग्रैंड लाइन के पास भी है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वहाँ पर हॉकाई यानी कि बाज की नजर वाला आदमी भी रहता है। हॉकाई का नाम सुनते ही जोरो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक खाने वाली जगह का नाम कुछ और नहीं बल्कि बाराती होता है। शादी वाले बाराती नहीं, इस जगह का नाम है बाराती। हमारे हीरोज यहाँ पर जा ही रहे होते हैं कि तभी ये सभी लोग देखते हैं कि एक और शिप इनके सामने आ चुकी है, एक मरीन शिप। और तभी इसमें से वही आदमी बाहर निकलता है जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। मेरा नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और मैंने तुम्हारा ये फ्लैग पहली बार देखा है। इस शिप का कैप्टन कौन है? मैं हूँ इस शिप का कैप्टन और मेरा नाम है मंकी डी लूफी। इस बंदे का नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और ये एक नेवी हेडक्वार्टर का लेफ्टिनेंट है। और तभी इसकी बंदी यहाँ पर आ जाती है। डियर ये लोग कौन है? चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी इस आयरन फिस्ट की नजर जॉनी और यूसाको पर पड़ती है और ये बंदा इनका मजाक उड़ाने लगता है और शो ऑफ करने के लिए बंदे अपने हाथों से बहुत सारे पेपर उड़ाते हैं जिसके ऊपर उन सभी लोगों की पिक्चर्स हैं जिन्हें ये लोग अब तक मार चुके हैं। और नामी इसमें से एक बंदे की फोटो देखती है। नामी मेरी बड़ी बहना, ये वांटेड पायरेट्स हैं और इन्हें मारकर हमें पैसे मिलते हैं। उस फोटोग्राफ को देखकर नामी का चेहरा उतर जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये नेवी वाला बंदा अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है लूफी की शिप को उड़ाने के लिए और इनके ऊपर एक कैनन फायर कर देता है। लेकिन लूफी उसे रोक लेता है और लूफी उड़ते हुए सीधा उस रेस्टोरेंट की छत तोड़ के हेड शेफ के कमरे में एक होल कर देता है जिसकी वजह से हेड शेफ को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। मेरी चिंता मत करो, कस्टमर्स के लिए खाना तैयार करो, उन्हें खाना खिलाना ही हमारा कर्तव्य है। और तभी दो बंदे लूफी को पकड़कर इसे हेड चीफ के रूम में भेज देते हैं। लूफी गिरता पड़ता इसके रूम में जाता है और इससे माफी मांगता है। अरे सर माफ कर दो यार। लूफी देखता है कि उस शेफ की एक टांग ही नहीं है तो मैं इसे नुकसान के पैसे देने होंगे, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है सर। तो फिर तो मैं यहाँ पर काम करना होगा पूरे 1 साल तक। क्या? शेफ इसके मुंह पर एक लात मारता है। चुपचाप करो यहाँ पर अब काम। और नीचे फुल बॉडी अपनी बंदी के साथ खाना खा रहा होता है। सभी लोग इन्हें देख रहे होते हैं। ये वाइन पक्का नॉर्दर्न विंग की है, कैसी लगी तुम्हें? हाँ सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये वाइन बहुत ज्यादा रेयर होती है। पर तभी सांजी इसके सामने आ जाता है जो कि एक कुक है इसी रेस्टोरेंट में और ये बंदा इस सीरीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सांजी इसका हाथ पकड़ के कहता है नहीं तुम गलत हो और अब चुपचाप अपना सूप पियो, समझे? सभी लोग फुल बॉडी पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। और इस तरफ लूफी उस शेफ से डील करता है कि यहाँ पर 2 नहीं 3 हफ्ते तक काम करेगा सिर्फ। तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि तुम कितने दिन यहाँ पर काम करने वाले हो। शेफ एक चाकू निकाल लेता है। तुम्हें यहाँ से जाना है तो जा सकते हो लेकिन अपनी एक टांग यहाँ पर रख कर जाना। नहीं यार मैं नहीं दूंगा आपको, माफ कर दो यार। और इस तरफ सभी लोग गोइंग मैरी को लेकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस तरफ फुल बॉडी को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रही होती है और टेबल के नीचे मौजूद एक कीड़े को मारकर उसे अपने सूप के अंदर डाल देता है। ये देखो मेरे सूप में एक कीड़ा निकला। लेकिन सांजी फिर से इसकी इंसल्ट कर देता है। मैंने आपको देख लिया था ये करते हुए, ये कीड़ा आप ही ने डाला है ना? और तभी फुल बॉडी टेबल तोड़ देता है और सारा खाना गिरा देता है। सांजी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या तुम्हें पता है इस सूप को बनाने के लिए मुझे कितना समय लगा था? और सांजी इसे पीट कर इसे गले से पकड़ लेता है। अब तुम्हें पता चलेगा एक समुद्री कुक से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। फुल बॉडी की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। इसके बाद एक कुक सांजी को मरीन कैप्टन से फाइट करते हुए दिखता है। मरीन कैप्टन मतलब कि यही फुल बॉडी। सांजी ये क्या है? हाँ तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल मत दो। और ऐसा बोलकर सांजी फुल बॉडी को छोड़ देता है। तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया? ये सुनकर सांजी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अगर इसे कोई ना पकड़ता तो ये इस मरीन कैप्टन को यहीं पर मार डालता। ये देखकर ये मरीन कैप्टन भी बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सारी फाइट जोरो, नामी और उसॉप दूर से देख रहे होते हैं। और तभी लूफी भी छत तोड़कर यहाँ पर आ जाता है। तुम्हारी वजह से मेरी सीलिंग भी टूट गई, अब तुझे इसका पैसा भी भरना होगा। अरे ओ बुड्ढे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? ये सारी तेरी गलती है। आप इन्हें लड़ाई झगड़ा किया जिसकी वजह से सीलिंग टूट गई। मैं इसके पैसे नहीं देने वाला अब। और इस तरफ जैसे ही मास्टर शेफ को पता चलता है कि सांजी यहाँ पर लड़ाई कर रहा है तो इस सांजी को एक किक मारकर दूर फेंक देते हैं। ये देखकर फुल बॉडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी मास्टर शेफ इस मरीन कैप्टन को भी नहीं छोड़ते हैं और इसे भी लात मारकर दूर फेंक देते हैं। आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं मरीन कैप्टन हूँ। इससे हमें क्या लेना देना? हाँ, अगर तुम्हें यहाँ खाना खाना है तो तुम्हें सबकी इज्जत करनी होगी, भले ही वो वेटर हो या फिर कोई कुक। और इन्हीं सभी बातों के बीच में मरीन कैप्टन का एक क्रूमेट यहाँ पर आ जाता है और अपने कैप्टन फुल बॉडी से कहता है, मास्टर, डॉन क्रीक का वो पायरेट भाग चुका है और वो जाकर
फिर डॉन क्रीक को सब कुछ बता देगा। और डॉन क्रीक कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है। और तभी इन सभी के बीच में उस सोल्जर को पीछे से कोई गोली से उड़ा देता है। और जिस बंदे ने इसे मारा है इसका नाम है गिन और ये भी एक पायरेट है। अंदर आकर ये बंदा एक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर लेने के लिए कहता है। और ये मोटा शेफ जिसका नाम पेटी है, सर आपको क्या चाहिए मुझे बताइए प्लीज, मैं जल्दी से आपके लिए लेकर आता हूँ। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जगह का खाना थोड़ा सा महंगा है, तो आपके पास पैसे तो है ना सर? और ये सुनकर ये गिन पेटी के ऊपर बंदूक तान देता है। ये देखकर पेटी समझ जाता है कि इस बंदे के पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ये डराकर यहाँ पर बस खाना खाना चाहता है और पेटी बिना किसी देरी के इस बंदे पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो टेबल भी टूट जाता है। ये देखकर मास्टर शेफ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई क्या ये नुकसान कराई जा रहे हैं आज मेरा सारे के सारे। इसके बाद पेटी गिन को बाहर फेंक देता है और सांजी भी अपने काम पर लग जाता है। और लूफी गिन को देखकर उससे पूछता है, तुम कितने दिन से भूखे हो? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और तभी सांजी इसके लिए यहाँ पर खाना लेकर आता है। चुपचाप इस खाने को खा लो, समझे, वरना भूख के कारण मर जाओगे। अगर तुमने मुझे ये खाना दिया तो मैं खाना खाकर तुम्हें जान से मार दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे, खाना खा लो उसके बाद आराम से फाइट करेंगे, समझे। और ये पायरेट खाना खाना शुरू कर देता है। इस आदमी की आंखों में आंसू होते हैं। सच में ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन इस खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और इन सारी चीजों को लूफी भी ऊपर से देख रहा होता है। तुम एक अच्छे को कहो सांजी, और दिल के भी काफी अच्छे हो। क्या तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होना पसंद करोगे? तुम्हारा क्रू? लूफी सांजी को बताता है कि इसके पास एक शिप है, एक क्रू भी है जिसके अंदर पहले से 3 मेंबर्स भी हैं। अच्छा तो तुम ही वो हो जिसने हमारे रेस्टोरेंट पर तोप से हमला किया था। अरे यार वो तो गलती से हो गया था, पर यार अपना वो बुढ़ऊ बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो मास्टर शेफ अपने जमाने का एक बहुत खतरनाक पायरेट रह चुका है और इस रेस्टोरेंट को बहुत ज्यादा प्यार करता है और हम सभी से भी, और हम लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो ये बात दोबारा मत कहना। अरे यार ये सब तो ठीक है लेकिन प्लीज मेरा क्रू ज्वाइन कर लो यार। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अरे यार ये क्या बहाने से लगा रहे हो? हाँ तुम्हें हमारे क्रू में ज्वाइन होना ही पड़ेगा, हमें कुक चाहिए, समझ गए ना, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर सांजी को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये कौन होता है इसका ऑर्डर देने वाला, और इन दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लूफी सांजी को जबरदस्ती इसके क्रू में ज्वाइन होने के लिए कह रहा होता है। इसके बाद पायरेट सांजी का शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है और मास्टर शेफ भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और उस पायरेट के जाने के बाद लूफी से कहते हैं जल्दी से आ जाओ, रेस्टोरेंट में बहुत सारे काम पड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी वेटर के कपड़े पहनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बन के दिखाऊंगा पायरेट्स का राजा। और जोश के साथ काम करना शुरू कर देता है। भाई क्या ये बर्तन धो रहा है यहाँ पे, बनना इसको पायरेट है। और लूफी जितने भी काम कर रहा होता है सारे के सारे उलट पुलट कर देता है, प्लेटें तोड़ देता है, कहीं पर अपना हाथ ही जला देता है, कस्टमर का खाना खा लेता है। और कुल मिलाकर ये बंदा इन सभी का काम बढ़ा ही रहा था। और लूफी की इस तबाही और नुकसान को देखते हुए पेटी सानू से बोलता है, तुम बस ऑर्डर लेकर आओ और कुछ भी नहीं, समझे, बस इतना ही कर दो महाराज। और ये सुनकर लूफी भी बहुत गुस्से में बाहर निकलता है और ऑर्डर लेने के लिए नामी जोरो और उसप के पास जाता है और देखता है कि ये सभी लोग मजे से यहाँ पर खाना खा रहे हैं। साले जोरो बिना अपने कैप्टन के खाना खा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? सांजी भी इन सभी को नोटिस कर लेता है। अच्छा तो ये है लूफी का क्रू। हाँ। और जैसे ही ये बंदा नामी को देखता है तो बिना देरी किए नामी के पास आकर सिंपिंग करना शुरू कर देता है। इसे एक गुलाब देता है और बोलता है तुम कितनी सुंदर लड़की हो, मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी, सोनिए मेरे साथ चल, किसने देखी है कल, तेरे साथ बिताऊंगा अपनी जिंदगी का हर एक पल। और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आ जाता है। अगर ये बंदीबाजी खत्म हो गई हो तो काम पर ध्यान दे सांजी, हाँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और इस तरफ गिन अपने हेडक्वार्टर में आकर सांजी के बारे में अपने कैप्टन को बताता है कि कैसे एक सांजी नाम के कुक ने उसकी जान बचाई। और ये सुनकर ये पायरेट कहता है, इस पायरेट का नाम है डॉन क्रीग। मुझे भी उस जगह पर लेकर जाओ, मुझे भी उस पायरेट से मिलना है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं और तुम्हें कोई मामूली सी डिश बनानी भी नहीं आती है। चुप हो जाओ बूढ़े आदमी, तुम कुछ भी कहो, जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ से नहीं जाने वाला। और चीफ यहाँ से जाने लगता है। भाई अब तो ज्वाइन कर ले मेरा क्रू। साले तुझे समझ नहीं आता? हाँ मुझे नहीं करना तेरा क्रू ज्वाइन। इसके बाद लूफी वेटर वाला काम कर रहा होता है और रेस्टोरेंट का कचरा बाहर फेंकने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बहुत बड़ी शिप पर जाती है जो कि इनकी तरफ ही आ रही है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाता है। और इस शिप को देखकर रेस्टोरेंट के अंदर सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और उस शिप को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी है, बाराती रेस्टोरेंट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ी। और उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये शिप किसी और की नहीं बल्कि डॉन क्रीग की है। डॉन क्रीग बहुत गुस्से में रेस्टोरेंट के अंदर आता है पर बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था। गिन भी इसके साथ ही होता है और उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। और तभी डॉन क्रीग एक हेल्पलेस वॉइस में बोलता है, मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार खाना कब खाया था, कृपा करके मुझे खाना खिला दीजिए प्लीज। और डॉन क्रीग जैसे एक बड़े पायरेट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये देखकर पेटी हंसने लग जाता है। हमारे सामने तो बड़े बड़े पायरेट्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हम तुझे खाना नहीं खिलाने वाले, हम तुझे मरीन वालों को सौंप देंगे। ये एक अच्छा मौका है डॉन क्रीग जैसे एक इंसान को जेल के अंदर डालने का। पर तभी सांजी पेटी को एक लात मार के इसे नीचे गिरा देता है और डॉन क्रीग को खाना दे देता है। और पीछे से एक शेफ चिल्लाता है, ओए सांजी, उस खाने को दूर रख दे। वो हमेशा ऐसे ही करता है, पहले सिंपैथी दिखाता है और उसके बाद बेवकूफ बनाकर बाद में उन पर हमला कर देता है। उससे खाना दूर रखो। ये बंदा ये सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी डॉन क्रीग खाना खा लेता है और उसके बाद बिना किसी देरी के सीधा सांजी पर हमला कर देता है। ये देखकर गिन हैरान हो जाता है। ये आप क्या कर रहे हो मास्टर? और डॉन क्रीग गिन को पकड़ के इसके हाथ की सारी हड्डियां
तोड़ देता है। जल्दी से मेरे सारे क्रू के लिए खाना तैयार किया जाए, वरना इस पूरे रेस्टोरेंट को तबाह कर दूंगा और इस जगह के सारे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सभी लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं। इसके बाद पेटी बिना देरी किए अपनी बंदूक से डॉन क्रीक पर हमला कर देता है, पर जैसे ही धुंध हटती है तो हम देखते हैं कि डॉन क्रीक को कुछ भी नहीं होता है और इसकी बॉडी के ऊपर एक मेटल आर्मर है और बहुत सारी बंदूकें भी हैं और अपनी बंदूकें बाहर निकालकर वहाँ पर मौजूद सभी शेफ्स पर हमला कर देता है। मेरी बात ना मानने का नतीजा यही होता है। अगर तुमने जल्दी से खाना नहीं बनाया तो मैं तुम सभी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। खाना बनाना शुरू कर दो। और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आ जाता है और इसे देखकर डॉन क्रीक भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तुम तो जेफ हो ना? दरअसल ये जेफ पहले एक पायरेट हुआ करता था और इस बंदे को रेड फुट जेफ कहा जाता था, क्योंकि इस बंदे की किक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जिसको भी मारता था वो खून से लथपथ हो जाता था या फिर जान से ही मर जाया करता था अपने ग्लोरी डेज में। पर अब तो तुम्हारे पास पैर ही नहीं है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुपचाप मेरे लिए खाना तैयार करो। और मैंने सुना है कि तुमने ग्रैंड लाइन को क्रॉस किया है, हाँ? बिना कोई चोट खाए। मुझे इसका राज बताओ, तुम ग्रैंड लाइन से जिंदा वापस कैसे आए? और लूफी भी जेफ से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि लूफी जेफ को एक नॉर्मल इंसान समझ रहा था, पर असल में ये बंदा ग्रैंड लाइन को क्रॉस करके आया है, वो भी बिना किसी चोट खाए। तो मुझे बताओ या ना बताओ, एक दिन मैं सभी पायरेट्स का राजा बन जाऊंगा, यानी कि किंग ऑफ द पायरेट्स, वन पीस को ढूंढकर। तुमसे पहले मैं ग्रैंड लाइन में जाऊंगा, समझे? और वन पीस को पाकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनकर दिखाऊंगा। तुम्हें जरूर हराऊंगा, देख लेना। ये सुनकर डॉन क्रीक को गुस्सा आ जाता है। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है, हाँ? ये कोई मजाक नहीं है, एक दिन मैं पायरेट किंग बनकर दिखाऊंगा और तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये सुनकर डॉन क्रीक का ईगो हर्ट हो जाता है कि एक छोटा सा बच्चा इसे हराने की बात कर रहा है और ये दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी जोरो अपना ब्लेड बाहर निकालता है। ओए लूफी, क्या मेरी जरूरत है? ये लोग तेरे पायरेट्स हैं, हाँ? नहीं, दो और लोग हैं। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि शिप के ऊपर खड़ी है और उसके हाथ में वही वांटेड वाला पोस्टर है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और इसकी कहानी हम आगे के पार्ट्स में देखने वाले हैं। गिन सांजी से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ करना सांजी। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात सुन के सभी शेफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर शेफ, इस आदमी ने उसे खाना खिलाया। ये सुनने के बाद भी आप चुपचाप बैठे रहेंगे? हाँ, आप सांजी की साइड ले रहे हो? क्या आप भी सांजी के साथ मिले हुए हो? चुप हो जाओ तुम सभी लोग। क्या तुम कभी भूखे रहे हो? क्या तुम्हें पता है भूखे रहने का मतलब क्या होता है? इतना बड़ा समुद्र जहाँ कोई खाना नहीं, पानी पी नहीं सकते, और अगर वहाँ तुम्हें भूख लग जाए तो कैसा होगा? क्या तुम्हें पता है ये कितना डरावना है और कितना मुश्किल है? इस बात को सांजी से बेहतर और कोई नहीं जानता। अभी हमारे पास इन चीजों के लिए समय नहीं, लड़ने की तैयारी शुरू करो। किसी भूखे को खाना खिलाना यही मेरी पहचान है, चाहे दुश्मन हो या दोस्त, मैं हर किसी को खाना खिलाता हूँ। और लूफी गिन से पूछता है, तुम तो ग्रैंड लाइन गए थे ना, तो तुम्हें तो बहुत सारी बातें पता होंगी। हाँ, हम लोग 50 शिप लेकर वहाँ पर गए थे, पर सामने से जो आदमी आया उसने वो 50 शिप खत्म कर दी। सारी शिप्स एक एक करके डूबती रही और सिर्फ कुछ ही शिप्स वापस आ पाई। ये सुनकर सभी लोगों की फट जाती है कि एक ही बंदे ने 50 शिप्स को हरा दिया। उसकी आंखें बिल्कुल किसी बाज की तरह है। और ये सुनकर जोरो के भी पसीने छूटने लगते हैं। तो ये पक्का हॉकाई होगा। जोरो हॉकाई को ही ढूंढ रहा था इतने सालों से। हमने उस आदमी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उसने हमारी सारी शिप को डुबा दिया। अरे यार, कितना इंटरेस्टिंग है। मुझे और भी खतरनाक ओपोनेंट्स मिलने वाले हैं। अबे ओ लूफी, तुझे डर नहीं लगता है? इसके बाद हम बाहर देखते हैं कि हॉकाई यहाँ पर पहुंच चुका है। इसकी आंखें बिल्कुल किसी बाज की तरह है और ये बंदा सीधा डॉन क्रीक की उस शिप पर हमला कर देता है और एक ही हमले से वो पूरी शिप धराशायी हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। ये क्या हो गया? ये किसका हमला था? और शेफ समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हॉकाई है। पर हॉकाई यहाँ पर कर क्या रहा है? जोरो टेंशन में आ जाता है क्योंकि नामी, यूसाकू और जॉनी अभी भी उस शिप के ऊपर थे। और तभी जॉनी और यूसाकू यहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि बड़ी बहन नामी वो जा चुकी है, वो सारा खजाना चुरा कर शिप लेकर भाग गई। ये सुनकर लूफी, जोरो और उसॉप हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो गया? और लूफी इन सभी को ऑर्डर देता है, और जोरो, उसॉप, उस शिप को लो और नामी का पीछा करो। नहीं, ऐसी लड़की की हमें जरूरत नहीं जो बार बार हमें धोखा देकर भाग जाती है। नहीं यार, मुझे वही चाहिए अपने नेविगेटर के रूप में। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एंड में जोरो मान जाता है। और तभी जोरो की नजर में हॉक पर जाती है और उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि क्या यही वो आदमी है जिसने उन 50 की 50 शिप को एक ही बार में खत्म कर दिया था? हाँ, यही है, मास्टर सोर्ड्समैन हॉकाई, ड्रैकुला मीहॉक। और हम मीहॉक को देखते हैं। उसे देखकर जोरो एक्साइटेड हो जाता है। पूरी जिंदगी मैं इसी का इंतजार कर रहा था। अब इससे लड़कर मेरा वो प्रॉमिस पूरा होगा। और अपनी दोस्त क्वीना के साथ किया हुआ प्रॉमिस याद करता है कि एक दिन सबसे खतरनाक सोर्ड्समैन बन के दिखाएगा। और इस सभी लोग नामी के पीछे जाने लगते हैं। लूफी इनके साथ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि लूफी को सजा मिली है। इस रेस्टोरेंट का नुकसान किया है जिसकी वजह से इसे यहाँ पर काम करना होगा पूरे 1 साल तक। और इस तरफ मीहॉक को देखकर डॉन क्रीक के सभी पायरेट्स हैरान हो जाते हैं और इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि जल्दी से बंदूक निकालकर इस पर गोलियों से हमला कर देते हैं। पर मीहॉक बहुत ही जेंटली इन गोलियों की दिशा बदल देता है। ये देखकर सभी पायरेट्स घबरा जाते हैं। जोरो सामने आता है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं देखा और अगर तुम्हें सच बोलूं तो तुमसे लड़ने का मेरा हमेशा से ही ये सपना रहा है।
है। जोरो के इस डायरेक्ट चैलेंज को देखकर मीहॉक इससे पूछता है, आखिर तुम्हारा गोल क्या है? मुझे इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्पोर्ट्समैन बनना है और अभी मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। जोरो की बातें सुनकर ये भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोरो अपनी 3 स्पोर्ट्समैन स्टाइल की फॉर्मेशन में आ जाता है हॉकाई से लड़ने के लिए। और इसके बाद मीहॉक अपने गले के लॉकेट में से एक तलवार निकालता है जो कि बहुत ज्यादा छोटी होती है। मीहॉक इस छोटी सी तलवार से जोरो से लड़ने वाला है। ये देखकर जोरो मीहॉक से पूछता है, तुमने अपनी स्वॉर्ड बाहर क्यों नहीं निकाले? हाँ, मुझे एक चूहे को हराने के लिए अपनी तलवार को निकालने की जरूरत नहीं है। मैं इस छोटे से चाकू से ही तुम्हें हरा सकता हूँ। ये सुनकर जोरो को गुस्सा आ जाता है और अपनी ओनिगिरी नाम की टेक्निक का यूज करके इस पर हमला करता है, पर मीहॉक उस हमले को एक छोटे से चाकू से ही रोक लेता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जोरो को ईस्ट ब्लू में सभी लोग पायरेट हंटर के नाम से जानते हैं और इसके हमले को सिर्फ एक पॉकेट नाइफ से रोकना इम्पॉसिबल है। और ये देखकर जोरो समझ जाता है कि उसके और हॉकाई के बीच में पावर लेवल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस पर लगातार बिना रुके अपने ओनिगिरी का यूज करके हमले करते जा रहा था, पर मीहॉक यानी कि हॉकाई पर कुछ भी असर नहीं होता। वो अपने छोटे से पॉकेट नाइफ से ही जोरो के सारे हमलों को डॉज कर लेता है। मैं इस जगह पर हार नहीं मानने वाला। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं नंबर 1 स्पोर्ट्समैन बन के दिखाऊंगा। जोरो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी मीहॉक जोरो की नेक पर स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से जोरो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है। ये देखकर मियाओ ब्रदर्स जोरो को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लूफी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर लूफी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये इन दोनों की लड़ाई है, ये इनमें नहीं पड़ सकता। इसके बाद जोरो फिर से तैयार हो चुका है मीहॉक पर हमला करने के लिए और इस बार जोरो एक नई फॉर्मेशन जिसका नाम टाइगर है उसके थ्रू मीहॉक पर हमला करता है, पर हमेशा की तरह इस बार भी मीहॉक को कुछ नहीं होता और इजीली जोरो के हमले को डॉज कर लेता है और उसके दिल के पास स्टैब करता है अपने पॉकेट नाइफ का यूज करके। तुम्हें अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में पावर लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, फिर भी तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं नंबर 1 स्पोर्ट्समैन बन के दिखाऊंगा, इसलिए मैं गिव अप नहीं कर सकता, भले ही मेरी जान चली जाए। जोरो की ये बातें सुनकर मीहॉक बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और मीहॉक थोड़ा सा पीछे हटकर अपनी सबसे खतरनाक स्वॉर्ड निकाल लेता है और अब इन दोनों में एक आखिरी डायरेक्ट हमला होने वाला है। जोरो के सामने दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन खड़ा हुआ है अपनी सबसे ताकतवर स्वॉर्ड के साथ और इसके बाद दोनों पलक झपकते ही हवा की तेजी से हमला करते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद जोरो की स्वॉर्ड्स चकनाचूर हो जाती है और मीहॉक इजीली जोरो को हरा देता है। तो ये है ताकत दुनिया के नंबर 1 स्पोर्ट्समैन की। हाँ, दोनों स्वॉर्ड्स टूटने के बाद भी जोरो खड़ा होता है। ये देखकर मीहॉक कहता है, आखिर तुम यहाँ से भागते क्यों नहीं? हाँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सुनकर जोरो बोलता है, मेरे जीवन में भागना नहीं लिखा है, अगर मैं तुमसे जीत नहीं सकता तो मैं तुम्हारे हाथों से मरना कबूल करूंगा, पर भागूंगा नहीं। मीहॉक भी जोरो की बात मान लेता है और जोरो पर हमला कर देता है और एक ही हमले से इसके शरीर पर बहुत बड़ा घाव लग जाता है और जोरो सीधा समुद्र के पानी के अंदर जाकर गिरता है। ये देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा उस पर हमला कर देता है, पर मीहॉक इजीली इसके हमले को डॉज कर लेता है। उसके बाद मीहॉक लूफी से कहता है, मैंने इसे जान से नहीं मरा है, जाओ और उसे बचा लो। अगर ये मुझसे और लड़ता तो लड़ते लड़ते ही मर जाता। तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है जोरो, तुम मेहनत करते रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उस लड़ाई का जिस दिन तुम मुझे हराओगे। और मियाओ ब्रदर्स जोरो को बाहर निकालते हैं समुद्र में से और मीहॉक ये सारी बातें सुनकर जोरो इससे कहता है, मुझे माफ करना लूफी, मैं हार गया। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं एक ताकतवर स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारा योगदान दे पाऊंगा, पर मुझे माफ करना दोस्त, मैं हार गया। मैं नंबर 1 स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ लूफी, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ ये मेरी पहली और आखिरी हार होगी। जब तक तुम पायरेट किंग नहीं बन जाते मैं आज के बाद कभी नहीं हारने वाला। ये सारी चीजें देखकर मीहॉक लूफी से कहता है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा ग्रैंड लाइन में। और ऐसा बोलकर मीहॉक यहाँ से जाने लगता है और तभी डॉन क्रीक पीछे से आता है और मीहॉक से कहता है, क्या हुआ मीहॉक, मुझसे नहीं लड़ोगे? हाँ, पर डॉन क्रीक मीहॉक पर हमला कर देता है बहुत सारी बंदूकों का यूज करके, पर मीहॉक मिस्टीरियसली पलक झपकते ही यहाँ से गायब हो जाता है। मीहॉक के यहाँ से चले जाने के बाद सारे लुटेरे फिर से उस रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तभी लूफी कैप्टन जेफ के पास जाकर कहता है, कैप्टन जेफ, अगर मैंने आपकी इस रेस्टोरेंट को बचाने में हेल्प की और अगर अकेले ही डॉन क्रीक को हरा दिया तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? प्लीज, मुझे और सजा नहीं चाहिए और एक वेटर नहीं बनना है अपनी पूरी जिंदगी। अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो मैं आपकी इस रेस्टोरेंट को बचाने में हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हारी शर्त मंजूर है, अगर तुमने डॉन क्रीक को हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो बच्चे। दरअसल बंदा इस रेस्टोरेंट को इसलिए हथियाना चाहता है ताकि ये ग्रैंड लाइन में इजीली एंटर कर सके और सारे पायरेट्स को धोखा दे सके, क्योंकि असल में ये कोई पायरेट शिप नहीं है बल्कि एक रेस्टोरेंट है और उन सभी को चकमा देकर उन सभी को मार दे। इसके बाद डॉन क्रीक और जेफ के रेस्टोरेंट के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है, पर इसी दौरान डॉन क्रीक सही समय को देखकर अपने क्रू का सबसे माहिर पायरेट भेजता है इनसे फाइट करने के लिए, जिसका नाम पर्ल होता है। और इस सिचुएशन को देखकर सांजी भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है, यानी कि अब सांजी वर्सेस पर्ल होने वाला है। पर्ल को देखकर लूफी बोलता है, अरे यार ये कितना अजीब इंसान है, मोतियों से भरा हुआ है। डॉन क्रीक लूफी पर हमला कर देता है और इसके हमले से लूफी सीधा जाकर पर्ल के ऊपर जाकर गिर जाता है। पर्ल की नाक से खून आना शुरू हो जाता है, इससे गुस्सा आने लगता है। इस बंदे के आसपास आग लगना शुरू हो जाती है और पर्ल सामा अपने मोतियों से इन पर हमला कर देता
देता है, जिसकी वजह से डॉन क्रीक के पायरेट्स और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जलना शुरू कर देता है। हर तरफ आग लग जाती है और जैसे ही पर्ल के मोती मेन रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये देखकर मास्टर शेफ जेफ एक लात मारकर सभी मोतियों को रोक देते हैं। बिना टांग के बावजूद भी ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सांजी को ये देखकर गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये पर्ल इसके रेस्टोरेंट को तबाह करना चाहता है, इसलिए सांजी सीधा इस पर हमला कर देता है और सांजी देखते ही देखते पर्ल को भी हरा देता है और अपना आखिरी हमला करने ही वाला होता है। तभी सांजी को वही पायरेट ब्लैकमेल करने लगता है जिसे सांजी ने खाना खिलाया था। ये सांजी से कहता है अगर तुमने पर्ल पर एक भी हमला किया तो मैं तुम्हारे इस शेफ को मार डालूंगा। इसकी वजह से सांजी का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर पर्ल सांजी पर हमला कर देता है और सांजी की हालत खराब हो जाती है और जैसे ही एक दूसरा हमला करके इसे मारने वाला होता है जिन पर्ल को रोक देता है और कहता है कि ये सांजी के साथ 1v1 करना चाहता है। सांजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है पर फिर भी सांजी वर्सेस जिन की फाइट होती है जिसमें शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये जिन सांजी को मार देगा पर कुछ देर तक फाइट होती है और आखिर में सांजी जिन को हरा देता है। और तभी डॉन क्रीक देखता है कि सभी लोगों का ध्यान इन दोनों की फाइट पर था और डॉन क्रीक एक सही समय देखकर अपने एक जहरीले बॉम्ब से वहां पर अटैक कर देता है। डॉन क्रीक के सभी पायरेट्स के पास अपने अपने मास्क थे और इस जगह पर जैसे ही वो गैस हटती है तो हम देखते हैं कि सारे शेफ उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। सांजी और लूफी की जान बचाने के लिए जिन लूफी को अपना हेलमेट दे देता है और सांजी को भी जान से बचा लेता है पर इन दोनों को बचाने के चक्कर में जिन बेचारा मारा जाता है और मरने से पहले सांजी से माफी मांगता है। ये डॉन क्रीक को यहाँ पर लेकर आया पर मैं इसे इसलिए नहीं लेकर आना चाहता था और जिन की मौत हो जाती है और डॉन क्रीक जिन की मौत का दुख मनाने के बजाय उसकी मौत पर हंसते हुए कहता है कितना बेवकूफ कुत्ता था मेरा, तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। लूफी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिन, सांजी और पर्ल ये तीनों अब घायल हो चुके हैं और अब लूफी वर्सेस डॉन क्रीक की फाइट रह चुकी है। इसके बाद दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। लूफी अपनी गम पावर का यूज करके डॉन क्रीक पर हमले करता जा रहा था तो डॉन क्रीक अपने ऊपर एक मेटल से बनी हुई एक कांटों की शील्ड बना लेता है पर लूफी रुकता नहीं है और उसके कांटों पर ही पंच मार देता है और इसका पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इन नुकीले कांटों के ऊपर ही इतनी तगड़ी वाइब्रेशन बनती है कि डॉन क्रीक दूर जाकर गिरता है। पर तभी हम देखते हैं कि डॉन क्रीक मरा नहीं है और फिर से लूफी पर हमला कर देता है। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है बच्चे। लूफी जीभ निकाल कर इसे चिढ़ाने लगता है, अच्छा बच्चे तू हराएगा मुझे, आजा आजा। और तभी डॉन क्रीक रियलाइज करता है कि जो भी डेविल फ्रूट यूजर होता है जैसे कि लूफी वो लोग पानी के अंदर नहीं तैर पाते और ये बंदा एक प्लान सोचता है कि इसे किसी न किसी तरीके से पानी के अंदर डुबाकर मारा जाए और सही समय देखकर लूफी के ऊपर एक नेट फेंक देता है और लूफी पानी की तरफ गिरने लगता है। एक डेविल फ्रूट यूजर कभी भी तैर नहीं सकता और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी पानी होती है। लूफी अपने हाथों को बाहर निकालता है और एक आखिरी बार डॉन क्रीक पर हमला कर देता है और डॉन क्रीक घायल हो जाता है। पर डॉन क्रीक को हराने के बाद लूफी पानी के अंदर चला जाता है और समुद्र की गहराइयों के अंदर जाने लगता है। पर सही समय पर सांजी यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है। सांजी इसे जगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद लूफी को होश आता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने सांजी को दिखता है और तभी नोटिस करता है कि इसकी हैट गायब है। ओ भाई मेरी हैट कहाँ है? अरे यार चिंता मत करो, तुम्हारी हैट उस ड्रॉर के ऊपर रखी हुई है। सांजी शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो क्या अब तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होगे? हम साथ मिलकर अपने सारे गोल्स को पूरा करेंगे। लूफी की इस बात को सुनकर सांजी को अपना गोल याद आता है और हमें पहली बार पता चलता है कि सांजी का गोल क्या है। दरअसल ये सांजी ऑल ब्लू को पाना चाहता है। दरअसल ये ऑल ब्लू ग्रैंड लाइन में पाने जाने वाले सी फूड्स हैं और अगर सांजी को इस दुनिया का नंबर 1 कुक बनना है तो इसे ग्रैंड लाइन में जाकर ऑल ब्लू को पाना ही होगा जहाँ पर हर तरह की मछलियाँ और सी फूड पाया जाता है। और सांजी लूफी का क्रू ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और इसी के साथ लूफी को एक और क्रू मेंबर मिल चुका है। अब थोड़ी देर बाद शेफ लूफी, सांजी और सभी के लिए आगे के सफर के लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आते हैं। ये वही बुक है जो कि डॉन क्रीक पाना चाहता था। इस बुक में वो सारे राज हैं जिसका यूज करके तुम ग्रैंड लाइन के पास जा सकते हो। नहीं आपका शुक्रिया, मैं इसके लिए मेहनत करना चाहता हूँ, मैं कोई शॉर्टकट नहीं पाना चाहता सर। जैसा कि मुझे लगा ही था बच्चे तुम यही जवाब दोगे। मुझे तुम पर गर्व है बच्चे, तुम एक पायरेट किंग जरूर बनोगे। और इस तरफ सांजी पूरे रेस्टोरेंट के चक्कर लगा रहा था और बचपन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज को याद करता है कि उसने कैसी कैसी मेमोरीज बिताई हैं इस रेस्टोरेंट में। और अब इसके बाद सांजी का लूफी के साथ जाने का समय आ चुका है। सांजी अपने कदम आगे बढ़ाता है। सांजी मन ही मन रो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और जैसे ही सांजी लूफी की बोट में आकर खड़ा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है, सांजी तुम्हें पता है ना जब किसी नई जगह पर जाते हो तो तुम्हें सर्दी हो जाती है, अपना ध्यान रखना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी सांजी। सांजी पीछे मुड़कर देखता है और सभी शेफ से रो रहे होते हैं। ये देखकर सांजी भी रो पड़ता है। सांजी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और आखिरकार सांजी और लूफी अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं और सभी शेफ्स सांजी को गुड बाय कहते हैं और इसी के साथ बाराती आर्क खत्म हो जाती है। अब बाराती आर्क के खत्म होने के बाद हमें एक नया क्रू मेंबर मिल चुका है जिसका नाम सांजी है और अब एक नए दिन और एक नए सफर के साथ आरलोंग पार्क की शुरुआत होती है। और इसके बाद हम सांजी, लूफी, जॉनी और यूसाकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि यूसाकू बहुत ज्यादा टेंशन में होता है लेकिन लूफी और सांजी दोनों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। यूसाकू बीच में आकर बोलता है, अरे यार तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे, नामी को आरलोंग ने पकड़ लिया होगा। पर एक सेकंड, अब ये मत कहना तुम्हें आरलोंग नहीं पता। इन दोनों के अलावा आप सभी को और मुझे भी अभी तक नहीं पता है कि आरलोंग क्या चीज है। यूसाकू सीटी बजाकर पूरा माहौल क्रिएट कर देता है। सभी लोग मेरी बात सुनो, आरलोंग एक फिशरमैन है जो कि ग्रैंड लाइन में जाकर तबाही मचाता था। क्या ये फिशमैन क्या होता है भाई? लूफी अपनी ड्राइंग स्किल्स
स्किल्स दिखाता है। क्या मास्टरपीस बनाया है तुमने, बहुत बढ़िया लूफी। चुप करो, मेरी बात सुनो। ग्रैंड लाइन को लुटेरों का कब्रिस्तान ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 3 बहुत बड़ी पावर्स रूल करती हैं। उनमें से एक है 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी। वो 7 वॉरलॉर्ड्स सरकार के लिए काम करते हैं। एक सेकंड, एक पायरेट ग्रुप को गवर्नमेंट क्यों अप्रूवल देगी भाई? हाँ, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 7 वॉरलॉर्ड अपनी लूट का एक हिस्सा सरकार को देते हैं और वो मीहॉक भी उन 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है। और ऐसे ही उन 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है जिम्बे, फिशमैन पायरेट्स का बॉस, और आरलोंग उन सभी में से एक है जो कि ग्रैंड लैंड में जाकर एक के बाद एक जगह पर जाकर तबाही मचाता है। उसने ईस्ट ब्लू के अंदर 20 शहरों के अंदर अपना कब्जा जमा रखा है। अच्छा, तो नामी उसके पास अकेले गई क्यों होगी? शायद हो सकता है कि वो उस पर लगे इनाम के पीछे है। तुम्हें नहीं पता वो कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम गोइंग मैरी को देखते हैं, यानी कि लूफी की शिप को। उसके ऊपर नामी खड़ी होती है, बहुत चुप चुप लग रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब ये आरलोंग पार्क पहुंचेगी, क्योंकि इसका होम टाउन भी यहीं पर है। अब इसके बाद हम एक बहुत बड़ी सी जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम ही आरलोंग पार्क है। और तभी हम देखते हैं कि कोई अपने महीने का खर्चा किसी को दे रहा होता है और सामने एक नेवी का बंदा बैठा होता है। आरलोंग, तुम तो काफी समझदार हो बाकी पायरेट से, हाँ? और यही बंदा है आरलोंग, वही बंदा जिससे नामी मिलना चाहती है। और इस तरफ नामी भी आ जाती है, पर जैसे ही आरलोंग पार्क के अंदर जाने वाली होती है तभी पीछे से एक बच्चा यहाँ पर आ जाता है। ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि आरलोंग ने इसके पापा को मार दिया है और अब बदला लेने के लिए आरलोंग को मारने यहाँ पर आ चुका है। तुम साइड हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। नामी अपना डंडा निकालती है और उसे मार कर गिरा देती है। आरलोंग के पास तुम जैसे बच्चों के लिए समय नहीं। और उसके सामने पैसे फेंकती है और कहती है, इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आएगा, और चले जाओ यहाँ से। नामी आरलोंग पार्क के अंदर चली जाती है और जब आरलोंग उसे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। नामी, तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। मुझे बहुत सारे पागल भी मिले रास्ते में जो कि मेरी बातों में आसानी से आ गए। वैसे भी तुम्हें धोखा देना बहुत अच्छे से आता है। चलो पार्टी की जाए, नामी आई है। भाई क्या चल रहा है ये? क्या नामी भी इन सभी के साथ मिली हुई है? और नामी का सीक्रेट क्या है और ये आरलोंग के साथ क्यों मिलने आई है, इसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। और इस तरफ उसॉप और जोरो आरलोंग पार्क में पहुंच जाते हैं और जोरो कहता है, हमें उन्हें अंदर घुसकर मारना होगा। ये सुनकर जॉनी और उसॉप बुरी तरह से डर जाते हैं। ओ भाई जोरो, आराम से, इतना एक्साइटेड क्यों रहते हैं? क्योंकि लूफी ने मुझे नामी को वापस लेकर आने के लिए कहा है और जैसा लूफी बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। अरे यार युसाको भाई, हम दिक्कत में पड़ सकते हैं, ये अच्छा नहीं है। और ये दोनों एक हथौड़ा उठाते हैं और जोरो को मारकर उसे पीछे बांध देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आरलोंग पार्क तो उस तरफ है, तो ये नामी की विलेज कोकोयाशी विलेज के सामने क्या कर रही है। और तभी इनकी नजर बहुत सारे फिशमैन्स पर जाती है। ये देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। अबे ओ, मुझे खोलता दो भाई, ये क्या करते हैं? वो फिशमैन ये सारी बातें सुन लेते हैं। कुछ गड़बड़ लगती है, चलो चेक किया जाए। ये लोग पानी में तैर कर इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसॉप और जॉनी कूद जाते हैं। जोरो को अकेला छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। ये फिशमैन जोरो से पूछते हैं, पाजी लगता है आपके साथियों ने आपको धोखा दे दिया। और ये दोनों फिशमैन्स जोरो को उठाकर आरलोंग के पास लेकर जाने लगते हैं। और ये देखकर उसॉप और जॉनी उससे माफी मांगते हैं। माफ करना जोरो भाई, लूफी को जरूर बताएंगे कि तुम कितने बहादुर पायरेट थे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे बड़े भैया जोरो। ये दोनों लैंड पर उतरते हैं और देखते हैं कि सामने पूरा का पूरा विलेज तहस नहस हो चुका है। सभी घर यहाँ पर उल्टे पड़े हुए हैं। मैंने सुना तो था कि फिशमैन्स नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसॉप इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक फिशरमैन आ जाता है। उसॉप बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एक बच्चा आता है और उसके पैर मार कर इसे गिरा देता है। और ये वही बच्चा था जो कि आरलोंग को मारने आया था अभी थोड़ी देर पहले। उसे लग रहा होता है कि उसॉप एक फिशरमैन है और उसे मारने ही वाला था, पर तभी पीछे से एक लड़की आती है और इस बच्चे पर मारती है। ये लड़की बहुत ज्यादा डरी होती है और बोलती है, क्या तुम भूल गए? हाँ, कैसे उन सभी ने पूरे शहर को खत्म कर दिया, सभी लोगों को मार दिया क्योंकि सिर्फ एक विलेजर ने उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि वो सब वापस से हो? हाँ, ये लड़की उसॉप की तरफ देखती है। ये फिशरमैन तो नहीं लग रहा। और हम देखते हैं कि वो फिशरमैन उसॉप का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच जाता है। उसॉप भी अपनी गुलेल निकालता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी ये लड़की पीछे से हथौड़े से उसॉप पर हमला करती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो वो फिशरमैन्स हमें मार देंगे। एक ही बात पता नहीं कितनी बार समझानी पड़ती है तुम्हें। और उसॉप को छुपाने के बाद उस फिशरमैन को बोलती है, हाँ, वो लंबी नाक वाला उस तरफ गया है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लोग उसॉप को अपने घर पर लेकर जाएंगे। और इस तरफ सांजी बोट के अंदर अपना खाना बना रहा होता है, जिसे देखकर लूफी के मुंह में पानी आने लगता है। पर सिर्फ लूफी के ही नहीं, किसी और के मुंह में भी ये खाना सूंघ कर पानी आने लगता है। और समुद्र के अंदर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी आंखें खुल चुकी हैं और उस खाने के पीछे भागने लगता है और लूफी की शिप के नीचे आ जाता है। और इस तरफ आरलोंग पार्क के अंदर दो आदमी आरलोंग से बोलते हैं, सर हम किसी को लेकर आए हैं। दरअसल ये दोनों जोरो को लेकर यहाँ पर आए हैं। मैं एक लड़की को ढूंढने आया हूँ, आधी मछली। क्या आधी मछली? हाँ, बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आगे से मुझे कभी आधी मछली मत कहना। हम लोग पानी के अंदर सांस लेने की काबिलियत रखते हैं और हम इवॉल्व्ड ह्यूमंस हैं। हमारी काबिलियत तुम चिंदी इंसानों से बहुत ज्यादा है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा ले। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर जोरो हक्का बक्का रह जाता है। पर नामी आरलोंग से कहती है, मैंने इस आदमी से बहुत ज्यादा खजाना लूटा है और ये यहाँ पर भी आ गया मेरा पीछा करते करते। इसे पता भी नहीं है कि ये किस जाल में फंस चुका है। क्या तू हमेशा से ही ऐसी थी नामी? हाँ, तूने तो कहा था कि तुझे पायरेट्स पसंद नहीं। चौंक गए ना, वो सब कुछ एक ड्रामा था। हम देखते हैं कि नामी के हाथों के ऊपर एक टैटू बना हुआ था और वो टैटू और आरलोंग का फ्लैग बिल्कुल सेम होते हैं। और नामी बताती है कि आरलोंग पायरेट्स की लीडर है। और इस तरफ सांजी बोट के नीचे देख रहा होता है और तभी वही मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है जिसे हमने अभी थोड़ी देर
देर पहले देखा था। ये एक भैंस है क्या? कितनी बड़ी है? नहीं, गाय तो नहीं है, कहीं हिप्पो लग रहा है। लूफी उसे एक पंच मारता है। गम पिस्टल, जो मेरे खाने के पीछे पड़ेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब देखकर सांजी लूफी को लात मार देता है और सामने पड़े खाने को उस मॉन्स्टर के पास लेकर जाता है। ये लो, खा लो इसे, तुम बहुत भूखे लगते हो। ये मॉन्स्टर अपने दांत खोलता है और जैसे ही ये मॉन्स्टर अपने दांत खोलता है तो सांजी इसे एक किक मार देता है। युसाको को कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई अभी इतना प्यार दिखा रहा था इस पे, इसको खाना वगैरह दे रहा था और अभी इस पे लात भी मार दी इसने। ये कैसा प्यार है भाई तेरा? दरअसल ये मॉन्स्टर उस सी फूड के साथ साथ सांजी को भी खाने वाला था, इसलिए सांजी ने इसे एक लात मार दी। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इन पर हमला करने वाला होता है, पर तभी सांजी इसे खतरनाक लात मारता है जिसका नाम था कोरलियर शूट। इस तरफ उसॉप फाइनली जाग जाता है और सामने उसी लड़की को अपने सामने बैठा हुआ दिखता है। ये लड़की बताती है कि इसका नाम है नोजिको और सामने वही बच्चा भी बैठा होता है और उसे पूछती है, तुम तो गोसा विलेज में रहते थे ना, तुम मारे जाओगे अगर तुमने उनसे दोबारा पंगा लिया। मुझे पता है, पर उन लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। उन लोगों ने हमारे गांव से सारा सामान लूट लिया और बहुत सारे लोगों को मारा। इसलिए मैं आरलोंग पार्क गया था उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन एक लड़की ने मुझे वहाँ से भगा दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मर भी जाऊँ मैं अपने फादर का बदला जरूर लेकर आऊंगा, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हाँ, तुम मर जाओ फिर। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाओ लड़ लो उससे। वैसे भी तुम कुछ करने के लायक नहीं। मैं एक बच्ची को जानती हूँ जिसने मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जी है, लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य को लेकर कभी हार नहीं मानी। इसलिए मुझे वो लोग पसंद नहीं, दुख की बात बात पर मरने की बात करते हैं। तो मुझे करना क्या चाहिए? क्या तुम्हारी मम्मी जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। तो तुम घर जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अरे बच्चा यहाँ से चला जाता है। तुम तो काफी अच्छे हो। वैसे मेरा नाम है कैप्टन उसॉप और मैं यहाँ पर नामी नाम की एक लड़की की तलाश में हूँ। नामी? और नोजिको इसे सारी बातें बताती है और उसॉप चौंक जाता है जब इसे पता चलता है कि नामी आरलोंग पायरेट्स की लीडर है। उसका नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा बदनाम है और वो इसी घर में पली बड़ी है। नोजिको एक फोटो फ्रेम उठाती है और उसमें नोजिको और छोटी वाली नामी होती है। नोजिको बताती है कि वो और नामी अडॉप्टेड हैं, पर ये तीनों इस घर में बहुत शांति से रहते थे, इस कोकोयाशी विलेज में। पर एक दिन नामी हम सभी को धोखा देकर आरलोंग के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। क्या इसका मतलब है वो अभी तक हमें पागल बना रही थी? भले ही उसने मेरे गांव को बचाने में मेरी हेल्प की और हमारे साथ दिल खोलकर हंसती थी, हम उसे यहाँ से लेने आए थे, पर मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई जरूरत है। और इस तरफ आरलोंग पार्क के अंदर जोरो बैठा होता है और नामी जोरो से कहती है, क्या अब तुम्हें समझ में आया? मैं हमेशा से ही तुम्हें इस्तेमाल करते आई हूँ जोरो। हाँ, अगर इसे पैसे दिए जाएं तो ये अपने माँ बाप की मौत को भी भूल सकती है। ये बात सुनकर नामी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, मैंने वैसे भी इस लड़की पर कभी विश्वास नहीं किया था। और जोरो पीछे पड़े तालाब के अंदर गिर जाता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और ये खुद को बचा भी नहीं सकता था। और नामी जोरो को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और उसे बचाकर वापस से सरफेस के ऊपर लेकर आती है। ये तुमने क्यों किया? हाँ, ज्यादा बनो मत समझी, तुम एक इंसान को मरते हुए देख भी नहीं सकती हो। नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसकी छाती के ऊपर एक लात मार देती है जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी। हाँ, तो क्या करना है अब इसका? मैं इसे खुद देख लूंगी। एक दूसरा फिशरमैन आता है और बताता है कि उसने एक लंबी नाक वाले एक आदमी को यहाँ पर देखा था और उसे लगता है कि वो कोकोयाशी विलेज के अंदर जा चुका है। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी वहाँ पर एक काम था। और आरलोंग के कोकोयाशी विलेज को विजिट करने की बात आग की तरह फैल जाती है और गाँव के सभी लोग सोच रहे होते हैं शायद उसे पता चल चुका है कि हमारे पास हथियार है। और जैसे ही आरलोंग इस विलेज के अंदर आने वाला होता है सभी लोग अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। आरलोंग एक बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है, तू ही है ना वो जिसके पास बहुत सारे हथियार है? हाँ, क्योंकि मुझे शौक है बंदूकें कलेक्ट करने का। हथियारों के होने से सिर्फ विद्रोह की भावना आती है। नोजिको और उसॉप ये सब कुछ देख रहे होते हैं पीछे खड़े हुए। हम आरलोंग को हर महीने पे करते हैं। हम पैसों से अपनी जिंदगी खरीद रहे हैं और इस विलेज के अंदर जो भी आदमी पैसे नहीं देता उसका पूरा गांव तबाह कर दिया जाता है और इसी की वजह से गोसा विलेज का ये हाल हो चुका है। आरलोंग पार्क के अंदर जोरो कैद में होता है। नामी यहाँ पर आती है, अपने हाथ में चाकू लिए उसकी सारी रस्सियों को काट देती है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। और उसके सामने उसकी तलवार रख कर यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ आरलोंग उस आदमी को मारने ही वाला होता है कि तभी नोजिको यहाँ पर आ जाती है और बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने 8 सालों तक तुम्हें लगातार पैसे दिए हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब हम तुम्हारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं? हाँ, नोजिको की बातें सुनकर सभी विलेजर्स भी बाहर आ जाते हैं, पर ये आदमी सभी को कहता है, तो सभी लोग अंदर जाओ, अगर आज हमने कुछ भी किया तो हमारे 8 साल बर्बाद हो जाएंगे। आरलोंग उसे जमीन के ऊपर फेंक देता है और उस आदमी को दोबारा से उठाता है और दोबारा से फेंकने ही वाला होता है कि तभी उसके हाथों पर एक हमला होता है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और ये काम उसॉप का होता है। मेरा नाम कैप्टन उसॉप है और मैं समुद्र का एक बहुत बहादुर पायरेट हूँ और अगर आज तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, भले ही तू 10,000 लोग लेकर आ जा, मैं एक को चीर कर रख दूंगा। बस इतना ही सुनने की देर थी और उसॉप बुरी तरह से डर जाता है। उसॉप यहाँ से भागने लगता है। गिनसम नाम का एक आदमी उसी आदमी को ट्रीटमेंट देता है और सामने से नामी भी यहाँ पर आ रही होती है और जैसे ही उसे देखते हैं तो सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और सिर्फ नोजिको और गिनसान यहाँ पर बचते हैं और वो डॉक्टर भी जो कि इसे ट्रीट कर रहा था। नामी किसी की कब्र के सामने जाकर बोलती है, बस 70 लाख बेरीज और इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पैसा सब कुछ ठीक कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 10 करोड़ बेरीज इकट्ठा करके अपने गाँव का खरीद लूंगी। और इस तरफ जोरो चेयर के ऊपर बैठा होता है सभी फिशमैन्स को मारकर। जोरो लूफी का इंतजार कर रहा होता है और हम देखते हैं कि लूफी उस सी मॉन्स्टर को अपना पेट बना लेता है और उस पर सवारी करते हुए जा रहा होता है। और इस तरफ उसॉप जैसे तैसे करके खुद को बचा रहा होता है एक पेड़ के साथ कैमोफ्लॉज होकर। और तभी एक फिशरमैन इसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। उसॉप डर के मारे नीला पड़ जाता है और इस तरफ जोरो के सामने हाची नाम का एक बंदा आ जाता है। तो मुझे हाची पुकार सकते हो क्या? तुम हमारे कोई गेस्ट हो? हाँ, मुझे कोकोयाशी विलेज जाना है। ठीक है, तुम मेरे मेहमान हो, उस मटकी के अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें
मैं वहाँ पर लेकर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद आरलोंग अपनी आरलोंग पार्क के अंदर आता है और चौंक जाता है जब वो देखता है कि उसके सभी फिशमैन्स को किसी ने मार दिया है और इनमें से एक फिशमैन जो कि बहुत ज्यादा घायल है आरलोंग को बताता है। ये काम रोरोनोआ जोरो का है। क्या वो पायरेट हंटर? आरलोंग ये सुनकर चौंक जाता है और तभी वही फिशरमैन उस सब को लेकर यहाँ पर आ जाता है और इसे आरलोंग के सामने पेश करता है। और जब जोरो कोकोयाशी विलेज पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उस सब को कैप्चर कर लिया गया है और आरलोंग के सामने होगा इस वक्त। और इस तरफ आरलोंग उस सब के ऊपर पैर रखकर बैठा होता है। तुम जोरो के आदमी हो ना? अरे यार मुझे मत मारो प्लीज, अगर तुमने मुझे जिंदा रखा तो शायद जोरो यहाँ पर आ जाएगा। और तभी एक और फिशमैन यहाँ पर आता है और बोलता है, इन सब के पीछे पक्का नामी का हाथ होगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जोरो के साथ हमेशा से ही काम कर रही थी। हाँ वैसे भी धोखा देना उसकी काबिलियत है। नामी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है, मेरे बारे में फालतू बातें बनाना बंद करो। मैंने 8 साल पहले कसम खाई थी कि मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगी। मुझे माफ करना नामी। तुम कब तक मुझ पे शक करते रहोगे? हाँ, और तभी हाची भी यहाँ पर आ जाता है और अपने भाइयों की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं तुम सभी को कभी माफ नहीं करूंगा, एक बार वो मिल जाए जिसने ये काम किया। उस सब अपने मन में सोचता है कि बस थोड़े ही टाइम की बात है, इसे बस किसी तरह से इन्हें उलझा कर रखना होगा। और इसके बाद जोरो इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा और अपनी गुलेल निकाल कर इन्हें मारने ही वाला होता है। पर तभी नामी सामने आती है और उस सब को अपने डंडे से बहुत बुरे तरीके से मारती है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती है? हाँ नामी, भले ही तूने हमारी शिप को चुरा लिया पर लूफी को अभी भी तुझ पे पूरा विश्वास है। उसने एक बार भी तुझ पर शक नहीं किया और अभी भी तुझे वो नेविगेटर के रूप में देखना चाहता है। तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं सिर्फ पैसों पर विश्वास करती हूँ। वो सामने खड़े एक फिशरमैन से उसका चाकू निकालती है। उस सॉप बुरे तरीके से डर जाता है, अपने बैग से एक बॉल निकालता है और नामी पर हमला करता है और तभी चारों तरफ स्मोक हो जाती है। और इसका फायदा उठाकर नामी उस सॉप के पेट के अंदर चाकू घोंप देती है। नामी उस सॉप को मार देती है और उस सॉप पीछे तालाब के अंदर गिर जाता है। उस सॉप पानी के अंदर डूबने लगता है और उस खून से लथपथ चाकू को उस फिशमैन को दे देती है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था इस आरलोंग ग्रुप को ज्वाइन करने का और वो है अपने गाँव को कोयाशी विलेज को खरीद लेना। मेरे पास बहुत ही जल्द 10 करोड़ बेरीज हो जाएंगी। हाँ मैं उस वादे को नहीं तोड़ूंगा। जॉनी ने ये सब देख लिया था कि नामी ने उस सॉप को कैसे मारा। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर की सवारी कर रहा था और ये मॉन्स्टर जमीन के ऊपर जाकर टकरा जाता है और इसी मॉन्स्टर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जैसे ही ये शिप लैंड करती है तो यहाँ पे जोरो भी खड़ा होता है और ये शिप जोरो से टकरा जाती है। सालो मुझे मारना चाहते हो? हाँ? इस तरफ नामी अपने रूम के अंदर जाती है और हम देखते हैं कि इसका पूरा का पूरा रूम नक्शों से भरा हुआ था। और इसके बाद नामी एक फ्लैशबैक को देखती है जहाँ पर बचपन में आरलोंग उसे यहाँ पर लेकर आया था इस रूम में। नामी मन ही मन कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए मुझे वो करना पड़ा। और इस तरफ जॉनी सभी के सामने आकर इन सभी को बताता है कि उस सब को नामी ने मार दिया है। ये बात सुनकर ये तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और बीच के ऊपर हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि अजीब से कपड़े पहनकर घूम रहा होता है। तो गाइस नामी ने ऐसा क्यों किया और क्या है इसकी बैक स्टोरी और नामी ने उस सब को क्यों मारा और ये बंदा जिसे हमने अभी देखा ये है कौन? ये सब जानने के लिए अगला वाला पार्ट नहीं यही वाला पार्ट देखिए। अब जॉनी इन सभी को बता देता है कि नामी ने उस सब को मार दिया है। ये बात सुन के लूफी जॉनी का कॉलर पकड़ लेता है। फालतू की बातें करना बंद करो। पर मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। मैंने कहा ना फालतू की बातें करना बंद करो। नामी कभी ऐसा नहीं कर सकती, हम लोग दोस्त हैं। और तभी पीछे से नामी यहाँ पर आ जाती है। दोस्त? हाँ, मजाक करना बंद करो लूफी, तुम बस पागलों का एक झुंड हो जो कि एक साथ काम कर रहे हैं। नामी तुमने उसे मारा है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ तो मैंने उसे मार दिया और कुछ ही देर में शायद जोरो भी मरने वाला है क्योंकि आरलोंग जोरो के पीछे है। जोरो ने आरलोंग के सभी भाइयों को मार दिया और अब जोरो नहीं बचने वाला। तुम आरलोंग के सामने कुछ नहीं। वो सब कहाँ है नामी? अच्छा वो, हाँ वो तो समुद्र के नीचे होगा अभी। अपनी बकवास बंद करो नामी, मुझे बताओ वो सब कहाँ पर है? जोरो नामी पर हमला करने वाला होता है पर तभी सांजी जोरो को एक लात मार के इसे रोक लेता है। क्या तुम अब एक लड़की को मारने वाले हो जोरो? हाँ बहुत हो गया तुम्हारा। और मैं तुम लोगों के पास इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे पास पैसा होगा पर तुम लोग तो नल्ले हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं। और मेरे बारे में भूल जाओ लूफी और एक नया नेविगेटर ढूंढ लो और ढूंढ लेना अपने वन पीस या जो भी है वो। गुड बाय लूफी। लूफी ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है और अचानक से जमीन के ऊपर गिर जाता है। मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा इस आइलैंड को छोड़ने का मन नहीं और यहाँ पर जो हो रहा है होता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर लूफी सो जाता है। कमाल है भैया बंदा, ये क्या? तुम्हें जो करना है करो, मर जाओ यहीं पर सबके सब। और बस इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ नोजी को उसी बच्चे के साथ समुद्र के किनारे पर आती है क्योंकि सामने से एक मरीन शिप आ रही थी। इन्हें लगा कि इनसे हेल्प मांग कर ये लोग बच सकते हैं आरलोंग से। ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी थी पर तभी एक फिशरमैन इस बोट पर हमला कर देता है और अपने मुंह से पानी फेंक कर एक मरीन सोल्जर को घायल कर देता है। और तभी इस शिप का कमांडर यहाँ पर आ जाता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप सरेंडर। पर बंदा इसे भी आसानी से मार देता है और एक दूसरा फिशरमैन नीचे से बोट को तोड़ रहा होता है और तीसरा ऑक्टोपस वाला हाची एक बड़े से पहाड़ को खिसकाते हुए आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है और उसे तेजी से घुमाता है जिसकी वजह से पानी में एक व्हर्लपूल क्रिएट हो जाता है और पूरी शिप उस बवंडर के अंदर समा जाती है। और उसी के साथ साथ नोजी को उस बच्चे और सभी विलेजर्स की उम्मीदें भी डूब जाती हैं कि वो अब बच सकते हैं। एक आखिरी उम्मीद थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। और इस तरफ लूफी आराम से सो रहा है। भाई इसे कोई मतलब नहीं है, आरलोंग इन्हें मारने वाला है। अबे ओ लूफी, आरलोंग मारने वाला है मैं, तू सो रहा है यहाँ पे? क्या हरकतें ये? यहाँ पर रुकने की हमारे पास कोई वजह नहीं। नहीं एक वजह है, लूफी यहाँ पर है तो मैं भी यहीं पर रहूंगा। एक मिनट, अब तुम ये मत कहना कि तुम नामी को दोबारा से हमारी टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हो। नहीं, मुझे उस लड़की से अब कोई मतलब नहीं। लूफी ही डिसाइड करेगा कि कौन हमारा नेविगेटर बनेगा और अगर वो नामी है तो मैं नामी को यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है, समझ गए हम लोग। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सांजी जोरो से पूछता है
है। जोरो, तुम्हें क्या लगता है नामी क्यों रो रही थी? क्या वो रो भी रही थी? हाँ, नहीं बाहर से तो नहीं, लेकिन अपने दिल के अंदर। हो सकता है कि उसने उसॉप को मारा इसलिए वो रो रही थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें सच में लगता है कि वो उसॉप को मार देगी? और तभी हम देखते हैं कि उसॉप मरा नहीं है, ये बंदा जिंदा है और ये भागते हुए इन सभी की तरफ आ रहा होता है। और अभी थोड़ी देर पहले बीच के किनारे जिस बंदे को हमने देखा था वो कोई और नहीं उसॉप ही था। दरअसल नामी ने उसॉप को चाकू नहीं मारा था, बल्कि उसने अपने हाथ पर ही चाकू मारा था और सबके सामने ऐसे एक्ट किया जैसे कि उसने उसॉप को मार दिया है। और अगर नामी ऐसा नहीं करती तो शायद आरलोंग इसे सच में मार देता। इसलिए इससे पहले कि आरलोंग इसे मारता, नामी ने ये नाटक रचकर उसॉप की जान बचा ली। और ये सारी बातें उसॉप जल्द से जल्द जोरो और लूफी को बताना चाहता है। और इस तरफ जोरो और सांजी ये दोनों एक छोटी सी बात पे लड़ने लगते हैं कि तभी उसॉप बीच में आ जाता है और ये अटैक उसॉप को लग जाता है। उसॉप, तुम जिंदा हो? शायद, लेकिन अब नहीं। और तभी लूफी भी उठ जाता है। अरे भाई उसॉप, क्या हो गया तेरे को? क्या नामी ने तुम्हारे साथ ही किया? और पीछे से जोरो और सांजी कहते हैं, नहीं ये हम दोनों का काम है। सालों अभी मर जाता मैं। ओए उसॉप, मैंने तो सुना था कि नामी ने तुझे मार दिया है। नहीं लूफी, ये पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि नामी ने तो मेरी जान बचाई है। और इस तरफ हम नोजिको को देखते हैं और जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि सारी चेयर और बोतलें टूटी हुई होती हैं और घर के अंदर नामी थी। नामी कहती है, मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने के लिए आई हूँ। कौन है वो लोग? 1 मिनट, क्या तुम उनसे मिल चुकी हो? हाँ, मैं मिली हूँ एक से। उसकी नाक बहुत बड़ी सी थी और मुझे वो 1 नंबर का झूठा लग रहा था। तुम मुझे बता सकती हो इसके बारे में? तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सारी बातें बताओगी। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं उन्हें भूल जाऊंगी, उन्हें अपने दिमाग से पूरी तरीके से हटा दूंगी, पर मैं जितना उन्हें भूलने की कोशिश करती हूँ उतना ही मुझे वो याद आते हैं। सच तो ये है कि मैं भूल गई थी कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उनके साथ रहना पसंद है, काश मैं उनके साथ हमेशा रह पाती। दरअसल अभी नामी इन चारों की ही बात कर रही है और इस तरफ उसॉप इन सभी को बता चुका है कि कहानी क्या है। असली में नामी आरलोंग के ग्रुप के साथ काम कर रही है और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। तो मुझे लगता है कि हमें आरलोंग पार्क पर सीधा हमला कर देना चाहिए। तभी नोजी को यहाँ पर आ जाती है। तुम कुछ भी कर लो, उन्हें कभी नहीं हरा सकते। सब सोच रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है और उसॉप इन्हें बताता है कि ये नामी की बड़ी बहन है। और सांजी इसे देखकर इस पे फिदा हो जाता है। इसकी आंखों में दिल विल बन जाते हैं और ये सिंपिंग करना शुरू कर देता है। नामी को अकेला छोड़ दो और इस गांव से चले जाओ। मैं तुम्हें उसकी कहानी बताने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक शर्त पर। वो कहानी सुनकर तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। हाँ ठीक है, मुझे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जानना चाहता। उस पे ध्यान मत देना, वो ऐसा ही है। हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। और जोरो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद ये भी सो जाता है। और नोजी को समझ आती है कि नामी इन सभी को आसानी से भूल क्यों नहीं पा रही। ये सभी लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इनके साथ दिल लगा रहता है। और इस तरफ कोकोयाशी विलेज के अंदर चूहे जैसा दिखने वाला कमांडर यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है कोलोनल नेजुमी। और ये बंदा नेवी ब्रांच 16 का कोलोनल है और सामने खड़े विलेजर्स से पूछता है, गेंजो कहाँ पर है? गेंजो वही बंदा है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जिसके पास हथियार वगैरह थे। गेंजो सामने आता है। जी सर, मैं ही हूँ गेंजो। मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर नामी नाम की लड़की का घर है। नामी? पर क्यों सर? चुपचाप हमें रास्ता दिखा। और इस तरफ नोजी को नामी की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। ये आज से 8 साल पहले की बात है। और हम नामी और नोजिको का बचपन देखते हैं। नामी उस समय कोकोयाशी विलेज के अंदर ही रहा करती थी और नामी और नोजिको अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी नहीं भूल सकती, जिसका नाम था बेले मेरे। नामी एक मैप बनाती है कोकोयाशी विलेज का, यानी कि अपने ही गांव का। नामी लाइब्रेरी के अंदर जाती है पर पैसे ना होने की वजह से वो एक बुक को चुरा लेती है। और तभी गिनसान यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि गेंजो, और उसे पकड़ लेते हैं। बेवकूफ लड़की। और इसे इसके घर लेकर जाते हैं। बेले मेरे बाहर आती है और बोलती है, क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो? वेलकम होम नामी। इसने इतनी सारी चोरियां की हैं कि पूरे गांव में ये लड़की फेमस हो चुकी है। बेला मेरा उसे दिलासा देती है। कोई बात नहीं, तुमने उसकी बुक के लिए पैसे दे दिए ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बाद में तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। गिनसान ये सुनकर शर्मा कर भाग जाता है यहाँ से। अरे ओ क्या ये पागल वागल तू है? और ये दोनों हंसने लग जाते हैं। और तुम क्यों हंस रही हो? और उसे मारकर कहती है, अगली बार तुमने चोरी की तो तुम्हें 100 बार मारूंगी, समझी? नोजी को यहाँ पर आ जाती है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो आराम से चुरा लेती, किसी को पता भी नहीं चलता। बेला मेरा इन दोनों को मारती है। चोरी करना बुरी बात है। अरे यार, हम तो मजाक कर रहे थे। ये देखो, नामी ने कितना बढ़िया मैप बनाया है। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारे जैसी एक छोटी सी बच्ची इस पूरे के पूरे विलेज का ऐसा नक्शा तैयार कर सकती है, और वो भी इतना बढ़िया। जी मॉम, मैं नक्शों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ और मुझे नक्शे बनाना पसंद है और इसके लिए मैं पूरी दुनिया का सफर करना चाहती हूँ और मैं उस हर जगह का नक्शा तैयार करूंगी जहाँ पर मैं घूमी हूँ। एक दिन तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। अगले दिन बेले मेरे नामी के लिए एक ड्रेस बनाती है, पर नामी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि ये पहले नोजिको के लिए तैयार की गई थी और ये इसे फिट भी नहीं आ रही थी। नोजिको नामी से कहती है, अरे तो क्या हो गया, मैं तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी हूँ, तुम ये फिट आ जाएगी, पहनकर तो देखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नए कपड़े चाहिए। और तुम मेरे बारे में मत बोलो, तुम मेरी असली की बहन नहीं हो, समझी? हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। बेला मेरी ये बात सुनकर नामी को एक जोरदार चांटा मारती है। तो क्या हुआ? हाँ, अगर तुम सच में बहनें नहीं हो, ऐसी फालतू की बात दोबारा कभी मत करना। आप भी हमारी असली मॉम नहीं हो। काश आपकी जगह हम किसी अमीर फैमिली में पैदा हुए होते। बेला मेरा ये बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर तुम्हें इस घर से और मुझसे इतनी ही ज्यादा नफरत है तो चली जाओ यहाँ से। और नामी गुस्सा होकर यहाँ से सचमुच चली जाती है। कुछ देर बाद बेला मेरा को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। नोजी को यहाँ पर आती है और बोलती है, हम तीनों एक फैमिली है मॉम, और मुझे पूरा यकीन है कि नामी भी यही सोचती है। तुम बहुत स्ट्रांग हो नोजिको, ये सब मेरी गलती है। क्या तुम प्लीज मेरे लिए
नामी को दोबारा से घर लेकर आ सकती हो? उसे कहना कि मैंने उसके लिए बहुत टेस्टी खाना तैयार किया है। और इस तरफ नामी गेनसान के घर पर होती है। मुझे लगता है पहला मेरे अब बहुत ज्यादा खुश होंगी, क्योंकि 2 बच्चों को पालने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और मुझे लगता है कि गांव के सभी लोग मेरी वजह से उन्हें नफरत करते हैं, तो मैंने उनका घर छोड़ दिया। अरे यार बेला मेरा बचपन से ही ऐसी थी, बचपन से ही बहुत ज्यादा बदमाश है और अभी भी सबकी नजरों में वो बदमाश ही है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है, जब हर जगह पर जंग छिड़ी हुई थी। बेला मेरे पायरेट्स के खिलाफ लड़ रही होती है, पर एंड में वो हार जाती है और बेला मेरे बहुत ज्यादा बुरी हालत में पड़ी होती है, लगभग मरने ही वाली थी कि तभी देखती है कि सामने से 2 बच्चे आ रहे होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि नामी और नोजिको ही थे। बेला मेरे बहुत हिम्मत से उनके पास जाती है और उनके बारे में पूछती है, पर इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानता था। जब नामी हंसती है तो बेला मेरे को जिंदा रहने की एक उम्मीद दिखाई देती है और बहुत तेज तूफान में बेला मेरे उन सभी को लेकर अपने गाँव कोकोयाशी विलेज जाने लगती है। बहुत मुश्किल से कोकोयाशी विलेज पहुंचती है और उन सभी को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर, सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये 2 लड़कियां कौन हैं। इन्हें तूफान की वजह से बहुत तेज बुखार हो चुका है। ठीक है, इन्हें मेरे क्लिनिक लेकर चलो प्लीज इन्हें मरने मत देना, मैं भीख मांगती हूँ। और फाइनली नोजिको और नामी होश में आते हैं और इसके बाद बेले मेरे डिसाइड करती है कि इन दोनों को गोद लेने वाली है। गिनसान और डॉक्टर इसे समझाते हैं, अरे इन्हें मत पालो, तुम्हारी जैसी एक औरत कभी अच्छी माँ नहीं बन सकती है। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, समझे? मैं अभी इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि मैं इन दोनों को पाल सकती हूँ। आज से मैं इन दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती हूँ और मैं इन दोनों के साथ ही रहने वाली हूँ। गाँव के सभी लोग इन दोनों को खुश देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर तभी इनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। हम देखते हैं कि एक पायरेट्स का ग्रुप आता है और ये कोई और नहीं बल्कि आरलोंग ही होता है। आरलोंग अपनी शिप के साथ आता है और पूरे के पूरे विलेज पर कब्जा कर लेता है। गेनसान नामी और नोजिको को कहीं पर छिप जाने के लिए कहता है। आरलोंग अपने पूरे क्रू के साथ कोकोयाशी विलेज के अंदर आ जाता है। इसी समय से ये विलेज नहीं, पूरा आइलैंड मेरे कब्जे में है। और सुन लो मेरी बात, यहाँ पर हर एक जवान आदमी को मुझे हर महीने 1 लाख बेरीज और हर एक बच्चे को 50,000 बेरीज देनी होंगी और जो भी पैसे देने में असफल रहेंगे उन्हें मरना होगा। आरलोंग बहुत सारे विलेजर्स से पैसे कलेक्ट करना शुरू कर देता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इसका एक साथी कहता है, ओ ये देखो सामने से किसी घर में धुआं आ रहा है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि बेले मेरे का होता है और अब आरलोंग उसके घर की तरफ जाने लगता है पैसे कलेक्ट करने के लिए। आरलोंग बेले मेरे सान के घर में पहुंचता है और बेले मेरे को लगता है कि नामी और नोजिको हैं, पर खिड़की के बाहर देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ, खाना बन चुका है। और जैसे ही आरलोंग अंदर आता है तो इसके मुंह पर एक लात पड़ती है। बेले मेरे आरलोंग के मुंह के ऊपर एक गन तान देती है और बोलती है, ये तुम्हारी बुरी किस्मत है कि मैं एक नेवी की ऑफिसर हूँ। ये देखकर बाकी सभी फिशमैन्स हंस रहे होते हैं और आरलोंग भी हंसना शुरू कर देता है। कितने कमजोर हो तुम लोग। और अपने दांतों से उस गन को तोड़ देता है। इस तरफ नामी और नोजिको बेले मेरे की तरफ जाने लगती हैं अपनी मॉम को बचाने के लिए, पर तभी वो डॉक्टर आकर इन दोनों को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और इस तरफ आरलोंग बेले मेरे के हाथ पर बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से बेले मेरे की बाजू नीली पड़ जाती है। बेले मेरे दर्द से चिल्ला रही होती है और तभी गेनसान यहाँ पर आ जाता है। बेले मेरे 1 लाख एक अडल्ट के और 50,000 पर किड। अगर तुम मुझे ये पैसे दे देती है तो मैं तुम्हारी और उन दोनों छोटी बच्चियों की जानें बख्श दूंगा। तुम्हारी पूरी फैमिली का होता है 2 लाख। तुम्हारे पास कितने बड़े हैं? मेरे पास मुश्किल से 1 लाख होंगे। हाची देखता है कि अंदर 3 लोगों का खाना बन रहा होता है। तो ये 3 लोगों का परिवार है। हाँ, पर गिनसान सिचुएशन को संभालते हुए बोलते हैं, पहले मेरे ने मुझे आज इनवाइट किया था, मैं इनके घर पर आज खाना खाने वाला था। पहले मेरे इससे पैसे दे दो वरना हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। इन्हें जल्दी से वो पैसे दे दो। दूसरा फिशरमैन रिकॉर्ड्स को चेक करता है और रिकॉर्ड में लिखा होता है कि बेले मेरे सान अकेले थी। ये लड़की सिंगल है, इसका कोई बच्चा नहीं था। सेम बात वो डॉक्टर भी कहता है। नामी और नोजिको से इस तरफ, इस आइलैंड पर तुम्हारा जिंदा होने का कोई भी सबूत नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि उस राक्षस को तुम्हारे बारे में पता चल जाए। पर मैं बेला मेरे को नहीं छोड़कर जाना चाहती। और तभी आरलोंग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बेला मेरा इसे पीछे से आवाज लगाती है, रुक जाओ, तुम्हें किसने कहा कि वो पैसे मैंने तुम्हें अपने लिए दिए हैं? हाँ, वो पैसे मेरी दोनों बच्चियों के लिए हैं। मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मुझे मार सकते हो। पहले मेरे, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे माफ करना गिनसान, मैं ये नहीं कह सकती कि वो दोनों मेरी बच्चियां नहीं है। भले ही मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हम लोग खून के रिश्ते से नहीं बंधे हुए, भले ही नाम से ही सही, पर मैं उनकी माँ हूँ। बेला मेरे की इस बात को सुनकर नामी और नोजिको बेला मेरे की तरफ भागते हुए जाते हैं और इसे कस के गले लगा लेते हैं। मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए एक माँ के तौर पर कुछ नहीं कर पाई। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्लीज मरिए मत। बेला मेरे को अफसोस होता है कि वो नामी का सपना पूरा होते हुए नहीं देख पाएगी। ये तीनों दोबारा से कस के गले लगते हैं, पर तभी आरलोंग और उसके पायरेट्स इनके सामने आ जाते हैं। मुझसे वादा करो तुम इन दोनों को कुछ नहीं करोगे। हाँ हाँ जरूर, मैं कुछ नहीं करने वाला। गेनसन पीछे से इन पर हमला कर देता है बंदूकों से, पर तभी एक दूसरा फिशरमैन इसे अपनी तलवार से मारकर खत्म कर देता है और पीछे से बहुत सारे गांव के लोग आने लगते हैं। आरलोंग कहता है, इन्हें मारना मत, बस सबक सिखाना। और ये फिशमैन्स ऐसा ही करते हैं और बेला मेरे नामी और नोजिको को घर के अंदर फेंक देती है और हम देखते हैं कि आरलोंग अपनी बंदूक को बेला मेरे की छाती के ऊपर
पर रख देता है। नोजिको, नामी, आई लव यू बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और आरलोंग इसे बंदूक से मार देता है। ये देखकर नामी और नोजिको पूरी तरह से टूट जाते हैं। मेरे राज्य के अंदर जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हाची के हाथ में नामी के द्वारा बनाया गया वही मैप होता है। जब उस मैप को आरलोंग देखता है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसे अपने साथ लेकर चलो, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। ये अक्टूबर हाची नामी को यहाँ से लेकर जाने लगता है, इसे गले से पकड़कर। मुझे छोड़ो, जाने दो। ओए, बच्चे से अपना हाथ दूर रख। और तभी एक फिशमैन गेनसामा को बुरे तरीके से काट देता है, पर इसके बाद भी गेनसान हार नहीं मानते और नामी को बचाने के लिए जाते हैं। प्लीज अब रहने दीजिए, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और को मरते हुए नहीं देखना चाहती। भाई बेचारी नामी, क्या बीत रही होगी भाई इस पे। नामी के पास पहले से कोई पेरेंट नहीं था और जिसने इसे गोद लिया अब वो भी नहीं रही। इसे बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आरलोंग इस पूरे के पूरे गांव में तबाही मचाकर यहाँ से चला जाता है। और जितनी भी शिप्स कोकोयाशी विलेज को बचाने के लिए आई थी उन सभी को आरलोंग और उसके पायरेट्स ने डुबा दिया था। और इस तरफ हम हॉस्पिटल के अंदर गेनसान को देखते हैं। गेनसान मरते नहीं, बस घायल हो जाते हैं। इसके बाद नोजिको बेला मेरे की कब्र के पास जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब इसके अगले दिन गाँव के लोगों को आरलोंग की जगह पता चल चुकी है। हमें लगता है कि उसका इरादा यहाँ पर बसने का है। तो क्या हमें अभी फाइट करनी चाहिए या हमें सरकार से हेल्प लेनी चाहिए? सिर्फ हेडक्वार्टर्स के लोग ही आरलोंग से लड़ने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर ग्रैंड लाइन में बसा हुआ है और वहाँ से मदद मिलने की संभावना ना के बराबर है। पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा। हाँ, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। चलो उनसे दोबारा से लड़ा जाए। और सभी लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और तभी सामने से नामी आने लगती है। नामी को देखते ही नोजिको उसे गले से लगा लेती है और बाकी सभी विलेजर्स भी उसके पास आते हैं। क्या तुम ठीक हो नामी? आरलोंग ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मैं आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं उनके लिए काम करूंगी। गिनसान को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये क्या कह रही हो नामी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? हाँ, उन्होंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है ना? बताओ मुझे। कुछ दूर हो जाओ। और हम देखते हैं कि नामी के हाथ में आरलोंग पायरेट्स का टैटू बन चुका है, जिसका मतलब है कि इसने सच में आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है। नामी के हाथ में कुछ पैसे भी होते हैं। ये देखो, उन लोगों ने मुझे पैसे दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इससे कुछ भी खरीद सकती हूँ। नोजिको को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। तुमने पायरेट्स को ज्वाइन किया नामी? हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। क्या तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया है? तो क्या हुआ? मैं पहला मेरे की तरह गरीब तो नहीं मरूंगी, कम से कम पहला मेरे हमारी वजह से मारी गई थी। नामी, यहाँ से चली जाओ और अगली बार कभी इस गांव में दोबारा कदम मत रखना। और इसी के साथ नामी यहाँ से रोते रोते चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और नामी बेला मेरे की कब्र के पास बैठी हुई थी। नोजिको भी यहाँ पर आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार से हमें कोई हेल्प आने वाली है, इसलिए मैंने आरलोंग के साथ एक एग्रीमेंट किया है नोजिको, ताकि मैं कोकोयाशी विलेज को 10 करोड़ बेरीज में खरीद लूं। अगर मैंने गांव खरीद लिया तो सभी लोग आजाद हो जाएंगे, किसी को मरना नहीं पड़ेगा। बस इसके बदले मुझे आरलोंग के साथ काम करना होगा और उनके लिए समुद्र का नक्शा बनाना होगा। पर 10 करोड़, मुझे नहीं लगता कि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी काम करोगी तो इतने पैसे कमा सकोगी। भले ही कुछ भी हो जाए, मैं 10 करोड़ इकट्ठा करूंगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे विलेजर्स के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। और अगर मैंने किसी से मदद मांगी तो शायद और लोग मारे जाएंगे। पर पहला मेरे के कातिलों के साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा नामी। हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं हमेशा अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान रखूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से मैं कभी नहीं रहूंगी और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और सांजी उसॉप ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो सांजी गुस्से से भर जाता है, जिस किसी ने भी नामी को इतना तड़पाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी नोजिको इसके मुंह पे एक पंच मारती है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हाँ, मैंने तुम्हें ये सारी कहानी इसलिए बताई ताकि तुम लोग रुक सको और नामी की 8 सालों की मेहनत को बर्बाद ना कर दो। उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो और तुम सभी लोग उसके रास्ते में आ रहे हो। जॉनी और युसाको भी ये सारी कहानी सुन लेते हैं और पूरी तरीके से इमोशनल हो जाते हैं। और इस तरफ नामी खुश होती है क्योंकि वो अपने सफर के एंड तक पहुंच गई थी और बहुत ही जल्द कोकोयाशी विलेज को खरीदने वाली है। ये सब सोचकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब इसके बाद हम लूफी को देखते हैं। उठ गया भाई, ये जब देखो सोता रहता है जब मर्जी रैंडमली। लूफी कोकोयाशी विलेज पहुंचता है और तभी गेनसान और वही कोलोनल सामने से आ रहे होते हैं और तभी नामी भी इन्हें देख लेती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि गेनसान एक नेवी वाले बंदे के साथ क्या कर रहे हैं। ये नेवी वाला बंदा पूछता है, तो तू ही है ना नामी? हाँ, जिसने बहुत सारे लुटेरों से सामान चुराया है। तो अब से जो भी तूने चुराया वो अब सरकार का है और अब जल्दी से बता दे कहाँ पर है वो सामान। तूने सुना नहीं क्या मुझे? मैं आरलोंग पायरेट्स की लीडर हूँ, अगर तूने मुझसे पंगा लिया तो आरलोंग तेरी जान ले लेगा। बेवकूफ लड़की, सभी लोग जाओ और उस खजाने को ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। नामी ये चीज नहीं सहती और अपना डंडा निकाल कर नेवी वालों को मारना शुरू कर देती है। आरलोंग पायरेट्स ने न जाने कितने ही लोगों को मारा है और न जाने कितने गाँव को तबाह किया है, तुझे पता है ये सब। पर इतनी बड़ी मुसीबत को इग्नोर करके तू एक चोर से उसकी चुराई हुई चीजें लेने आया है। बहुत बोलती है तू बच्ची। कितने सालों से इस आइलैंड के लोग तुम्हारी मदद के लिए इंतजार कर रहे थे, पर तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी जब इनमें से एक नेवी वाला जमीन को खोदने लगता है तो नामी जल्दी से वहाँ पर जाकर उसे एक डंडे से मारती है। बेला मेरे के बगीचों को छूना भी मत, वो पैसे मैंने इसलिए जमा किए हैं क्योंकि ताकि इस गांव को बचा सके। और नेवी वाले, तुझे यह हक किसने दिया कि तू इससे इसका सामान चुरा सकता है? हाँ, नामी ये देख
देखकर हैरान हो जाती है कि गेनसान को ये सारी बातें पता है। हाँ नामी, मुझे सब कुछ पता था पहले से। जब तुमने मुझे बताया कि तुम आर्लोंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली हो तब मुझे समझ में नहीं आया, और बाद में मैंने नोजिको से इसके बारे में बात की और इसके बाद मुझे इस असलियत के बारे में पता चला। और सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे गाँव वालों को पता है कि तुम आर्लोंग पायरेट्स के साथ इसलिए हो ताकि तुम हम गाँव वालों को बचा सको। नामी, अगर तुम यहाँ पर गाँव को बचाने के लिए नहीं आए हो तो अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। हम लोग इस आइलैंड पर 10 करोड़ ढूंढने आए हैं, कोई चावल का दाना नहीं जिसे आसानी से छोड़ देंगे। पर तुम्हें कैसे पता चला कि 10 करोड़ है? नामी को ये सुनकर एक शौक लगता है और समझ जाती है कि आर्लोंग ने इसे सब कुछ बता दिया है और आर्लोंग ने ही इसे भेजा है यहाँ पर। तुम्हें यहाँ पर आर्लोंग ने भेजा है ना? सच बताना। मुझे क्या पता, हम तो बस तुम्हारी चुराई हुई चीज लेने यहाँ पर आए हैं। एक नेवी वाला चिल्लाकर कहता है, सर हमें खजाना मिल गया। और हमें पता चलता है कि इस नेवी वाले और आर्लोंग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग 10 करोड़ में से 3 करोड़ इस नेवी वाले के पास जाएंगे। और नामी को उसकी इतने सालों की मेहनत अपनी आंखों के सामने खराब होती हुई दिख रही थी। ये देखकर नामी बुरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे छूना भी मत। और तभी नेवी वाला बंदा एक गन निकाल लेता है और फायर कर देता है और नोजिको को ये बुलेट हिट कर जाती है और नीचे गिरकर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसके बाद सभी लोग नोजिको को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगते हैं। डॉक्टर नोजिको को देखता है और उसका इलाज करते हुए गेनसान सभी को बताता है। पूरे 8 सालों तक आर्लोंग ने नामी से झूठ कहा, उसने नामी को धोखे में रखा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उस कमीने आर्लोंग ने सिर्फ नामी का यूज किया है 8 सालों तक और उसे हमेशा से धोखे में रखा है। नामी बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और आर्लोंग के पास जाती है और आर्लोंग से पूछती है, आर्लोंग, उस नेवी वाले ने मेरे पैसे चुरा लिए। क्या हुआ तुम्हारे उस वादे का? हाँ, क्या हुआ तेरा वादा? तुमने कहा था कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने कौन सा वादा तोड़ा? अब भोले मत बनो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने नेवी वालों के साथ टीम अप। मैंने कौन सा वादा तोड़ा नामी? मुझे भी तो बताओ। सारे फिशमैन्स हंस रहे होते हैं और नामी रोने लग जाती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। आर्लोंग, तेरे पैसे चोरी हो गए? हाँ, कितनी बदकिस्मत हो। कोई बात नहीं, वो 10 करोड़ बेरीज दोबारा से इकट्ठा कर लेना और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं तेरे गाँव के सभी लोगों को जान से मार दूंगा। और इस तरफ सांजी भी पूरी तरह से तैयार था लड़ने के लिए और नामी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहता था। जोरो भी उठ जाता है, बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। नामी भागते हुए अपने गाँव की तरफ जाने लगती है और नामी को सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि कोई भी आर्लोंग पर हमला करने ना चले जाए गुस्से में आकर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सभी विलेजर्स मारे जाएंगे। और इस तरफ हम देखते हैं कि कोकोयाशी विलेज के अंदर सभी लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि नामी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सुनने के बाद ये लोग अब चुप बैठ के नहीं रह सकते। हमें उस आर्लोंग को सबक सिखाना ही होगा, उसने नामी के भूलेपन का फायदा उठाया। उसने ये बहुत बुरा किया। सभी लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। बस कुछ देर की बात है, मैं फिर से काम करूंगी और जल्दी ही वापस से दोबारा पैसे इकट्ठा कर लूंगी। इस बार ये बहुत आसान होगा, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ठीक हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। गेनसान नामी की तरफ जाता है और उसे गले से लगा लेता है। बस करो नामी, तुम्हें अब और सहन करने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे लिए 8 सालों तक इतनी मेहनत की, उनके साथ काम करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? तुमने अपनी लड़ाई को बखूबी लड़ा, अब इस गाँव को छोड़कर चली जाओ नामी, प्लीज। तुम्हारा एक सपना है, उसे पूरा करो। नामी चाकू उठा लेती है और सभी को कहती है, प्लीज मत जाइए, मैं किसी और को मरते हुए नहीं देख सकती। अगर आप वहाँ पर गए तो सभी लोग मारे जाओगे, आपको पता है ना? हाँ हमें पता है नामी, पर हमने अपना मन बना लिया है नामी, हम उस आर्लोंग के बच्चे को नहीं छोड़ने वाले। नामी, हमारे रास्ते से हट जाओ, सभी लोग चलो मेरे साथ। और गेनसान इन सभी विलेजर्स को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। नामी इस वक्त बहुत सारी चीजें सहन कर रही होती है। इसने बेला मेरे के मरने के बाद 8 साल तक जितनी भी मेहनत की थी वो सब कुछ अब खराब होने जा रहा था। क्या ये सभी लोग मारे जाएंगे? और अपने हाथ पर बने उस आर्लोंग पायरेट के टैटू को बहुत ध्यान से गुस्से में देख रही होती है और चाकू से उसे मिटाने की कोशिश करती है। और बहुत बुरे तरीके से रो रही थी और तभी अपने आप को मारने ही वाली होती है कि तभी लूफी उसका हाथ पकड़ लेता है। नामी लूफी को देखकर कहती है, क्या चाहिए तुम्हें लूफी? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि 8 साल पहले इस आइलैंड पर हुआ क्या था। मैंने कहा था ना तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। लूफी मेरी मदद करो। बस इतना ही सुनने की देर थी। लूफी अपनी टोपी नामी को पहनाता है और 2 कदम आगे बढ़कर कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा नामी। और इतना कहने के बाद लूफी आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर उस जोरो और सांजी सभी लोग खड़े हुए थे और जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। और इस तरफ सभी विलेजर्स आर्लोंग गेट के पास पहुंच जाते हैं, पर आर्लोंग के मेन गेट के ऊपर जॉनी और युसाकू खड़े होते हैं। जब हमें नामी के पास्ट के बारे में पता चला तो हम आर्लोंग को चैलेंज करने गए, पर हम उससे बुरी तरीके से हार गए। मुझे माफ करना, पर हम आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकते। आप लोगों के जीतने के चांस 0% है। हम लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। किनके आने का इंतजार? हाँ, वही लोग जिन पर मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। पूरे ईस्ट ब्लू की किस्मत बदलने आ चुके हैं। उन लोगों के चेहरे अपने आंखों में बस
बसा लीजिए। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे मेन 4 हीरो यहाँ पर आ चुके हैं आरलोंग की बैंड बजाने के लिए। आरलोंग पार्क के अंदर आरलोंग चिल कर रहा होता है और तभी लूफी दीवार तोड़कर आरलोंग के सामने आ जाता है और लूफी इन सभी से पूछता है, तुम सभी में से आरलोंग कौन है? आरलोंग, हाँ शायद मेरा ही नाम है। लूफी अपने हाथ को पीछे खींचता है और एक जोरदार मुक्का मार देता है आरलोंग के मुंह पर। ये पंच बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और आरलोंग दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी फिशरमैन्स हैरान हो जाते हैं और लूफी के दिमाग के अंदर वही सीन चल रहा था जब नामी आरलोंग की वजह से रो रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ हमारी नेविगेटर को रुलाने की? ये देखकर सभी फिशरमैन्स लूफी पर हमला कर देते हैं पर सांजी यहाँ पर आकर सभी को एक ही बारी में हरा देता है। तभी उसोप भी यहाँ पर आ जाता है और जोरो भी। गाँव के सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। एक आम इंसान ये कभी नहीं कर सकता। जॉनी और यूसाकू कहते हैं, क्या अभी भी आपको लड़ना है? हाँ, अगर आप इनके सामने गए तो बस लूफी और इन सभी के रास्ते में आओगे। पर आखिरकार वो लड़ क्यों रहे हैं हमारे लिए? क्योंकि उसने बड़ी बहन नामी को रुलाया है। आरलोंग सिचुएशन को देखकर हंसने लगता है। आखिर तुम 4 जिंदी आदमी मेरा क्या कर लोगे? हाँ और हाची अपने मुंह से एक आवाज निकालता है जिसे देखकर गांव वाले शॉक हो जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये बंदा किसी खतरनाक आदमी को बुला रहा है। जमीन हिलने लगती है। ये क्या चल रहा है? मोमो बाहर आ जाओ। समुद्र की लहरें ऊंचाइयां छूने लगती हैं और जैसे ही पानी हटता है तो हम देखते हैं कि वही समुद्र वाला राक्षस है जिसके ऊपर राइड करके लूफी और सांजी इस आइलैंड पर आए थे। अच्छा तो ये है हाँ। बेचारा मोमो रो रहा होता है। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इसके दिमाग में अभी भी वो फाइट चल रही थी जब लूफी और सांजी ने इसकी बैंड बजाई थी। मोमो सांजी और लूफी को देखकर यहाँ से जाने लगता है। मोमो ये तुम क्या करने जा रहे हो? हाँ खैर अगर तुम्हें जाना है तो यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, समझ गए ना मोमो? ये बस एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी दे रहा था मोमो को। ये सुनकर मोमो के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता और मोमो इन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और मोमो का साथ देने के लिए बाकी सभी फिशरमैन्स भी इसके साथ जाते हैं। लूफी अपने पैर को उठाता है और अपने दोनों पैर जमीन में घुसा देता है और अपने दोनों हाथों से मोमो के सींग को पकड़ता है। आरलोंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि लूफी के पास डेविल फ्रूट की पावर है। लूफी मोमो को उठाता है और इतनी तेजी से फेंकता है कि मोमो आसमान में उड़ जाता है। लूफी अपने दोनों पैरों को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर इसके पैर जमीन में पूरे तरीके से धंस चुके हैं और तभी हम देखते हैं कि बाकी सभी फिशरमैन्स तैयार हो जाते हैं। अब लड़ने का समय आ चुका है। आरलोंग सर प्लीज आप लड़ाई मत कीजिएगा। अगर आप लड़ने पर आ गए तो ये आरलोंग पार्क तबाह हो जाएगा। हाथी सांस अंदर लेता है और अपने मुंह से लूफी के ऊपर इंक फेंकता है और सामने पड़े बिल्डिंग के एक मलबे को उठाता है और लूफी पर फेंक देता है। पर सांजी अपनी एक ही किक से उस पूरी के पूरी बिल्डिंग के पार्ट को तबाह कर देता है। उसोप लूफी को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर लूफी के पैर जमीन में पूरी तरह से अटक चुके हैं। हाची एक और बार एक मलबे को उठाता है और लूफी को मारने ही वाला होता है कि तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है और हाची उसे जोरो की तरफ फेंक देता है और हाची और जोरो की फाइट होने वाली है। उसोप लूफी को बचाने के लिए उसे खींच रहा होता है पर क्योंकि लूफी रबड़ का बना है तो जैसे ही लूफी को छोड़ता है तो लूफी सामने खड़े इस फिशरमैन को जाकर टकरा जाता है। तू चाहता है कि मैं तुझे मार डालूं हाँ? तेरा दुश्मन अब मैं हूँ समझा? और उसोप का पीछा करने लगता है। इस तरफ आरलोंग कहता है, तुम इंसान कितने कमजोर हो। लूफी उसे एक पंच मारता है पर आरलोंग इसका हाथ पकड़ लेता है। उस जमीन के टुकड़े को ही उठा लेता है जहाँ पर लूफी फंसा हुआ था और कहता है, जिन लोगों ने डेविल फ्रूट खाए हैं वो तैर नहीं सकते ना, और लूफी को पानी के अंदर फेंक देता है। ये देखकर सांजी भी पानी में कूदने जाता है लूफी को बचाने के लिए पर जोरो सांजी को समझाता है कि आरलोंग चाहता है कि ये लोग पानी के अंदर जाकर लड़ें क्योंकि पानी के अंदर इन फिशरमैन्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज होती है और पानी में जाकर ये बंदे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लूफी को बचाने से पहले हमें इन दोनों को मारना होगा सांजी। और अब इनके सामने 2 ओपोनेंट्स खड़े हुए हैं। जोरो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं 5 सेकंड में इन्हें ठिकाने लगा दूंगा, नहीं 3 सेकंड में, और ऑक्टोपस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सांजी भी इस दूसरे वाले फिशरमैन को एक जोरदार लात मारता है और इस तरफ जॉनी और यूसाकू सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लूफी बेचारा मारा जाएगा क्योंकि वो अभी पानी में डूब रहा है। और तभी गेनसान पीछे से आ जाते हैं। मैं उस रबर वाले बच्चे को बचाने के लिए जा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो बच्चा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी नोजी को भी यहाँ पर आ जाती है। मैं भी चलूंगी लूफी को बचाने के लिए क्योंकि ये सभी लोग सिर्फ मेरी बहन की वजह से लड़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि लूफी पानी के अंदर डूबता ही जा रहा था और इस तरफ जोरो उस ऑक्टोपस के साथ फाइट कर रहा था, हाची के साथ। पर जोरो अभी तक अपनी पिछली फाइट से रिकवर नहीं हो पाया है। जोरो को बुखार भी आ जाता है और बहुत ज्यादा दर्द में होता है। तो अब तुम्हारे सामने हाची आने वाला है, 6 स्पोर्ट स्टाइल का यूजर। सांजी का ध्यान जोरो पर होता है और इसका फायदा उठाकर वो कराटे फिशरमैन सांजी को अचानक से एक जोरदार पंच मार देता है। सांजी दीवार तोड़कर दूर जाकर गिरता है और हाची कहता है, तुम इंसान मेरी 6 तलवारों के सामने कुछ नहीं। 6 तलवारें हाँ, मजाक मत करो। ओए ऑक्टोपस, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मुझे एक आदमी से मिलना है और जब तक मैं उससे मिलता नहीं मैं मरने से इनकार करता हूँ, चाहे यमराज ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए। और इस तरफ उसोप अभी भी इस फिशरमैन से बचकर भाग रहा है और इस तरफ समुद्र के अंदर नोजिको और गेनसान लूफी को जगाने की कोशिश करते हैं और गेनसान उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर लूफी के पैर जमे हुए हैं। पर लूफी बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है और इस तरफ सांजी उठ जाता है, अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और उसे पीने लगता है और कहता है, अगर इस हाची का पंच 40वें लेवल पर था तो जो लात मुझे मेरे चीफ मारा करते थे तो वो पक्का 400 लेवल की होगी। और इस तरफ जोरो हाची से कहता है, मैं तुझे दिखाता हूँ 3 स्पोर्ट्स स्टाइल क्या चीज है। जॉनी, यूसाकू, मुझे वो तलवारें दो। और ये दोनों अपनी तलवारें जोरो की तरफ फेंक देते हैं और इस तरफ हाची भी जोरो पर हमला करने वाला होता है और जोरो जैसे ही अपना 3 स्पोर्ट्स स्टाइल यूज करता है तो हाची बुरी तरह
से घायल हो जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुझे ये बात मान लेनी चाहिए, मेरे पास 6 तलवारें हैं, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और तभी जोरो को क्वीना से किया हुआ वादा याद आता है कि वो क्वीना के लिए इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बनेगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि उसका नाम स्वर्ग तक गूंजेगा। चाहे 3 तलवारें हो या 6 तलवारें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तेरी तलवारें हल्की हैं, हर एक तलवार 300 किलो की है। मेरी तलवारों का वजन तेरी तलवारों से बहुत ज्यादा है। ऑक्टोपस अपनी 6 की 6 तलवारें एक साथ मिलाता है, 6 स्वॉर्ड स्टाइल ऑक्टोपस स्पोर्ट स्टांस, और जोरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जोरो इसे रोक लेता है और हाची इसे उसी पॉइंट पर हमला करता है जहाँ पर जोरो की चोट लगी हुई थी। जोरो को हवा में फेंकता है और अपनी तलवारों को गोल गोल घुमाने लगता है। जोरो भी उन तलवारों की तरफ नीचे आने लगता है, पर तभी जोरो कुछ ऐसा करता है जिससे कि हाची की बैंड बज जाती है। मैं तुम्हें मार दूंगा। जोरो उठता है और कहता है, अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे सबसे बेहतरीन होना पड़ेगा, तभी मैं मीहॉक को हरा सकता हूँ। जोरो ड्रैगन ट्विस्टर नाम का एक अटैक यूज करता है और हाची की सारी तलवारों को तोड़ देता है। आरलोंग भी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है और हाची सोचता है, मैं एक 3 तलवारों वाले से कैसे हार सकता हूँ? और हाची जमीन पर गिर जाता है। अब मुझे लूफी को बचाने जाना होगा। और तभी ये कराटे फिशरमैन जोरो के पीछे आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सांजी यहाँ पर आकर जोरो को बचा लेता है। तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे नहीं पता था कि ईस्ट ब्लू में कोई है जो कि मेरे मुक्के को सरवाइव कर सकता है। जोरो, अगर तुम इस हालत में इस पानी के अंदर जाते हो लूफी को बचाने के लिए तो तुम मारे जाओगे। मुझे ही लूफी को बचाने के लिए जाना होगा। और सांजी पानी के अंदर कूद जाता है और देखता है कि गेंसान और नोजी को लूफी को बचाने की कोशिश कर रहे थे और नोजी को लूफी की गर्दन स्ट्रेच करके उसे जमीन पर लेकर आ गई थी ताकि लूफी एटलीस्ट सांस ले सके। और तभी वो फिशरमैन यहाँ पर आ जाता है और सांजी को बहुत बुरे तरीके से मार देता है। और इस तरफ नोजी को लूफी से कहती है, लूफी होश में आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ। कराटे फिशरमैन सांजी को जरा सा भी मौका नहीं देता है और पानी के अंदर सांजी पर एक के बाद एक हमले करता जा रहा था। उसके किक, उसके पंचेस बहुत बुरे तरीके से सांजी को मार रहे थे और सांजी बुरी तरह से घायल हो जाता है। सांजी सामने एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। सांजी बहुत देर से पानी के अंदर होता है, इसलिए सांजी ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर जाने लगता है और जैसे ही ऊपर जाता है तो वो देखता है कि वो फिशरमैन उसी का इंतजार कर रहा था सरफेस पर आने के लिए। सांजी सांस नहीं ले पाता है। मुझे हवा चाहिए, मुझे सांस लेनी है। भले ही तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो पर आखिर में तुम एक इंसान ही हो। मैंने सुना है कि तुम इंसान ज्यादा पानी के प्रेशर को झेल नहीं सकते, क्या ये सच है? हाँ। और फिशरमैन सांजी को पानी के अंदर लेकर जाने लगता है जहाँ पर वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सांजी के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है। पर सांजी अभी भी मरा नहीं था और सांजी समझ जाता है कि ये फिशरमैन को कैसे हरा सकता है। सांजी इसकी छाती पर काटता है जिसकी वजह से हर एक मछली की तरह ये भी तड़पने लग जाता है। सांजी ने एक तरह से इसके गिल्स पर हमला किया जहाँ से फिशेज सांस लेती है और सरफेस पर वापस आता है। हे कराटे वाले फिशरमैन, जल्दी पानी से बाहर आओ। ये फिशमैन बाहर आता है। जो अटैक पहले मैंने तुझ पर यूज किया था वो 100 ब्रिक फिस्ट था और अब मैं तुझ पर मेरा अल्टीमेट अटैक यूज करूंगा जो कि है 1000 ब्रिक फिस्ट और इससे बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। सांजी अपना स्पेशल अटैक मोटान शूट यूज करता है और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि इस बंदे का काम तमाम हो चुका है। इस तरफ हम देखते हैं कि उसॉप जमीन पर मरा हुआ है, पर सब कुछ एक ड्रामा होता है ताकि वो फिशरमैन चला जाए और इसकी जान बच जाए। दरअसल ये खून नहीं बल्कि एक कैच बॉल की वजह से हुआ है। फिशरमैन के जाने के बाद उसॉप उठता है और अपनी बॉडी पर धूल लगाने लगता है ताकि लोगों को लगे कि उसने बहादुरों की तरह उस फिशरमैन के साथ लड़ाई की है और साथ ही साथ कई बहाने भी सोच रहा होता है कि जब वो लूफी और बाकी सबसे मिलेगा तो क्या बोलेगा। लगता है मुझे बोलना पड़ेगा, मैंने उस कमीने को जाने दिया, मैं उसे आराम से मार सकता था। नहीं, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। या फिर नामी, हमें माफ करना, हमने वो सब कुछ किया जो कि हम कर सकते थे, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई थी। पर तभी उसॉप सोचने लगता है कि कैसे लूफी ने उसको अपना दोस्त माना था, कैसे जोरो तैयार था हार के बदले मौत को गले लगाने के, और सांजी जिसने नामी के लिए आरलोंग तक को चैलेंज कर दिया, और जॉनी और यूसाकू अपना काम बखूबी कर रहे थे, कैसे सभी गांव वाले तैयार थे मरने के लिए। वैसे मैं बहुत उसॉप समझ जाता है कि ये कितना बुरा इंसान है, कितना शेमफुल है ये, और अपने आप पर ही गुस्सा करने लगता है। पर अब उसॉप एक झूठे से एक बहादुर आदमी की तरह चिल्लाकर उस फिशरमैन से कहता है, ओए रुक जा, तो अभी तो जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। और तभी उसॉप एक हथौड़ा लेकर फिशरमैन के टांगों पर मारता है और अपनी उंगली में एक रबर बैंड को खींचता है, जिसकी वजह से फिशरमैन थोड़ा सा डर जाता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसॉप यहाँ से जा चुका है। फिशरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सामने पड़े पानी को सोखने लगता है। ये फिशरमैन उस पानी को एक स्प्रे की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से आसपास के सभी पेड़ कट जाते हैं। उसॉप इसके फेस पर एक गोली मारता है, जिसकी वजह से इस बंदे की आग लग जाती है। ये फिशरमैन पानी के लिए तड़पने लगता है और पानी की तरफ चला तो जाता है, पर हथौड़े से इसके सर के ऊपर इतनी बार मारता है कि इसके सर के ऊपर बहुत सारी बॉल्स उग जाती हैं और फाइनली उसॉप इस फिशरमैन को हरा देता है। और इस तरफ आरलोंग पार्क के अंदर सांजी और जोरो बुरी तरह से पिट चुके हैं। आरलोंग सांजी पर बहुत तेजी से मारता है। ये हमला बिल्कुल शॉटगन की तरह था और सांजी घायल होकर नीचे गिर जाता है और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। मैं भी कुछ पायरेट्स की जान लेने वाला था। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। हैं? मुझे मारने आई हो क्या? मैं तुझे और तेरे गांव वालों को नहीं मारूंगा, पर तुझे हमेशा मेरे लिए काम करते रहना होगा। तो बता, तू मेरी दोस्त है या फिर उनकी? नामी सोच में पड़ जाती है कि अगर इसने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया तो लूफी और सभी विलेजर्स बच जाएंगे। और तभी नामी सभी गांव वालों से कहती है, मुझे माफ करना, पर क्या आप सभी लोग मेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं? बस इतना
ही सुनने की देर थी और सभी गांव वाले तैयार हो जाते हैं आर्लोंग से फाइट करने के लिए। इस तरफ पानी के अंदर नोजी को लूफी की हेल्प कर रही होती है और फाइनली लूफी जिंदा हो जाता है। लूफी के मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है, बिल्कुल किसी फाउंटेन की तरह। और इस तरफ जोरो आर्लोंग के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट करके सांजी उसकी जान बचाने के लिए पानी के अंदर जाए। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, इससे ज्यादा मैं नहीं टिक पाऊंगा, जाओ और लूफी की मदद करो। 30 सेकंड बहुत ज्यादा है मेरे लिए। और सांजी ऐसा बोलकर पानी के अंदर कूद जाता है लूफी की हेल्प करने के लिए। जोरो अपनी तलवार लेकर आर्लोंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये सब तो कुछ नहीं मेरे सामने, आधी मछली। मैंने तुम्हें समझाया था ना, इस नाम से मुझे दोबारा मत पुकारना। और इस तरफ लूफी फाइनली होश में आ जाता है। बच्चे क्या तुम ठीक हो? हाँ आपके सर पे जो छतरी सी थी वो कहाँ गई? साले तुझे अभी भी उसकी परवाह है? मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूँ, तो ठीक है कि नहीं है? ये क्या कहते हैं? इस तरफ आर्लोंग और जोरो आमने सामने होते हैं, पर तभी आर्लोंग पर कोई अंडे से हमला करता है। और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसॉप ने किया होता है। आयनामी, मैंने इनमें से एक को हरा दिया जिसका मुंह कुछ ऐसा था। आर्लोंग ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। क्या तुमने चू को हरा दिया? चू उस बंदे का नाम है जिसे उसॉप ने हराया था। और इसी बीच जोरो कहता है, मैं तुम्हारी शान उस नाक को काटने वाला हूँ। जोरो आर्लोंग की नाक पर हमला करता है पर उसकी नाक टूट ही नहीं सकती है। इस तरफ हाची अपने होश में आ जाता है और सांजी के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए। जोरो का ध्यान जैसे ही हाची पर जाता है तो आर्लोंग इस मौके का फायदा उठाकर अपनी नाक से उसकी छाती पर बहुत तेजी से हमला करता है और जोरो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और इस तरफ सांजी पानी के अंदर फाइनली लूफी को देख लेता है। हाची भी पीछा करते हुए पीछे से आ रहा था और जब नोजी को हाची को देखती है तो हाची के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और हाची ऑक्टोपस फ्रिटर फ्रेंजी नाम का एक अटैक यूज करता है और बहुत सारे पंचेस इस पर मारने ही वाला होता है कि तभी हम जोरो को देखते हैं। आर्लोंग जोरो को गले से पकड़ लेता है। जोरो पहले से ही बहुत ज्यादा जख्मी होता है और अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये सारी बैंडेजेस क्या लगा रखी हैं तुमने? हाँ, क्या तुम कहीं गिर गए थे? और सारी बैंडेजेस को हटा देता है और जैसे ही उन बैंडेजेस को हटाता है तो आर्लोंग बुरी तरह से शॉक हो जाता है। ये देखकर नामी भी हक्की बक्की रह जाते हैं। बैंडेज हटने की वजह से जोरो का बहुत सारा खून जमीन पर गिरने लगता है। इतनी सारी चोटों के बाद भी ये आदमी जिंदा कैसे है? हम जोरो की चेस्ट को देखते हैं जो कि बुरी तरह से जख्मी थी। मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ सकता। और जोरो को मारने ही वाला होता है पर तभी जोरो स्माइल करता है और कहता है, अगर कोई इंसान हिले ना तो उसके घाव खुलते नहीं। तुझे ये सब मजाक लग रहा है ना? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम्हारे उस ऑक्टोपस की बात कर रहा हूँ। और पानी के अंदर हम देखते हैं कि ये हाची जैसे ही नोजी को पंचिस मारने वाला होता है तो उसके शरीर के सारे घाव खुल जाते हैं और हाची यहीं पर मर जाता है। सांजी इस मौके का फायदा उठाता है और लूफी के पास जाकर उसके पैरों पर लगे उस पत्थर को तोड़ देता है जिसकी वजह से लूफी आजाद हो जाता है, स्ट्रेच होकर हवा में उड़ने लगता है और पानी से बाहर आ जाता है। वो मैं वापिस आ गया। ये देखकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आर्लोंग बहुत ज्यादा गुस्सा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके जोरो को पकड़ने की कोशिश करता है। लूफी जोरो को दूर फेंक देता है। अब जोरो हवा में होता है और लूफी आर्लोंग को अपने सर से मारता है और उसके बाद उस पर पंचिस मारने लगता है। आर्लोंग को इससे कुछ भी नहीं होता है। तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? नाक का फर्क है शायद से। नहीं तो फिर जबड़ा होगा या फिर हाथों का आकार? नहीं, तुमने गलत कहा, हमारी स्पीशीज अलग है। और आर्लोंग लूफी का सर खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लूफी किसी तरह से बच जाता है पर आर्लोंग का जबड़ा एक पिलर पर जाकर लग जाता है। सभी को लग रहा होता है कि इस हमले की वजह से आर्लोंग के सारे दांत टूट जाएंगे पर उसकी जगह वो पूरा का पूरा पिलर ही टूट जाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम दोनों में असली फर्क क्या है। हाँ क्यों नहीं, मैं एक मछली से कभी नहीं हारने वाला। जोरो, सांजी, नामी और पूरे गाँव वालों की नजर है इस फाइट के ऊपर क्योंकि इसी फाइट के ऊपर पूरे ईस्ट ब्लू का फ्यूचर डिपेंड करता है। तुम इंसान किसी काम के नहीं, यहाँ तक कि तुम एक पत्थर को अपने दांत से तोड़ भी नहीं सकते। लूफी सामने पड़े एक पत्थर को अपने पंच से तोड़ देता है। पत्थर को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता है। लूफी सामने पड़ी तलवारों को उठाकर आर्लोंग पर मारने लगता है पर आर्लोंग बहुत आसानी से लूफी की एक तलवार को दूर फेंक देता है और दूसरी तलवार को अपने दांतों से ही तोड़ देता है। लेकिन फिर भी लूफी रुकता नहीं है और एक पंच मार देता है इसके चेहरे पर जिसकी वजह से आर्लोंग नीचे गिर जाता है और इसके सारे दांत टूट जाते हैं। हाँ मैं जानता हूँ मुझे तलवारें चलानी नहीं आती, मुझे नहीं पता समुद्र के अंदर कैसे सफर करते हैं, मुझे नहीं पता कि खाना कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि झूठ कैसे बोलते हैं। भाई उस सबको झूठा कह रहा है और मैं मानता हूँ मैं इनकी मदद के बिना नहीं रह सकता। कमजोर, कितना कमजोर है तू। इस पूरी दुनिया में कुछ ऐसा काम है जो तू कर सकता है? हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं तुझे हरा सकता हूँ। मैं एक शार्क हूँ और मेरे दांत बार बार आते रहते हैं और नए दांत पिछले वालों से ज्यादा मजबूत होते हैं। और हम देखते हैं कि आर्लोंग के दांत दोबारा से आने लगते हैं। आर्लोंग दोबारा से अपने दांतों को निकालता है और उसके दांत दोबारा से आ जाते हैं। आर्लोंग हंसता है और कहता है, ऊपर वाले ने हमें ये काबिलियत दी है, अब शायद से तुझे पता चल रहा होगा कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। आर्लोंग अपने दांतों को हाथ में लेता है और लूफी पर अटैक करने लगता है और अपने दांतों से लूफी को मारना शुरू कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो लूफी नहीं होता है। दरअसल लूफी ने एक फिशरमैन को एक कवच की तरह यूज करके खुद को बचा लिया होता है। ये देखकर आर्लोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आर्लोंग दोबारा से अपने दांतों को अपने हाथ में लेता है और लूफी पर हमला करने जा ही रहा होता है कि तभी लूफी को एक आइडिया आता है। लूफी इसके जबड़े पर हमला करता है जिसकी वजह से इसके दांत बाहर निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि लूफी ने आर्लोंग के दांत अपने दांतों की जगह लगा लिए हैं और कहता है, मेरे पास भी अब तेरे जैसे दांत हैं। आर्लोंग को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, आखिर कब तक तेरा ये मजाक चलने वाला है? हाँ, और लूफी पर डायरेक्ट हमले कर देता है। एक के बाद एक लूफी पर हमले होते हैं। लूफी भी अपने दांतों का यूज करके आर्लोंग के कंधे पर हमला करता है। ये हमला तब कारगर होता है जब तुम्हारा जबड़ा ताकतवर हो और
तुम्हारा जबड़ा उतना ताकतवर नहीं है। और ऐसा बोलकर आरलोंग लूफी के हाथ के ऊपर बहुत तेजी से काटता है। लूफी दर्द से चिल्ला रहा होता है, पर तभी अपनी लात को ऊपर उठाकर आरलोंग को जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से उसके दांत खुल जाते हैं और लूफी आरलोंग के जबड़े से अपनी बाजू को बाहर निकाल लेता है। लूफी और आरलोंग दोनों जमीन के ऊपर पड़े होते हैं, लेकिन आरलोंग उठता है और हंसता है। और जब लूफी उठता है तो देखता है कि आरलोंग यहाँ से जा चुका है। लूफी का ध्यान पानी में जाता है और आरलोंग पानी में ही था। एक बार मैं पानी में चला गया तो मेरी रफ्तार को टक्कर देने वाला कोई नहीं। आरलोंग अचानक से पानी से बाहर निकलता है और इससे पहले कि लूफी कुछ समझ पाता, लूफी जमीन के ऊपर गिर जाता है। आरलोंग का ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और आरलोंग ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वाह, तुम मेरे वार से बच गए। हाँ, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, पर तुम जितनी बार बचोगे उतनी बार अपनी मौत को अपने सामने देखोगे। और आरलोंग शार्क डार्ट्स का यूज करके लूफी पर हमला करता है। अपनी नाक का यूज करके लूफी को मारने की कोशिश करता है। लूफी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है, पर आखिर में इसका हमला लूफी को लग ही जाता है और लूफी घायल हो जाता है। गाँव के सभी लोग लूफी को छिप जाने के लिए कहते हैं, बड़े भैया लूफी यहाँ से भाग जाइए। लूफी वहाँ से भाग जाओ। पर लूफी कहता है, नहीं, मैं छिपना नहीं चाहता, बल्कि मैं उसे पकड़कर उसकी नाक तोड़ना चाहता हूँ। ओए शार्क, बाहर आ जा, मैं तुझे हराने वाला हूँ, तुझ में बहुत हिम्मत है। लूफी अपने बाइने हाथ की उंगलियों को खींचता है। गम गम शील्ड। आरलोंग दोबारा से इस पर हमला करता है, लेकिन इस बार लूफी इसे पकड़ लेता है और ये दोनों बिल्डिंग से जाकर टकरा जाते हैं। लूफी नीचे गिरने लगता है और इस पर आरलोंग हमला करने ही वाला होता है कि तभी लूफी अपनी उंगलियों का एक जाला तैयार करता है और इसका नाम है गम गम फिंगर नेट, जिसकी वजह से लूफी की उंगलियां एक जाले की तरह बन जाती हैं, जिसके अंदर आरलोंग किसी मछली की तरह फंस जाता है और नीचे जमीन पर गिरने लगता है। पर इससे पहले कि जमीन पर नीचे गिरता, लूफी अपने पैरों को बड़ा करके आरलोंग को एक जोरदार किक मारता है और आरलोंग बुरी तरह से घायल हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा मर चुका है, पर आरलोंग मरा नहीं होता है। आरलोंग बस मरने का नाटक कर रहा था और जैसे ही लूफी इसके करीब आता है, ये लूफी को गोल गोल घुमाकर इसे दूर फेंक देता है, पर इससे लूफी को जरा सी भी चोट नहीं लगती है। आरलोंग एक दीवार के ऊपर पंच मारता है और अंदर से एक तलवार बाहर निकलता है। ये हथियार इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसे देखने भर से ही लोगों की रूह कांप जाए। आरलोंग अपनी तलवार को उठाता है और लूफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर लूफी उससे बचकर कमरे के अंदर चला जाता है। ये पूरा रूम नक्शों से भरा हुआ था और हमें पता चलता है कि ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि नामी का है। ये सारे के सारे सी चार्ट्स और सारे मैप्स नामी ने बनाए हैं। ये नामी की 8 साल की मेहनत है। इसी वजह से नामी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और किसी भी हालत में हम नामी को नहीं खो सकते। नामी और मैं दोस्त हैं, समझे? नामी तेरी दोस्त नहीं है, वो हमारी नेविगेटर है। आरलोंग लूफी का मजाक उड़ाता है और कहता है, अगर नामी तुझ जैसे के लिए काम करेगी तो ये उसके हुनर की बेइज्जती होगी। लूफी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सामने पड़े एक पेन को दिखता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। आरलोंग अपनी तलवार को लूफी के गले के ऊपर रख देता है और कहता है, इस पूरी दुनिया पर राज हम फिशरमैन्स का ही होगा और सबसे पहले हम लोग ईस्ट ब्लू पर कब्जा करेंगे। लूफी अभी भी उसी पेन को देख रहा होता है। क्या तू उस लड़की को हमारी तरह अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा? हाँ? ये सुनकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस पेन को नीचे रखता है और आरलोंग के ब्लेड को पकड़कर तोड़ देता है। तूने उसका इस्तेमाल किया? हाँ? नामी कोई चीज नहीं जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। नामी एक तुच्छ प्रजाति की लड़की है, पर दिमाग से बहुत तेज है। वो एक अच्छी लड़की है, मैं उसकी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, बस इसके बदले उसे मेरे लिए मैप बनाते रहना होगा। वो मेरे बहुत काम की चीज है। लूफी ये सुनकर गुस्से से पगला जाता है और सारी चीजों को बाहर फेंकने लगता है, टेबल, बुक शेल्फ, यहाँ तक कि नामी के सारे चार्ट्स को भी। नामी ये सब कुछ बाहर खड़े होकर देख रही होती है और उसे याद आता है कि ये वही रूम है जहाँ पर आरलोंग कई सालों पहले इसे लेकर आया था और आरलोंग इससे जबरदस्ती मैप बनवाया करता था। नामी यहाँ पर अकेली थी। बेला मेरे मर चुकी थी और नोजी को इससे मिलने नहीं आ सकती थी, और जब नामी ने बेला मेरे को याद करते हुए उसकी एक पिक्चर बनाई तो आरलोंग ने उसे फाड़ दिया। नामी हर रोज बेला मेरे और नोजिको को याद करते हुए अपना दिन गुजारती थी और हमेशा उस कमरे में खुद को अकेले पाती थी। और इस तरफ आरलोंग लूफी का गला काट रहा होता है। लूफी आरलोंग की नाक को पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। मुझे पता चल चुका है कि नामी को कैसे बचाना है। नामी इस कमरे की वजह से नहीं जा पा रही और अगर नामी यहाँ पर नहीं रहना चाहती तो मैं इस पूरे कमरे को ही तबाह कर दूंगा। लूफी अपने पैर को उठाकर बहुत बड़ा कर देता है और यूज करता है बैटल एक्स नाम की एक मूव को। आरलोंग भी घूमकर लूफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लूफी उसी बैटल एक्स यानी कि अपनी लात को आरलोंग के ऊपर मारता है और ये लात पड़ते ही आरलोंग के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। आरलोंग दर्द से चिल्लाने लगता है और जमीन को तोड़ते हुए 4 फ्लोर नीचे जाकर गिर जाता है। लूफी के इस अटैक की वजह से पूरी बिल्डिंग पर असर पड़ता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और पूरा आरलोंग पार्क ही तबाह हो जाता है। सभी लोग इस चीज को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, पर सभी लोग लूफी की चिंता कर रहे थे। लूफी, सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इस लड़ाई में कौन जीता और क्या लूफी जिंदा है। सूरज की रोशनी पड़ती है आरलोंग पार्क के ऊपर और हम देखते हैं कि लूफी जिंदा है, जिसे देखकर जॉनी और युसाकू बेचारे ये रोने लग जाते हैं खुशी के मारे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लूफी चिल्लाकर कहता है, नामी तुम मेरी दोस्त हो। ये बात सुनकर नामी इमोशनल हो जाती है। जोरो, उसोप, सांजी सभी लोग बहुत खुश थे और गांव वाले तो नाचना शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग लूफी को पकड़ते हैं और इसे हवा में उछालना शुरू कर देते हैं और फाइनली कोकोयाशी विलेज और ये पूरा का पूरा आइलैंड आरलोंग के राज से आजाद हो जाता है। नामी लूफी के पास आती है और उसे उसकी टोपी लौटा देती है, पर तभी वही चूहे जैसा दिखने वाला नेवी कमांडर यहाँ पर आ जाता है। मैंने तुम्हारी सारी फाइट देखी, मुझे नहीं लगता था कि आरलोंग कभी हारेगा, पर अब क्योंकि आरलोंग हार चुका है तो उसकी सारी संपत्ति मेरे नाम है। पर जोरो इसकी बकवास सुनकर अपना आपा खो देता है और इसे गले से पकड़
पकड़कर इसे धो देता है। नामी भी इसके पास आती है और अपना बदला भी पूरा करती है। इस बंदे ने नोजिको को गोली से मारा था, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, और बेला मेरे की बगीचे को भी खराब किया और नामी इस पर एक डंडे से हमला कर देती है। फाइनली सभी लोग खुश हो जाते हैं और गेंसान मन ही मन सोच रहे होते हैं। तो आखिरकार हमें कुछ पायरेट्स नहीं बचाया। जो कुछ भी इस आइलैंड पर हुआ वो कोई छोटी बात नहीं थी। बेला मेरे सन को मारा, विलेजर्स को धमकाया, नामी को अपने साथ लेकर चले गए। इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया और 8 सालों बाद ये आजादी कोई आम बात नहीं है। और आरलोंग जिसने इस पूरे विलेज के साथ इतना बुरा किया था, इसके साथ भी एंड में बुरा ही हुआ और अब शायद से बेले मेरे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यही चूहे जैसा दिखने वाला कॉलोनल नेजुमी लूफी के खिलाफ कंप्लेंट करता है और यहाँ तक कि ये बंदा ये भी सिफारिश करता है कि लूफी को जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके पकड़ा जाए और इसकी तस्वीर हर जगह पर पहुँचा दी जाए। और लूफी के खिलाफ एक वांटेड का पोस्टर छपवाया जाता है और इस तरफ गाँव के सभी लोग अपना आजादी दिवस मनाते हैं। सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं पर जोरो बेचारा अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। और इस तरफ नामी बेला मेरे की कब्र के सामने बैठी हुई थी और गेंसान से पूछती है, गेंसान, अगर बेला मेरे भी जिंदा होती तो क्या वो मुझे पायरेट्स को ज्वाइन करने देती? अगर उन्होंने तुम्हें रोका भी होता तो तुम रुकती नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। तुम लोग सही में बेला मेरे की ही बेटियां हो। मुझे तुम पर गर्व है नामी। पूरा आइलैंड जश्न मना रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और गेंसान बेला मेरे की कब्र के पास आते हैं। तुम्हारी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं और उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। लूफी भी वहाँ से गुजर रहा होता है। ये किसी की कब्र है क्या? ये जिसकी भी कब्र हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कल से नामी तुम्हारे साथ सफर पर होगी और याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से नामी की स्माइल कभी भी गई तो मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। समझ गए ना? हाँ, समझ गया सर। नामी अपने कमरे में होती है और इसने जितना भी सामान लूटा होता है ये सारा सामान ये गाँव वालों के लिए छोड़कर जाने लगती है और पीछे मुड़कर देखती है कि बेला मेरे यहाँ पर बैठी हुई थी। मुझे 8 साल लग गए पर फाइनली हम लोग अब आजाद हैं और मैं सोच रही हूँ कि इस आइलैंड को छोड़कर चली जाऊँ। चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। मैं जिनके साथ जाने वाली हूँ वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं अपने सपने पूरे करने जा रही हूँ मॉम। मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करूंगी अपने दोस्तों के साथ। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगी। और तभी बेला मेरे यहाँ से गायब हो जाती है और ये सब कुछ नामी की बस एक इमेजिनेशन होती है। नामी बाहर जाने लगती है और तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे अभी धक्का दिया, पर पीछे मुड़कर देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। अगले दिन ये सभी लोग शिप को तैयार करने लगते हैं यहाँ से जाने के लिए। जॉनी और यूसाको को भी ये सभी लोग बाय बाय कर देते हैं और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है, शिप को चालू करो। नामी किसी को भी बिना कुछ कही यहाँ से जाना चाहती थी। शिप के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े ऊपर करती है। भाई आंखें बंद करो अपनी, ये क्या हो रहा है? और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के वॉलेट्स गिर रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि जाते जाते ये नामी सभी विलेजर्स का बटुआ मारकर जा रही है। सभी लोग इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और नामी इन सभी को गुड बाय कहती है। गेंसान नामी को देखकर कहते हैं, लूफी अपना वादा भूलना मत, समझे? हाँ गेंसान, मैं जानता हूँ। और ये सभी लोग अपने नए सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ आरलोंग पार्क यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब इसके बाद हम लोग लॉकडाउन आर्क में जाने वाले हैं। ये वही जगह है जहाँ पर पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ने अपनी आखिरी सांसें ली थी अपने एग्जीक्यूशन से पहले। और हम लोग बहुत सारे पुराने विलन्स को भी देखने वाले हैं जो कि हमने इस सीरीज के पहले पार्ट में देखे थे और एक ऐसे कैरेक्टर को भी देखने वाले हैं जो कि वन पीस के यूनिवर्स में एक मिस्ट्री है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नामी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और तभी उस न्यूज़पेपर के अंदर से एक पैम्पलेट निकलता है और उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद हम एक नेवी हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर ढेर सारे नेवी के ऑफिसर्स बैठे हुए थे। यहाँ पर लूफी की ही बात हो रही होती है कि कैसे उसने ईस्ट ब्लू के बहुत सारे खतरनाक विलेंस को हरा दिया, जिसमें मौजूद है आरलोंग, डॉन क्रीक और कैप्टन बग्गी। और इसी के साथ साथ उसने नेवी ब्रांच के कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन को भी हरा दिया और डॉन क्रीक जिसके ऊपर 17 मिलियन की बाउंटी थी, फिशमैन पायरेट आरलोंग जिसके ऊपर 20 मिलियन की बाउंटी थी। इस छोटे से बच्चे ने उन सभी को हरा दिया है। यहाँ पर बातचीत चलती है और लूफी के ऊपर ग्लोबली 3 करोड़ का इनाम लग जाता है। जो भी लूफी को पकड़ेगा जिंदा या मुर्दा उसे 3 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और तभी नेवी का कमांडर सामने आता है और सामने बहुत सारे नेवी के बंदे खड़े होते हैं और एक कमांडर चिल्लाकर कहता है, जिस किसी को भी भागना है अभी भाग सकता है। हमें किसी कायर की जरूरत नहीं है, पर किसी आम आदमी का कमजोर होना उनकी गलती नहीं और इसलिए हम आज तक सभी लोगों को बचाते आए हैं। अगर कोई अपराधी समुद्र के किसी कोने में छुप रखा है तो हम नेवी वालों को उन्हें ढूंढ कर मारना है ताकि सबको न्याय मिल सके। जय सर। और सभी नेवी वाले जोश में आ जाते हैं। लूफी के ऊपर इनाम की बात हर जगह पर फैल जाती है। ये बात मिस काया कोबी, हाँ वही बच्चा जिसे लूफी सबसे पहले मिला था इस सीरीज के पहले पार्ट में, बाराटी रेस्टोरेंट में सभी कुक्स और अपने चीफ को भी पता चल जाता है। चीफ जेफ इस बात से खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लूफी अपना सपना पूरा करने में लगा हुआ है तो सांजी भी अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इन सभी के साथ साथ लूफी भी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसॉप और ये सांजी दोनों नाचने लग जाते हैं। भाई मर जाओगे, पायरेट्स आएंगे इनके पीछे अभी। पर नामी को लूफी की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि लूफी के पीछे इनाम की खबर सुनकर उसके पीछे बहुत सारे पायरेट्स और बहुत सारे नेवी के कमांडर्स आने वाले हैं इसे मारने के लिए। जोरो भी सेम बात सोच रहा होता है। 3 करोड़ का इनाम, हाँ इतने बड़े इनाम के पीछे नेवी अपने बंदों को जरूर भेजेगी लूफी को मारने के लिए। यहाँ तक कि कई खतरनाक बाउंटी हंटर्स भी लूफी के पीछे पड़ने वाले हैं और वो बाकी सबसे कई ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। खैर लूफी खुश होता है और ग्रैंड लाइन की तरफ जाने के लिए तैयार भी। इस तरफ हम फुल मेटल को देखते हैं। हाँ वही बंदा जिसे सांजी ने बुरी तरह से मारा था। फुल मेटल भी
उस पोस्टर को देखता है और उसे याद आता है कि इसने इसे कहीं पर देखा हुआ है पहले। फिर अपने दिमाग पर जोर डालता है और फाइनली इसे लूफी के बारे में याद आ जाता है। इसे तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, चलो अटैक करने। और अपने सभी चेलों को यहाँ पर बुलाता है। हाँ जी सर, चलिए अटैक करने चलते हैं। पर कहाँ पे जाना है सर, ये तो बताइए। ये तो भी सोचा नहीं यार, कहाँ जाए? शायद उसी बाराती रेस्टोरेंट में। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ से पास से ही लूफी की शिप गुजर रही होती है। फुल मेटल अपनी शिप को लूफी की शिप के पास लेकर आता है और फाइनली उसके सामने आ जाता है और लूफी को सरेंडर करने के लिए कहता है। ओए लूफी, सरेंडर कर दे चुपचाप। ये देख, तेरे ऊपर इनाम लगा है, मंकी डी लूफी, यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा बेटे, मुझे अरेस्ट करेगा है? आजा कोशिश कर ले। फुल मेटल ऑर्डर देता है लूफी की शिप के ऊपर कैनन बॉल फायर करने के लिए। लूफी भी तैयार होता है इसका सामना करने के लिए, लेकिन तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है। इसको मैं संभालता हूँ लूफी। सामने से कैनन बॉल फायर होती है और जोरो अपनी तलवार से उस कैनन बॉल को बीच में से काट देता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर लूफी, उसॉप और फुल मेटल सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फुल मेटल के जो फट्टू नेवी वाले होते हैं सभी लोग डर कर यहाँ से भाग जाते हैं और ये बंदा भी पानी के अंदर जाकर कूद जाता है। अब इसके बाद हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर 2 बंदे टेलीस्कोप का यूज करके आसपास की शिप्स के ऊपर नजर रख रहे थे और देखते हैं कि सामने से कोई आ रहा होता है और जब वो ध्यान से देखते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि मीहॉक होता है। मीहॉक को देखकर ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीहॉक यहाँ पर उतर जाता है। हॉकाई, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? शांत हो जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा लीडर कहाँ पर है? ऐसे आइलैंड पर रुकना, कितना लापरवाह आदमी है वो। इन सभी में से एक बंदा अपने बॉस के पास जाता है और बताने लगता है कि मीहॉक यहाँ पर आ चुका है, लेकिन उससे पहले ही मीहॉक यहाँ पर पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि ये लीडर कोई और नहीं बल्कि शांक्स होता है। शांक्स वही बंदा है जिसने लूफी को अपनी हैट दी थी और शांक्स बहुत बैडएस तरीके से बैठा होता है। क्या ये तुम हो हॉकाई? ये ईद का चांद आज कैसे निकला? मैं अभी कुछ बेहतर महसूस नहीं कर पा रहा। क्या तुम मुझसे अभी लड़ने आए हो? नहीं, मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है और तुमने अपनी पाई बाजू भी खो दी है। हाँ, मैंने एक दिलचस्प पायरेट को देखा था जिसके बारे में अक्सर तुम मुझे कहानियों में बताया करते थे। एक दिलचस्प लड़के की कहानी जो कि एक छोटे से गाँव से आता है। मीहॉक लूफी के उस पोस्टर को शैंक्स को दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर शैंक्स बहुत ज्यादा खुश भी होता है। आखिरकार लूफी, तुमने ये कर ही दिखाया। हाँ, अगर ऐसी ही बात है मीहॉक तो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। और सामने पड़े गिलास में बियर डालने लगता है और ये दोनों पार्टी शार्टी करने लग जाते हैं। ये बंदा मीहॉक को जूस पिलाने लगता है। अरे भाई शर्माओ मत, पियो पियो भाई। लूफी पर पड़े इस इनाम को देखकर शैंक्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम गोइंग मैरी को देखते हैं, यानी कि लूफी की शिप को, और यहाँ पर डिस्कशन चल रही होती है कि आखिरकार ये लोग ग्रैंड लाइन के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, पर ग्रैंड लाइन तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि था रिवर्स माउंटेन का। लूफी पूछता है, अरे यार, पर हम सीधे रास्ते से क्यों नहीं जा सकते? जहाँ तक मैंने चीफ से सुना था वही एक रास्ता है ग्रैंड लाइन तक जाने का। लूफी, अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो पास ही के किसी आइलैंड से मीट उठा लेते हैं भाई, भूख लगने वाली है। हाँ, पास में ही एक आइलैंड है जिसके अंदर एक मशहूर शहर है जिसका नाम है लॉकडाउन। क्या ये मीट के लिए फेमस है? नहीं लूफी, ये वही जगह है जहाँ पर गोल्डी रॉजर ने जन्म लिया था और मारा भी गया। लूफी ये बात सुनकर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तो क्या तुम जाना चाहते हो? हाँ, मुझे जाना है नामी। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पर उस आदमी ने जन्म लिया था जिसने इस दुनिया में वो हर एक चीज पाली थी जो कि दुनिया के पास देने को थी। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास लूफी का वांटेड पोस्टर होता है और उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। और बहुत टाइम बाद हम कैप्टन बग्गी को देखते हैं और ये बंदा अपने चाचा के साथ होता है। और गाइस, ये वही बंदा है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, उसी आइलैंड पर रहने वाला। एक सेकंड गाइस, इसका नाम क्या था? सर्च कर लेता जरा। हाँ, इस बंदे का नाम है गाइमोन और ये दोनों अपनी दुख दर्द पीड़ा एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। और अब इसके बाद इन दोनों के जाने का समय आ जाता है। बग्गी यहाँ से जाने लगता है, पर थोड़ी आगे चलकर एक सी मॉन्स्टर कैप्टन बग्गी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से इसकी ये छोटी सी नाव टूट जाती है। और जब दोबारा उस पर हमला करने वाला होता है तभी इस सी मॉन्स्टर के सर के ऊपर कोई गोली मार देता है। और जब बग्गी पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि पीछे एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है। कितनी खूबसूरत हो तुम, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये लड़की इससे पूछती है, तुम बग्गी द क्लाउन हो ना? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? हाँ, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? और इस लड़की के हाथ में लूफी का वांटेड पोस्टर होता है और ये वही लड़की है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। हाँ, मैं जानता हूँ इसे, मुझे तो इससे अपना बदला लेना है। और लूफी को मारने के लिए ये दोनों हाथ मिला लेते हैं और हम इसकी बोट को देखते हैं जो कि दिल शेप में होती है। अब इसके बाद ये दोनों एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कैप्टन बग्गी अपने दोस्तों को देखता है, मोजी और काबाजी को, और इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। कैप्टन बग्गी इन दोनों से पूछता है, मोजी, काबाजी, तुम्हारी ये हालत किसने की? हाँ, और ये दोनों बताते हैं कि यहाँ पर रहने वाली एक ट्राइब ने इनकी ऐसी हालत कर दी है और इन सभी ने बाकी सबको भी पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर बग्गी के बाकी सारे बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये बंदा अपने बॉडी पार्ट्स को अलग कर सकता है क्योंकि इसने एक डेविल फ्रूट खा लिया था। और बग्गी अपने सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को वापस बुलाता है और वापस से बड़ा बन जाता है। बग्गी को देखकर बाकी सभी पायरेट्स को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उस ट्राइब के सभी लोगों को मार देते हैं। और अब कैप्टन बग्गी के साथ वापस से उसकी पूरी टीम जुड़ चुकी है और अब इसके साथ ही लड़की भी है। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं। मुझे सामने एक आइलैंड दिख रहा है। हाँ, यही है लॉकडाउन। अच्छा, तो यही वो आइलैंड है हाँ, जहाँ गोल्डी रॉजर ने जन्म लिया। अब थोड़ी देर बाद ये लोग लॉकडाउन में पहुंच जाते हैं। उसॉप अपने लिए एक गुलेल खरीदने वाला है, सांजी खाने पीने का सामान, जोरो अपने लिए नई तलवारें और नामी अपने लिए नए कपड़े। लेकिन अपना लूफी गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन पॉइंट को देखना चाहता है, वही जगह जहाँ पर उसे मारा गया। और लूफी पूरी
भी एक्साइटमेंट के साथ एग्जीक्यूशन पॉइंट ढूंढने लगता है और इस तरफ हम लॉग टाउन के नेवी हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा भागते भागते आता है। कैप्टन स्मोकर, हेडक्वार्टर से एक मैसेज आया है। उन्हें पता चला है कि मंकी डी लूफी यहाँ पर आने वाला है और ये लूफी कोई आम पायरेट नहीं है। उसके ऊपर 3 करोड़ का इनाम है। 3 करोड़, हाँ ये तो काबिले तारीफ है। लगता है उसे पकड़ना ही होगा। कैप्टन स्मोकर तैयार हो जाता है लूफी को पकड़ने के लिए और इस तरफ जोरो कुछ तलवारें खरीदना चाहता था पर सारी बहुत ज्यादा महंगी थी और जोरो पीछे देखता है कि कुछ लोग खड़े हुए हैं और हम एक लड़की को देखते हैं और इसे 2 खतरनाक लोग परेशान कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जोरो भी ये सब कुछ देख रहा होता है और जैसे ये दोनों उस पर हमला करते हैं तो ये लड़की अपनी तलवार निकालती है और 2 सेकंड्स में इनकी बैंड बजा देती है। ये देखकर जोरो हैरान हो जाता है लेकिन फाइट के दौरान इस लड़की का चश्मा गिर जाता है। जोरो इस चश्मे को उठाकर इस लड़की को देता है पर जो उसने देखा उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इस लड़की की शक्ल बिल्कुल क्वीना जैसी थी। क्वीना यानी कि वही लड़की जिसके साथ जोरो ने बचपन में वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बन के दिखाएगा। शौक की वजह से जोरो इस लड़की का चश्मा तोड़ देता है और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं जो कि भूला भटका पता नहीं कहाँ पर जा रहा था। सामने एक बोर्ड पर लिखा होता है बार गोल्ड रॉजर, लेकिन लूफी पढ़ता है सिर्फ गोल्डी रॉजर और लूफी उस बार के अंदर जाने लगता है। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि इस बार का ओनर होता है। लूफी इससे पूछता है आप यहाँ पर काम करते हो क्या? ये जगह तो जैसे बच्चों के लिए नहीं, चला जा यहाँ से। दरअसल मैं खो चुका हूँ, मुझे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म देखना था जहाँ पर गोल्डी रॉजर की मौत हुई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पर मिलेगा मुझे प्लीज? और तभी लूफी इस बंदे के टेबल के ऊपर एक खोपड़ी को पड़ा हुआ दिखता है। ये खोपड़ी थी एक किलर जायंट की जिसने 100 से भी ज्यादा पायरेट्स को मौत के घाट उतार दिया था पर गोल्डी रॉजर ने उसे एक ही हमले के साथ मार दिया था। और गोल्डी रॉजर की ये बातें सुनकर लूफी को गूज बम्स आने लगते हैं। गोल्डी रॉजर वो अपने दिनों में नहीं, आज भी मुझे लगता है कि वो ऐसा इकलौता आदमी था जो कि ग्रैंड लाइन से डरा नहीं था। उस समय ग्रैंड लाइन के बारे में किसी को कुछ ज्यादा नहीं पता था। जितने भी लोग वहाँ पर गए उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा जिसकी वजह से ग्रैंड लाइन का डर लोगों के अंदर बैठ चुका था। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर भी लूफी है। गोल्डी रॉजर यहाँ पर एक रम की बोतल पी रहा होता है और इस ओनर से जो कि पहले जवान था उससे कहता है मैं ग्रैंड लाइन की तरफ जाने वाला हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए? तुम्हें ग्रैंड लाइन के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। तभी तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। और बैक इन प्रेजेंट ओनर लूफी को बताता है और कुछ समय बाद ये खबर फैल जाती है कि गोल्डी रॉजर ग्रैंड लाइन से जिंदा वापस आ चुका है पर आज से 22 साल पहले गोल्डी रॉजर को मार दिया गया था और उसी समय से ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत हुई थी। मैं भी ग्रैंड लाइन में जाना चाहता हूँ। गोल्डी रॉजर कितने कूल है ना, एक पायरेट को बिल्कुल उन्हीं की तरह होना चाहिए और इसलिए मैंने समुद्र में कदम रखा। मैं ग्रैंड लाइन जाकर वन पीस को हासिल करना चाहता हूँ और किंग ऑफ पायरेट्स बन के दिखाऊंगा। ये ओनर लूफी की बातें ध्यान से सुन रहा होता है और इसे लगता है कि इसका स्क्रू वगैरह ढीला हो चुका है पर तभी इसे लूफी के अंदर गोल्डी रॉजर नजर आता है। यहाँ तक कि ओनर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। अब इसके बाद हम 22 साल पहले का एक सीन देखते हैं। गोल्डी रॉजर पकड़ा जा चुका था, इसके हाथ बंधे हुए थे और इसे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी लेकिन फिर भी इस बंदे के चेहरे पर एक स्माइल होती है। गोल्ड रॉजर जिसने दुनिया की वो हर एक चीज पाली थी जो कि दुनिया के पास ऑफर करने के लिए थी। ये बंदा अपनी मौत की तरफ भी बिल्कुल शान से जा रहा था। गोल्डी रॉजर को जरा सा भी डर नहीं था अपनी मौत का और इसके गले पर तलवारें रख दी जाती हैं लेकिन फिर भी गोल्डी रॉजर एक स्माइल के साथ बैठा हुआ था। और तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाकर गोल्डी रॉजर से कहता है हे किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर, तुम्हारा सबसे कीमती खजाना वन पीस कहाँ छुपा रखा है तुमने? क्या वो ग्रैंड लाइन में है? वो ग्रेट ट्रेजर वन पीस। गोल्ड रॉजर इसकी बातें सुनकर एक स्माइल करता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। मेरा खजाना, हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख सकते हो, ढूंढ लो उसे। मैंने दुनिया की हर एक चीज उसमें रखी हुई है जो कि दुनिया के पास देने के लिए थी। और तभी गोल्डी रॉजर को मार दिया जाता है। इसकी छाती के अंदर 2 तलवारें घुसा दी जाती हैं पर अपनी मौत के दौरान भी इस बंदे के चेहरे पर एक स्माइल होती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और लूफी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर गोल्डी रॉजर की मौत हुई थी। लूफी उस टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है पर तभी कैप्टन स्मोकर यहाँ पर आ जाता है और लूफी को बुलाता है। क्या चाहिए भाई तुम्हें? देखता नहीं तो मैं कितना बिजी हूँ मैं अभी। तू वही है ना जिस पर पूरे ईस्ट ब्लू में सबसे ज्यादा बड़ा इनाम लगा है? हाँ मैं लूफी हूँ। तुम्हें चाहिए क्या कुछ? मेरा नाम है कैप्टन स्मोकर और मैं यहाँ की नेवी का कैप्टन हूँ। मैं इस लॉकडाउन का इंचार्ज हूँ और मैं अभी इसी वक्त तुम्हें हिरासत में लेता हूँ। क्या अरेस्ट? भूल जा भाई इसके बारे में। मैं अब ग्रैंड लाइन जाने वाला हूँ और किंग ऑफ पायरेट्स भी बनने वाला हूँ। लगता है मुझे तुझे हराना होगा। अच्छा तू मुझे हराएगा? हाँ, इससे पहले मैं ही तुझे हरा देता हूँ। गम गम पिस्टल। लूफी उस पर हमला कर देता है लेकिन चेन स्मोकर लूफी के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। लूफी इस पर एक किक मारता है पर स्मोकर को ये अटैक नहीं लगता और लूफी गोल गोल घूमकर दूर जाकर गिरता है और वहीं पे ये बंदा सो जाता है। सही है भाई, ये कहीं भी सो जाता है बंदा। इसके बाद हम जोरो और उसी लड़की को देखते हैं जिसका जोरो ने चश्मा तोड़ दिया था और ये लड़की अभी भी जोरो को ताने मार रही थी। मैंने कहा ना मैं उसके पैसे तुम्हें दे दूंगा। हाँ, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें देखकर तो मुझे चिंता होती है। तुम्हारी आंखों के नीचे रिंकल्स आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे तुम हफ्तों से नहीं सोए हो। क्या तुम्हारी मॉम बीमार है या तुम्हारी बीवी किसी के
साथ भाग गई तुम्हारे 5 बच्चों के साथ तुम्हें छोड़कर। चलो मैं और नहीं पूछूंगी तुमसे, तुम्हें दर्द होगा। भाई क्या कर रही है लड़की है? मेरे साथ आओ। ये लड़की जोरो को नेवी के ऑफिस के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर ये लड़की जोरो को सफाई करने का काम दे देती है और इसके हाथ में पकड़ा देती है एक झाड़ू और एक पानी की बकेट। अगर तुम नेवी के लिए काम करते रहे तो तुम कभी भी भूखे नहीं मरोगे। और जोरो फ्लोर को साफ करने लगता है और साथ ही साथ 2 नेवी वाले बंदों को भी, जिन्हें पता लग चुका था कि ये बंदा जोरो है, ईस्ट ब्लू का सबसे खतरनाक स्वर्ड्समैन। जोरो यहाँ से चला जाता है एक तलवारों की दुकान पर। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मुझे 2 तलवारें चाहिए। एक स्वॉर्ड के 50,000। हाँ, इतने में तो कोई पुरानी सी तलवार ही आएगी। उसकी नजर जोरो की तलवार के ऊपर जाती है एक मिनट, ये दिखाना मुझे जरा। और जैसे ही जोरो की तलवार को खोलता है तो ये बंदा हैरान रह जाता है, क्योंकि जोरो की तलवार कोई मामूली तलवार नहीं थी। ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड होती है और ये बंदा जोरो को चूना लगाने की कोशिश करता है और इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को बहुत कम दामों पर खरीदने की कोशिश करता है। पर तभी वही लड़की यहाँ पर आ जाती है। ये लड़की यहाँ पर अपनी तलवार लेने आई थी, पर जैसे ही ये लड़की जोरो की तलवार देखती है, ये तो 21 वाज़ोमोनो स्वॉर्ड्स में से एक है। इसकी कीमत 1 करोड़ से कम तो नहीं होगी। ये सुनकर ये दुकानदार गुस्सा हो जाता है और जोरो से कहता है, सामने कुछ तलवारें पड़ी हैं, सभी की सभी 50,000 की हैं, जो चाहिए वो ले लो। जोरो वहाँ पर जाता है, एक तलवार उठाता है और ये लड़की अपनी डायरी में देखकर बताती है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये तो एक और लेजेंडरी स्वॉर्ड है, काइटेत्सु थर्ड। ये एक बहुत ही शानदार तलवार है। पर ओनर उस तलवार को बेचने से मना कर देता है। नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता। ये एक श्रापित तलवार है ना? तुम्हें कैसे पता? मैंने बस अंदाजा लगाया। ओनर हैरान रह जाता है कि इसे कैसे पता कि ये स्वॉर्ड कर्स्ड है, पर जोरो को बस अंदाजा हुआ था। ये ओनर बताता है कि किकेत्सु की सारी तलवारें कर्स्ड हैं। जिन भी लोगों ने इन तलवारों को चलाने की कोशिश की है वो सभी एक एक करके मारे गए हैं, लेकिन फिर भी जोरो कहता है, मुझे यही चाहिए, मैं इसे लूंगा। और जोरो यहाँ से चला जाता है और इस तरफ हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर कुछ अजीब आदमी घूम रहे थे, अजीब से कपड़े पहनकर। जोरो अपनी तलवार को देखकर खुश हो रहा होता है और तभी लूफी इसके सामने आ जाता है। लूफी अपना रास्ता भटक चुका था। अरे यार, पता नहीं मैं कहाँ भटक रहा हूँ, कितना बड़ा शहर है ये। लूफी और जोरो की नजर सड़क पर जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि एक बंदे को बहुत सारे लोग घेरे हुए थे और उस पर बंदूक ताने हुए थे। और इससे पहले कि ये बंदे इस बंदे को शूट करते, इस आदमी ने एक को छोड़कर बाकी सभी को मार दिया। वो एक बच्चा था। ये आदमी उस बच्चे से कहता है, घर जा बच्चे, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। लूफी को ये बंदा बहुत ज्यादा कूल लग रहा था और जोरो बताता है कि इस बंदे का नाम है डैडी द पेरेंट और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बाउंटी हंटर है। इस तरफ हम देखते हैं कि उसॉप ने बहुत सारी चीजें खरीद ली थी और फिर इसे याद आता है कि एक चश्मा लेना भूल चुका है। ये चश्मों की दुकान पर जाता है और इसे ये वाला चश्मा बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, पर इसके पास इसे खरीदने के लिए पैसे खत्म हो चुके थे। पर तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और उसी सेम चश्मे को काउंटर से खरीद लेती है और ये देखकर उसॉप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे लड़की रुक जा, मैंने उसे पहले देखा था। बुढ़े आदमी दफा हो जाओ। और हंसते हुए उस चश्मे को लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसॉप इस लड़की का पीछा करता है। मुझे परेशान मत करो, समझे ना? मैं नेवी में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। शायद तुम जानते नहीं, नेवी के कैप्टन स्मोकर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, और तू मुझे नहीं जानती, ठीक है ना? मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ, मैं ग्रेट कैप्टन उसॉप हूँ, जिसने आर्लोंग के पायरेट्स को धूल चटा दी थी। यहाँ तक कि मेरे ऊपर 3 करोड़ की बाउंटी भी है। पापा। ये लड़की पापा बोलती है और तभी पीछे इसका डैडी यहाँ पर खड़ा होता है और ये वही बंदा था जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये इसी डैडी द पेरेंट की बेटी थी। ये अपने डैडी के पास जाती है और इस बंदे को उस गॉगल को गिफ्ट कर देती है एज अ बर्थडे गिफ्ट। ये देखकर इसका डैडी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और तभी ये बंदा उसॉप से कहता है, हे तुम, क्या मैंने सही सुना था? तुम्हारे ऊपर 3 करोड़ का इनाम है। हाँ तुमने सही सुना, पर मैं एक और बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे ऊपर उंगली उठाई तो मेरा कैप्टन लूफी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो 1 नंबर का शैतान और निर्दयी आदमी है। तो मुझे परिवार वाला लगता है ना? अच्छा होगा तुम मुझसे पंगे मत लो। ये बंदा उसॉप की तरफ एक गन फेंकता है। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम अभी सिंगल हो। तुम तो मेरे साथ लड़ ही सकते हो। क्या एक लड़ाई? और जैसे ही ये बंदा अपना शॉल हटाता है तो हम देखते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर 30 बंदूकें लगी हुई थी। उसॉप समझ जाता है कि ये डैडी द पेरेंट है और इसने डैडी के साथ पंगे लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये सभी लोग इस फाइट को देखने के लिए आए थे। नामी भी यहाँ पर होती है। सभी लोग बोलते हैं, ओए लड़के, चिंता मत कर, अगर उसने तुझे मार भी दिया तो हम तेरी कब्र खोदने के लिए तैयार हैं। नामी उसॉप को डांटने लगती है, साले उसॉप, ये कैसी मुसीबत अपने सर पे ले ली है? तुझे थोड़ी देर के लिए खुला के छोड़ा, तूने डैडी द पेरेंट से पंगे ले लिए? पागल हो गए क्या? ये लड़की रूल्स बताती है। दोनों लोग 10-10 कदम चलेंगे और दोनों के पास एक ही मौका होगा, शिद्दत से करना। इसके बाद काउंटिंग शुरू होती है, 1 2 3। उसॉप को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसॉप यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि उसॉप कुछ कर पाता, डैडी इसे शूट करके इसकी बंदूक को उड़ा देता है। उसॉप जमीन पर गिर जाता है और उसे माफी मांगने लगता है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक नल्ला बेरोजगार आदमी हूँ, मुझे मार कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नामी भी उसॉप को बचाने के लिए डैडी के सामने आ जाती है। तो तू इतना कायर है हाँ, कि एक लड़की के पीछे छुप रहा है? इस लड़की का मुझसे कोई लेना देना नहीं। उसॉप? नामी उसॉप का नाम लेती है और जैसे ही इस डैडी को पता चलता है कि इसका नाम उसॉप है तो ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लड़के, क्या तुम्हारा नाम उसॉप है? क्या तू यह सबको जानता है, जो रेड हेड पायरेट्स का एक मेंबर है? हाँ, वो मेरे पापा का नाम है। क्या आप मेरे डैड से पहले मिल चुके हैं? हाँ। अच्छा, अब मैं समझा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चे, आज मैं तुमसे वो चीज बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने पहले किसी को नहीं बताई। आज से कुछ साल पहले उसॉप और मेरे बीच में यही सेम फाइट हुई थी और यहाँ पर शैंक्स और बाकी सभी पायरेट्स भी थे और जब दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया तो उसॉप के राइट हैंड पर चोट लग जाती है, लेकिन डैडी पूरे तरीके से हार चुका था। ये बंदा नेवी का सबसे खतरनाक स्नाइपर था जिसे यूसॉप ने हरा दिया था। यूसॉप इसे मारने लगता है, लेकिन तभी वो
देखता है कि इसके गले पर एक लॉकेट है और जैसे ही उसे खोलता है तो वो देखता है कि उस लॉकेट के अंदर इसके बेटे की फोटो होती है। ये देखकर यूसुफ स्माइल करता है और साइड में जाकर बैठ जाता है। परिवार इतनी भी बुरी चीज नहीं है, पर मैं इन चीजों में अच्छा नहीं। मेरे पास खुद का एक बेटा है जिसका नाम ऊसॉप है। मैंने उसे सालों से नहीं देखा है और जब मैंने इस समुद्र में कदम रखा था तब वो एक छोटा सा बच्चा था। क्या तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करते? हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पायरेट फ्लैग ये मुझे बुला रहा है। खैर, मैं अब अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन तुम अपनी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। और ऐसा बोलकर यूसुफ यहाँ से जाने लगता है, पर तभी डैडी इसे कहता है, यूसुफ, तुम्हें मुझे मारना ही होगा। मुझ पर दया खाने की कोई जरूरत नहीं है। हम पायरेट्स खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किसे मारना है और किसे नहीं, और मैं तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और ऊसॉप ये सारी कहानी सुनकर रोने लगता है। ये कहानी सुनकर ऊसॉप के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है और डैडी से एक और बार मौका मांगता है उसी फाइट को दोबारा करने के लिए। और डैडी भी इस बात के लिए मान जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारा ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ बच्चे। और इस बार ये बंदा ऊसॉप को इन दोनों को एक साइन बोर्ड के ऊपर निशाना लगाना है और अगर ऊसॉप चुका तो डैडी उसे उसी वक्त मार देगा। ये बोर्ड हवा की वजह से बहुत ज्यादा हिल रहा होता है। ऊसॉप अपनी गुलेल का यूज करके अपना एम लगाता है और शूट कर देता है और ऊसॉप का निशाना बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगता है। डैडी कहता है, मुझे यूसुफ के बेटे से यही उम्मीद थी। एक दिन तुम भी अपने पापा की तरह एक नीडर और शानदार स्नाइपर शूटर बनोगे। तुम ग्रैंड लाइन में जाओ बच्चे, वहाँ पर तुम्हें यूसुफ मिलेगा। क्या? आपका शुक्रिया। मैं भी एक दिन अपने पापा की तरह एक बहादुर सोल्जर बनूंगा। और इस तरफ हम सांजी को देखते हैं। सांजी को एक लड़की पीछे से पुकारती है जिसका नाम था फेरी कार्मेन और ये बंदी खुद को ईस्ट ब्लू का सबसे बेहतरीन कुक बताती है। मैंने ईस्ट ब्लू के सभी फेमस कुक्स को हरा दिया है और अब तुम्हारी बारी है सांजी, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। ये औरत सांजी को मार्केट के अंदर बुलाती है जहाँ पर कुछ ही देर में एक कुकिंग कंपटीशन शुरू होने वाला था और इतना बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन सांजी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। लेकिन फिर भी सांजी मार्केट में जाता है क्योंकि इसे कुछ सामान वगैरह खरीदना था और देखता है कि सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है और सामने देखता है कि एक फिश पड़ी हुई है, बहुत बड़ी सी फिश जिसके बारे में सांजी ने बचपन में एक किताब के अंदर पढ़ा था। सांजी उस फिश को कुछ भी करके खरीदना चाहता था। एक सेकंड रुकिए जरा, मेरे पास पैसे हैं। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, प्लीज मुझे इस फिश को खरीदने दीजिए। ओए बच्चे, ये फिश खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि इस कुकिंग कंपटीशन का एक प्राइज है जो कि इस कंपटीशन के विजेता को दिया जाएगा। और सांजी अपना मन बना लेता है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए और इस फिश को पाने के लिए। थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर कार्मेन भी आई होती है और ऑडियंस में ऊसॉप और नामी भी होते हैं। कंपटीशन शुरू हो जाता है और सांजी एक के बाद एक राउंड क्लियर करके आगे बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ कार्मेन भी। और एट द एंड फाइनली सांजी और कार्मेन बच जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। फाइनल राउंड शुरू हो जाता है और ये दोनों अपना खाना बनाने लगते हैं। सांजी अपनी डिश प्रिपेयर कर लेता है और कार्मेन भी। और फाइनली टाइम आ जाता है रिजल्ट्स को अनाउंस करने का। तो इस साल की कुकिंग चैंपियनशिप का विनर है कि तभी कार्मेन इस बंदे को रोक देती है, रुक जाइए, और सांजी के पास जाकर खुद एक्सेप्ट कर लेती है कि सांजी का खाना इसके खाने से बहुत ज्यादा डिलीशियस था, जिसका मतलब है कि सांजी इस कंपटीशन को जीत लेता है और उस मछली को लेकर यहाँ से जाने लगता है। और चलते चलते नामी कहती है, हवा का रुख चेंज हो चुका है, लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। हाँ, लेकिन अभी तो मौसम बिल्कुल साफ है ना। थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और इस तरफ लूफी भूला भटका वापस से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और फाइनली लूफी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाता है और उस नजारे को एंजॉय करता है जो कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ने अपनी मौत के पहले देखा होगा। और हम देखते हैं कि कैप्टन बग्गी, कैप्टन स्मोकर और उसी हॉट लड़की को भी पता चल चुका था कि लूफी इस वक्त कहाँ पर है। और तभी ये सुंदर लड़की यहाँ पर आ जाती है और कहती है, लूफी, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार बहुत समय से कर रही थी, ये मत कहना कि तुम मुझे भूल गए। और यहाँ पर खड़े सभी लोग इस लड़की को देखकर इसके दीवाने हो जाते हैं। भाई, इसकी स्किन कितनी स्मूथ है, कितनी हॉट है ये। लूफी कहता है, भाई कौन है तू? मैं तुझे नहीं जानता। है कौन तू? है तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती क्योंकि तू पहला आदमी था जिसने मुझ पर हमला किया था। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कि मेरे बदन पर फिदा ना हो जाए। और अपनी इसी सुंदरता का यूज करके लूफी, मैं तुझे अपना दीवाना बना लूंगी। ए चुप कर जाए, ज्यादा बोल रही है तू, ठीक है ना? मैं पहले से कमिटेड हूँ किसी के साथ। आखिर तू है कौन? सुंदर लड़की एल्विडा। क्या एल्विडा? वो तो मोटी थी। दरअसल लूफी उसी एल्विडा की बात कर रहा है जिसे कि हमने इस सीरीज के पहले पार्ट में देखा था। लेडी एल्विडा वही मोटी, ये लड़की बिल्कुल पतली हो चुकी है और एकदम हॉट लड़की बन चुकी है। मैंने स्मूथ नाम का एक डेविल फ्रूट खाया है जिसकी वजह से मेरा शरीर पूरी तरह से बदल गया और मैं बहुत ज्यादा हॉट बन गई। उस डेविल फ्रूट को खाकर मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुकी है जिसकी वजह से मुझ पर किए हुए सभी अटैक्स फिसल जाते हैं और मुझे कोई भी डैमेज नहीं करते। और तभी वही अजीब से लोग यहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही अपना कवर हटाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन बग्गी और उसके सभी साथी होते हैं। बग्गी कहता है, हमारे साथ जो भी हुआ मैं वो नहीं भूलने वाला। और लूफी, मैं तुमसे मेरी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। वैसे तेरा नाम क्या था भाई? बॉगी? नहीं, बूगी था ना? नहीं, ये नहीं था। अरे हाँ, तुम्हारा नाम तो बफून है। कैप्टन बग्गी को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बफून पागल है क्या? और जब ऑडियंस में सभी लोगों को पता चलता है कि ये बग्गी द क्लाउन है तो यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। कैप्टन बग्गी अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि सभी लोगों को कंट्रोल में रखे और फाइनली लूफी को इसका असली नाम याद आ जाता है। अरे हाँ, कैप्टन बग्गी, ओके ठीक है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता तभी काबाजी यहाँ पर आकर लूफी को पकड़ लेता है। लूफी जरा सा भी नहीं हिल पाता है और लूफी को एक एग्जीक्यूशन डिवाइस के अंदर फंसा देता है और नामी रियलाइज करती है एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत एबनॉर्मली गिर रहा है और एक जोरदार तूफान इस आइलैंड पर
आने वाला है, जल्दी करो, हमें अपनी शिप के पास वापस जाना होगा वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और तभी जोरो भी यहाँ पर आ जाता है और गांव के सभी लोग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि कैप्टन बग्गी स्ट्रॉ हैट लूफी को मारने वाला है और लूफी को एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। ये बात सुनकर जोरो, लूफी और नामी जल्दी से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं लूफी को बचाने के लिए। कैप्टन स्मोकर भी ये सब कुछ देख रहा होता है और मौसम लगातार खराब होने लगता है। आसमान काले बादलों से ढक जाता है और इस तरफ कैप्टन बग्गी के पायरेट्स जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि फाइनली लूफी को मारने वाले हैं। लूफी कहता है, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एक एग्जीक्यूशन देखने वाला हूँ। बेवकूफ, हम तुझे ही मारने वाले हैं। क्या मजाक करना बंद कर भाई, अबे मुझे क्यों मार रहे हो? तू मजाक करना बंद कर, समझा ना? क्योंकि अब तुझे हम मारने वाले हैं। तेरे कुछ आखिरी शब्द वगैरह है क्या? कुछ है तो बोल सकता है। और लूफी चिल्लाकर कहता है, मैं वही हूँ जो कि बाद में जाकर किंग ऑफ पायरेट्स बनेगा। और लूफी की ये बात सुनकर टाउन के सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि लूफी उसी जगह पर किंग ऑफ पायरेट्स बनने की बात कर रहा था जहाँ पर किंग ऑफ पायरेट्स को मारा गया था। बग्गी अपनी तलवार निकाल लेता है और लूफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ। और जोरो और सांजी यहाँ पर आ जाते हैं। जोरो, सांजी बचा लो भाई यार, ये बग्गी मुझे मारने वाला है। जोरो और सांजी लूफी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी बग्गी के पायरेट्स इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी जोरो और सांजी सभी को एक एक करके मारने लगते हैं। लेकिन बग्गी अपनी तलवार को उठाता है और तभी लूफी जोरो और सांजी को कहता है, सांजी, जोरो, मुझे माफ करना यार, मैं अब मरने वाला हूँ। और बग्गी लूफी की गर्दन पर तलवार चला देता है। लूफी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर के चेहरे पर थी जब इनको एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। बग्गी लूफी को मारने वाला था, उसके ऊपर एक बिजली गिरती है। ये बिजली बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी, इतनी ज्यादा खतरनाक कि पूरे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर आग लग जाती है। एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म टूटने लगता है और फाइनली टूटकर गिर जाता है। इतनी खतरनाक बिजली के बाद भी लूफी जिंदा बच जाता है। ये सब देखकर कैप्टन स्मोकर सोचता है, क्या ये सभी इत्तेफाक है? क्या ऊपर वाला भी नहीं चाहता है कि लूफी को मारा जाए? हाँ, लूफी, जोरो और सांजी यहाँ से भागने लगते हैं और तभी सामने हम एक आदमी को देखते हैं जिसने ग्रीन कलर का शॉल पहना हुआ था और ये वही मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में बात की थी। ये बंदा कहता है, समय की लहरें और लोगों के सपने, इन दोनों को कोई नहीं रोक सकता। जब तक लोगों की आंखों में उनकी आजादी का सपना है तब तक मैं उनके साथ हूँ। इस तरफ नामी और उसॉप शिप की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि मौसम बहुत खराब होने लग चुका था। ये दोनों शिप के पास पहुँचते हैं और तभी देखते हैं कि इनका पुराना दुश्मन इनका यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है, मोजी और उसका लॉयन। और तभी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है और नेवी भी यहाँ पर पहुँच जाती है। जोरो, लूफी और सांजी अभी भी शिप की तरफ भाग रहे होते हैं और तभी जोरो के सामने ताकिशी आ जाती है, वही लड़की जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? हाँ? और जोरो पर हमला करना शुरू कर देती है। जोरो लूफी और सांजी से कहता है, तुम लोग जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लूफी और सांजी यहाँ से जाने लगते हैं और जोरो ताकिशी को हरा देता है और जोरो यहाँ से जाने लगता है। तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, है ना? मैंने ये तलवारें मजे के लिए नहीं ली हैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जोरो, मेरी बात सुन लड़की, तेरी शक्ल मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त से मिलती है जो कि इस दुनिया में नहीं है। और उससे भी बुरी बात यह है कि तू वही सेम चीज बोल रही है जो कि वो कभी कहा करती थी। उसकी नकल करना बंद करो। इस तरफ हम लूफी और सांजी को देखते हैं और इन दोनों के सामने कैप्टन स्मोकर पहुंच जाता है। मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे हराए बिना तो ग्रैंड लाइन नहीं जा सकता। सांजी, तुम शिप की तरफ जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और इस तरफ गोइंग मैरी के ऊपर नेवी तोपों से हमला कर रही थी। नामी के पास कोई और चारा नहीं बचता है और शिप को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है। सांजी भी यहाँ पर आ जाता है, नेवी वालों को मारना शुरू कर देता है और सांजी को लड़ते हुए देखकर उस सब भी एक्साइटेड हो जाता है, पानी में कूदता है और गुलेल निकालकर नेवी वालों को मारना शुरू कर देता है। इस तरफ लूफी और कैप्टन स्मोकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। कैप्टन स्मोकर की बॉडी से बहुत सारी स्मोक निकलती है और उसका यूज करके लूफी को बांध लेता है। मैंने प्लम प्लम नाम का एक डेविल फ्रूट खाया है जिसकी वजह से मैं जब चाहूँ अपनी बॉडी को एक स्मोक का बना सकता हूँ। कैप्टन स्मोकर लूफी को जमीन पर पटक देता है। लूफी उस पर बहुत सारे पंचेस मारने लगता है पर स्मोकर लूफी को पकड़ लेता है और लूफी पर बैठकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वही अनजान आदमी यहाँ पर आ जाता है और कैप्टन स्मोकर की तलवार को पकड़ लेता है। इसके चेहरे पर कुछ टैटूज बने हुए थे और जैसे ही ये बंदा स्माइल करता है तो चारों तरफ हवाएं चलने लगती हैं। ये हवाएं इतनी ज्यादा तेज थी कि सामने आने वाली हर एक चीज को तोड़ते हुए आगे जा रही थी। ये हवा पूरे शहर में फैल जाती है और जब शांत होती है तो हम देखते हैं कि हर जगह पर तबाही मच चुकी है। लेकिन जोरो और लूफी सही सलामत होते हैं। सामने इनकी शिप होती है और नामी चिल्लाकर इन सभी को शिप के अंदर आने के लिए कहती है, लूफी जल्दी आओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। लूफी एक रॉड को पकड़ता है और अपने आप को स्ट्रेच करता है जिसकी वजह से लूफी उड़ने लगता है और जोरो और सांजी को पकड़कर उड़ते उड़ते शिप पर पहुंच जाता है। कैप्टन स्मोकर लूफी के पीछे ग्रैंड लाइन तक जाने के लिए तैयार हो जाता है उसे पकड़ने के लिए और उसके साथ साथ ताकिशी भी और कैप्टन बग्गी और एल्विडा, ये सभी लोग लूफी के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरफ हम उन सभी को देखते हैं। सांजी एक बियर का ड्रम लेकर आता है, ऑल ब्लू के खातिर, किंग ऑफ पायरेट्स बनने के खातिर, दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज बनने के खातिर और पूरी दुनिया का नक्शा बनाने के खातिर, समुद्र का निडर योद्धा बनने के खातिर हम सभी लोग ग्रैंड लाइन जा रहे हैं और उस ड्रम को तोड़ देते हैं। ये एक तरह की सेलिब्रेशन होती है और अब ये सभी लोग ग्रैंड लाइन की तरफ जाने लगते हैं। ग्रैंड लाइन यानी कि वही जगह जिसे पायरेट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है जहाँ पर मीहॉक जैसे खतरनाक लोग पाए जाते हैं और यहाँ से लौट के आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं।